कहानी की शुरुआत होती है और हम अपने मेन कैरेक्टर कुरुसुकी मिहातो को देखते हैं। उसके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम मिया होता है और वो एक डमी ह्यूमन है। इसकी जब आंखें खुलती है तो ये मिया से पूछता है कि तुम यहाँ पे ये क्या कर रही हो। मिया इसे बताती है कि कल रात मुझे ठंड लग रही थी, इसी वजह से तुम्हारे साथ मैं सोने के लिए आ गई ताकि तुम मुझे गर्म कर सको। तभी कुरुसु यहाँ पे उठ जाता और कहता है कि मुझे बात चेक करने दो ताकि तुम बाद में नहा सको। पर मिया कहती है कि नहीं, प्लीज मेरे पास आ जाओ, और ये इसे अपने बलून से गले लगा लेती है। पर ये इसे कुछ ज्यादा ही तेजी से गले लगा लेती है जिस वजह से इसका दम घुटने लग जाता है। ये फिर इसका पूंछ पकड़ लेता है जिससे ये इसे छोड़ देती है और इसे राहत की सांस आती है। पर फिर भी यहाँ पे मिया दोबारा से इसे गले लगा लेती है जिससे इसका दोबारा से दम घुटने लग जाता है और आखिर में इसे सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। पर कुरुसु की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे ये मिया के हिसाब से पानी गर्म करने के लिए आया होता है ताकि वो नहा सके। ये फिर हमें बताता है कि मिया की वजह से इसने अपने घर को पूरी तरह रीमॉडिफाई करवाया ताकि मिया यहाँ पे आराम से रह सके। पर अब ये घर इसके लिए काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ के सामान भी। तभी यहाँ पे मिया आ जाती है जो कि यहाँ पे इसे शुक्रिया करती है इसके लिए पानी गर्म करने के लिए। पर कुरुसु जब यहाँ पे मिया को बिना कपड़ों को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और उसके नाक से खून निकलने लग जाता है। ये फिर इसे बताती है कि मुझे जापानीज हॉट स्प्रिंग में काफी समय से नहाना था, ये सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया है। ये फिर इसे अपने पास बुलाने लग जाती है पर ये नहीं आता तो मिया इसे अपनी टेल से अंदर घुसा लेती है जिसके बाद ये गीला हो जाता है। इसके बाद ये इसे कस के पकड़ लेती है कि चलो कुछ नौटी हरकतें करते हैं। ये फिर इसके पास आने लग जाती है और इसे किस करने लग जाती है। पर इससे पहले ये इसे किस करती ये किसी तरह यहाँ पे एक पानी का नल खोल देता है जिससे मिया भीग जाती है और इसे यहाँ पे मौका मिल जाता है बाहर निकलने का। ये फिर कहता है कि मेरी जान बाल बाल बची अभी। कुरुसु फिर हमें बताता है कि करीब 3 साल पहले एक डमी ह्यूमन का बैंड जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था दुनिया में जिसका नाम ANM48 था, जो कि काफी हिट पे हिट गाने दे रहा था और लोग उसे पसंद करने लगे थे और इस वजह से उसने दुनिया में भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद यहाँ पे इंटर स्पीशीज एक्सचेंज बिल आया जिसमें यहाँ पे दोनों दुनिया के लोग एक दूसरे के यहाँ पे जाके उनके कल्चर सीख सकते हैं। इसी वजह से तब से ले तक अब तक लोग यहाँ से वहां हो रहे ताकि वो एक दूसरे का कल्चर सीख सके। और कुछ दिन पहले मुझे कभी नहीं लगा था कि ये मेरे साथ होगा। तभी इसके सामने एक लेडी आ जाती है जिसका नाम स्मिथ होता है जो कि इसे कहती है कि गुड मॉर्निंग, तुम कैसी हो। ये इसे अचानक से देख के शॉक हो जाता है तो ये इसे पूछती है कि क्या तुम मुझे भूल गए क्या, मैं तुम्हारी इंटर स्पीशीज एक्सचेंज कोऑर्डिनेटर सुमिसु हूँ। ये इसे कहता है कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ पर तुम अचानक से आ गई, इसी वजह से मैं डर गया। पर ये सब छोड़ो और मुझे बताओ तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो। ये इसे बताती कि मैं पास ही से गुजर रही थी, इसी वजह से मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने का सोचा। ये फिर इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है। तभी स्मिथ इससे पूछती कि कहीं तुम यहाँ पे मिया के साथ कुछ गलत हरकत तो नहीं कर रही हो ना। ये इसे बताता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये फिर हमें बताता है कि दरअसल यहाँ पे दूसरी दुनिया से जो लड़की आई होती है वो यहाँ पे कल्चर एक्सचेंज करने के लिए आई होती है और अगर हमने यहाँ पे उसे हार्म करने की या फिर कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो हमें जेल हो सकती है उस चीज के लिए। स्मिथ फिर से बोलती है कि मैं बस ये चेक करने के लिए आई हूँ कि एज अ होस्ट फैमिली तुम्हें सारे रूल्स पता है कि नहीं। ये से कहता है कि मुझे सारे पता है और आखिरकार मैं मिया की होस्ट फैमिली कैसे हो गया तो मैं एक्सीडेंटली उसे यहाँ पे लेके आई थी। ये से कहती है कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, और वैसे भी मिया को ये जगह पसंद आ गई है तो इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे लॉ को पढ़ना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो यहाँ पे विदेश जा रखे, इसी वजह से तुम मिया के साथ यहाँ पे अकेला रह सकते हो। पर हाँ याद रखना, अगर तुम उसके बलून को भी दबाते हो तो वो भी यहाँ पे उसको हर्ट करने जैसा होगा। तुम अगर हल्के से दबाते हो तो चलेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर ये से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये से कहती है कि मिया ने तुम्हें कभी अप्रोच किया क्या। ये से बताता है कि हाँ वो ऐसी चीजें करते रहती है। तो स्मिथ इसे बताती है कि अगर तुम ऐसे कुछ भी गलत चीजों में पाए गए तो तुम्हें यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद मिया को उसकी होमलैंड में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मुझे पता है ये काफी ज्यादा सैड है पर यही लो है और इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे बताओ क्या तुमने अब तक सांप सीढ़ी का गेम खेला क्या। इसकी बात सुन के ये थोड़ा शर्मा जाता और कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या बात कर रही हो। स्मिथ कहती है कि मुझे अच्छे से पता है, तुमने इसके बारे में सोचा तो जरूर होगा। ये फिर से कहती है कि मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ कि मिया तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती है और तुम बस ये दिखाते हो कि तुम्हें वो सब पसंद नहीं है, पर असल में तो तुम्हें वो सारी चीजें पसंद है। तभी यहाँ पे मिया आ जाती है जो कि इसे अपनी तरफ खींच लेती है और इसे कहती है कि स्मिथ आखिरकार तुम ये सब क्या कर रही हो, अगर तुमने मेरे डार्लिंग के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। स्मिथ इसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर डार्लिंग को याद रखना कि तुम यहाँ पे कोई भी फॉरबिडन एक्टिविटीज ना करो। इसके बाद ये यहाँ से चली जाती है। ये फिर मिया को कहता है कि मिया तुम अपने आप को सुखा के नहीं लेती हो वरना तुम यहाँ पे बीमार पड़ जाओगी। ये फिर से पूछती है क्या फॉरबिडन एक्टिविटीज सचमुच इतनी बड़ी डील है क्या। ये से बताता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। ये फिर हमें एक बैक स्टोरी देती है जब वो पहली बार यहाँ पे आई थी। दरअसल लामिया उसको उनकी लोअर बॉडी की वजह से लोग हेट करते हैं क्योंकि वो स्नेक की होती है और लोगों से बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पर कुरुसु बाकी लोगों से अलग था, उसने एक बड़ी स्माइल के साथ मिया को एक्सेप्ट किया। मिया फिर प्रेजेंट में इसे कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये सब लॉ क्या है, प्लीज मुझे जैसे तुम चाहो वैसे छू सकते हो। ये फिर इसके पास आने लग जाती है और उसे कहती है कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती है, पर ये इसे कुछ ज्यादा ही कस के पकड़ लेती है जिस वजह से इसकी जो पीठ है वो अकड़ जाती है, जिस चीज के लिए मिया यहाँ पे इससे माफी मांग
मांगती है। उतने में यहाँ पे सिमित आ जाती है जो कि यहाँ पे इसकी पीठ को ठीक कर देती है और उसे कहती है कि आखिरकार तुमने अपने यहाँ पे शोल्डर को डिसलोकेट कैसे कर लिया। कुछ देर के बाद सिमित यहाँ पे इसे बताती है कि तुम एक होस्ट फैमिली हो और तुम अपने गेस्ट को अकेले कहीं भी जाने नहीं दे सकते। अगर तुम्हें यहाँ पे उसे टाउन घुमाना है तो तुम्हें भी उसके साथ जाना पड़ेगा। और हाँ, मिया को किसी भी लव होटल में ले जाने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं वहाँ पे आ जाऊंगी। ये लोग फिर अगले दिन यहाँ पे डेट पे जाते हैं जहाँ पे मिया को काफी ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो पहली बार टाउन घूम रही होती है और वो पहली बार इसके साथ डेट पे आई होती है। यहाँ पे ये चीजें इसे काफी अच्छी लगती है। वो यहाँ पे फोटो भी खिंचवाते हैं पर इस चीज में यहाँ पे कुरुसु की हालत पतली हो जाती है। ये फिर यहाँ पे घूमने लग जाती है और कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि जापान इतना ज्यादा मजेदार होगा। पर हाँ, यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे दूसरे स्पीशीज के हिसाब से अब तक ढली नहीं है। तभी ये इसे बताती है कि देखो वहाँ पे लड़कियों के कपड़े मिल रहे हैं, प्लीज मेरे साथ आओ। और जब ये यहाँ पे आके देखता है तो उसे पता चलता है यहाँ पे लड़कियों के इनर वेयर्स मिल रहे होते हैं, जो देख के ये थोड़ा शर्मा जाता है। पर मिया किसी तरह इसे अंदर ले आती है। इसके बाद मिया इसे अपने ड्रेसिंग रूम में भी ले आती है जहाँ पे वो कपड़े चेंज करने लग जाती है। पर कुरुसु किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेता और बाहर इंतजार करने लग जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार मिया ये सब कर क्या रही है। पर तभी ये देखता है कि इसके हाथ में एक अजीब सी चीज होती है जिसका शेप काफी अजीब सा होता है। उतने में मिया इसे कहती है कि डार्लिंग मुझे माफ कर देना, पर मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे हाथ में है। इसे फिर पता चलता है कि दरअसल जो चीज इसके हाथ में है वो यहाँ पे मिया की अंडरवियर है। इसके बाद ये इसे वापस दे देता है। पर इस चीज के लिए मिया इसे कहती है कि तुम परवर्ट जैसी हरकत कर रहे थे। ये इसे कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे उस बारे में पता नहीं था कि वो तुम्हारी अंडरवियर है। तो मिया इसे माफ कर देती है और इसे कहती है कि अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको दिखा दूंगी कि ये सारी चीजें क्या होती है। तभी यहाँ पे दो कपल आ जाते हैं जो कि काफी अजीब तरीके से इनके साथ बर्ताव करने लग जाते हैं। वो इन्हें यहाँ पे चिढ़ाने लग जाते हैं, जो सुन के मिया को काफी गुस्सा आता है और वो इनके ऊपर हमला कर देती है। पर इसके सामने कुरुसु आ जाता है जिस वजह से वो चोटों से लग जाती है और वो इसे बताता है कि तुम्हें पता है ना कि दोनों स्पीशीज में से कोई भी एक दूसरे को हर्ट नहीं कर सकती और अगर तुमने ऐसा किया तो वो लोग तुम्हें यहाँ पे डिपोर्ट कर देंगे। ये इन लोगों को पता होता है, इसी वजह से ये लोग मिया को चिढ़ा रहे होते हैं। उतने में यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि इनकी फोटो खींचने लग जाते हैं क्योंकि मिया जैसे लामिया को इन लोगों ने पहली बार देखा होता है। तो मिया कहती है कि हम कहीं और चले जाते हैं ताकि हम आराम से रह सके। ये फिर से एक लव होटल पे ले आती है और ये देख के कुरु समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। पर ये लोग होटल के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे मिया आसपास की चीजों को देखने लग जाती है। पर इतने में स्मिथ अपने बाकी साथियों के साथ आ जाती है और इन दोनों को कहती है कि तुम दोनों कर क्या रहे हो। तो कुरुसु से पूछता है कि तुम इतनी ज्यादा तेज हो क्या। ये से बताती है कि हमारे ऑफिसर चारों तरफ है जो कि तुम्हारे ऊपर नजर बनाए रखते हैं। ये लोग फिर नीचे आ जाते हैं ताकि ये लोग घर जा सके। उतने में यहाँ पे इन्हें वही कपल दिखता है जिन्होंने यहाँ पे मिया का मजाक उड़ाया होता है। वो लोग दोबारा से इसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि एक स्नेक वुमेन होटल में आई है, कितनी बकवास चीज है। सिमित यहाँ पे इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है पर वो लोग इसकी बात नहीं सुनते। उतने में यहाँ पे कुरुसु को गुस्सा आ जाता है जिस वजह से वो इन दोनों को एक जोरदार पंच मारता है और इस वजह से इन दोनों को काफी बुरी चोट आती है और यहाँ पे इसका साथी बेहोश भी हो जाता है। ये लोग फिर घर आ जाते हैं जहाँ पे स्मिथ इसकी मरहम पट्टी करने लग जाती है जिससे इसे दर्द होने लग जाता है। तो ये इसे कहती है कि तुम एक मर्द हो, तुम्हें दर्द नहीं होना चाहिए। ये फिर इसे पूछता है कि उन दोनों का क्या हुआ। स्मिथ इसे बताती है कि उसकी चिंता तुम मत करो, हमने कोर्ट के बाहर सारी चीजों को सेटल कर दिया है। पर मुझे एक चीज बताओ कि आखिरकार तुम्हारे चेहरे पे वो चोट कैसे लगी, क्या ये मिया ने किया है। ये इसे कहते हैं कि नहीं, दरअसल मैं फिसल गया था रोड पे, इसी वजह से मुझे ये चोट लगी है। तो ये इसे कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। इसके बाद जब ये जारी होती है तो मिया को ये अंदर जाने के लिए कहती है। ये फिर कुरुसु से पूछती है कि आखिरकार उसने ये सारी चीजें उसके लिए क्यों की। ये इसे बताता है कि वो इसलिए क्योंकि अगर उन लोगों को तुम मारती तो तुम डिपोर्ट हो जाती और ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होता और मैं उनकी बातें बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। बेशक तुम दूसरी स्पीशीज से हो पर तुम भी एक लड़की हो और तुम्हारे अंदर भी फीलिंग्स है और कोई यहाँ पे किसी लड़की को हर्ट करे ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये फिर इसके ऊपर कूद जाती है और इसके कपड़े निकालने लग जाती है। पर तभी यहाँ पे सिमित आ जाती है जो कि इसे कहती है कि डार्लिंग कुन आज रात खाने में क्या है। पर ये इन दोनों को इस हालत में देख के पूछती कि आखिरकार तुम दोनों कर क्या रहे थे। तो मैं ऐसे कहती कि तुम ये सब क्या बात करी हो। पर इसे काफी भूख लगी होती है तो ये इसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ और ये इसे खाना देता है। इसके बाद ये इसे कहती कि मैं तुम्हारी कुछ चीज तुम यहाँ पे भूल गई थी। तो ये इसे कहती है तो मेरी है, प्लीज इसे मुझे वापस कर दो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि तीनों लड़कियां जो है वो कुरुसु के ऊपर हमला कर देती है और ये सोचता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, आखिरकार ये सब लड़कियां मैरिज की बातें क्यों कर रही है। फिर हमें एक दिन पहले दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं जो मिया है वो इंटर स्पीशीज एक्सचेंज बिल के बारे में इन सभी को बता रही होती है, जहां पे एक एक स्टेप इसे यहाँ पे बारीकी से बता रही होती है। पर सेंटोरिया इसे कहती है कि इस बारे में मुझे पता है और आखिरकार तुम यहाँ पे बार बार लॉस को क्यों चेंज करती जा रही हो। वहीं पे जो पापी होती है वो इस बारे में पढ़ रही होती है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। ये फिर मिया को कहती है कि ये सब कहना बंद करो, मुझे इस बारे में पहले से ही पता है। तभी यहाँ पे कुरुसु आ जाता है जो कि इसे कहता है कि सैरा सिमित ने मुझे कहा है कि तुम अपना होम स्टे एप्लीकेशन को भर दो। पर इसके चेहरे पे हमला देख के मिया इसे कहती है कि तुम्हें पता है ना इंसान दूसरे स्पीशीज के ऊपर हमला नहीं कर सकते। दरअसल सैरा जब नहा रही थी तो कुरुसु ने बिना सोचे समझे गेट
गेट खोल दिया, जिस वजह से उसने इसके ऊपर हमला कर दिया। मुझे पता नहीं था कि सारा बाथरूम में थी, इसी वजह से ये मेरी गलती है। पर मिया इसे कहती कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वीट से डार्लिंग के ऊपर हमला करने की। मैं उन्हें इतना प्यार से लगती हूँ, वो कितनी ज्यादा डेलिकेंट है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे उसके ऊपर हमला करने की। ये दोनों फिर लड़ने लग जाते हैं। वहीं पे यहाँ पे कुरुसो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये दोनों कर क्या रहे हैं। तभी ये पापी को देखता है, जो कि इंटरस्पीशीज बिल को यहाँ पे पढ़ के काफी ज्यादा थक चुकी थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तो ये से कहती है कि मास्टर चलिए यहाँ पे बाथरूम में एक साथ नहाते हैं। ये से कहता है कि ठीक है, पर उससे पहले बाकियों को तो पूछ लो कि वो नहाना चाहते हैं कि नहीं। पर ये दोनों यहाँ पे लड़ रहे होते हैं, इसी वजह से ये दोनों यहाँ पे बाथरूम में नहाने के लिए आ जाते हैं। कुरुसो फिर इसे कहता है कि स्विम सूट को पहन लो, जो कि मिया ने मुझे दिया है। ये से कहती कि मेरे विंग समेत मैं इसे नहीं पहन सकती। तो ये से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये फिर यहाँ पे स्विम सूट को पहनाने में इसकी मदद करने लग जाता है, पर ये इसके कुछ एरियाज को दबा देता है, जिस वजह से इसके नाक से खून निकलने लग जाता है और ये सीधा यहाँ पे बाथटब पे जाके गिरता है। और इस चीज की वजह से ये यहाँ से इसे माफी भी मांगता है, पर पापी इसके ऊपर लेट जाती है और इसे कहती है कि ऐसे नहाने में भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। कुरुसो इसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए पापी, तुम्हें यहाँ पे अलग से नहाना चाहिए। पर ये इसे बताती है कि मैं हम दोनों को सिबलिंग की तरह देखती हूँ, अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता तो शायद से वो तुम्हारे जैसा ही होता। ये फिर इसे अपने नींबू टच करवाती है और इसे कहती कि जरा देखो ये काफी ज्यादा बढ़िया है ना। पर तभी सारा इसके ऊपर हमला कर देती तीर से और इसे एक जगह लटका देती है जहाँ से निकल नहीं पा रही होती है। सारा फिर से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम बच्ची हो, पर तुम तो मेरी एज की हो, इस वजह से तुम्हें अब बिहेव करना पड़ेगा अच्छे से। ये फिर से कहती कि मास्टर प्लीज मेरे बैग पे बैठ जाइए ताकि हम यहाँ से निकल सके। उतने में यहाँ पे मिया आ जाती है, जो कि इसे कहती है कि सिमित सान ने यहाँ पे पेपर वर्क भेज दिया है, तुम जल्दी से इसे यहाँ पे फिल कर दो ताकि तुम हमारे साथ रह सको, वरना तुम नहीं रह पाओगी। पर सारा यहाँ पे मिया को कुचल के यहाँ से चली जाती है, जिससे मिया को काफी ज्यादा दर्द होता है। वही कुरुसो ये सारी चीज देख के कहता है कि मेरे हिसाब से वो दोनों ठीक होंगे और कुछ देर में हमें ढूंढते हुए आ जाएंगे। ये दोनों फिर पार्क में आ जाते हैं, जहाँ पे सारा इससे पूछती कि मास्टर आप ठीक तो हो ना। ये से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये बोलती है तो फिर आप मेरे बलून्स को छोड़ सकते हो क्या। ये इसके बलून्स को छोड़ के कहता है कि मुझे माफ करना, ये गलती से हुआ था। ये से कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपकी सर्वेंट हूँ, तो आप मुझे जैसा चाहे वैसा ट्रीट कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कुरुसो से बोलता है कि तुम मुझे सर्व करोगे, तुम इसे ज्यादा ही नहीं खींच रही हो क्या। ये से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सेंटोरिया जो है वो अपने मास्टर से यहाँ पे बिल्कुल लॉयल रहते हैं और यह हमारे खून में है। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर और मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने भी सेम किया था और मैं भी सेम ही करूंगी। ये से कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम इतना ज्यादा गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा कल्चर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर तुम अभी जापान में हो तो तुम अपनी सारी चीजों को थोड़ा रिलैक्स कर सकती हो और थोड़ा इस चीज को एंजॉय कर सकती हो। मेरे हिसाब से तुम्हें इंटर स्पीशीज एक्सचेंज बिल का यहाँ पे थोड़ा फायदा उठाना चाहिए और वो करना चाहिए जो तुम हमेशा से करना चाहती थी। तो सेंटोरिया से कहती है कि जो मैं करना चाहती थी। ये से कहता है कि हाँ। तभी ये देखती है कि दो कपल जो है वो अपने हाथ में हाथ डाल के आगे जा रहे होते हैं। तो ये से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं चाहूंगी कि आप मेरा हाथ थामे और हम यहाँ पे उन्हीं की तरह घूमे। मैंने मांगा में देखा था कि ह्यूमंस ज्यादातर ऐसी ही चीजें करते हैं अपने रोमांस को दिखाने के लिए। तो कुरुसो इसका हाथ पकड़ लेता है और से पूछता है क्या तुम मेरा ऐसे हाथ पकड़ना चाहती हो ना। ये से कहती है कि हाँ, पर ये शर्मा जाती है और कहती है कि प्लीज मेरी तरफ मत देखिए, मुझे पता नहीं अभी मैं कैसे दिख रही होंगी। तभी मैं यहाँ पे आसमान से गिरते हुए नीचे आ जाती है और वो पापी होती है जो कि इसे यहाँ पे लाई होती है। सेंटोरिया जब इसे देखती है तो इसे कहती है कि तुम्हें पता है ना तुम अकेले बाहर नहीं निकल सकती, आखिरकार तुम बाहर कैसे आ गई। ये से कहती है कि हॉर्स वुमेन तुमने मेरी डार्लिंग को किडनैप कर लिया, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे उसके साथ फ्लर्ट करने की। ये से कहती है कि मैंने उसे यहाँ पे कोई किडनैप नहीं किया, वो मेरे भी मास्टर है। उतने में यहाँ पे पापी से गले लगा लेते और कहते कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं अपने मास्टर को अपने साथ लेके जा रही हूँ। तभी हम देखते हैं जो स्मिथ है वो यहीं से गुजर रही होती है। तभी वो इन तीनों को देखती है जो कि यहाँ पे कुरुसो के लिए फाइट कर रहे होते हैं और कुरुसो इन तीनों के बीच में यहाँ पे फंस चुका होता है और इन तीनों की लड़ाई सचमुच काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं, पर जैसे स्मिथ ये देखती है वो अपना गन निकाल लेती है और इनके ऊपर शूट कर देती है ताकि वो इन्हें बेहोश कर सके। पर इनकी जितनी भी बुलेट्स होती है वो यहाँ पे कुरुसो को लग जाती है, इस वजह से वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर जब इसे होश आता है तो स्मिथ इसे बताती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैंने गलती से तुम्हें शूट कर दिया, इस वजह से मैं ट्रबल में भी आ सकती हूँ, पर जब तक तुम ठीक हो तब तक कोई भी गड़बड़ नहीं है। पर ये इससे पूछता है कि सब लड़कियां कहाँ पे, अब तक तो उन सबको आ जाना चाहिए था। तो ये इसे बताती कि जरा उधर देखो और जब ये देखता है तो सभी लोग यहाँ पे गेट के पीछे होके इसे ही देख रहे होते हैं। ये लोग फिर इसे कहते हैं कि हमारी वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा, हमें माफ कर दो, हमें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी और इसी वजह से हमने डिसाइड किया आज के बाद जो भी चीज हम करेंगे उसमें हम होल्ड बैक करेंगे। हम यहाँ पे ये भी नहीं कहेंगे कि आप हमारे साथ खेलिए, आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसे कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि तुम एक दूसरे के साथ फाइट करो, पर इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसमें सारी गलती स्मिथ सान की है जो कि यहाँ पे इसे ठीक भी नहीं करना चाहती। और होम स्टे का तो मतलब ही यही होता है कि प्रॉब्लम को सब मिलके ओवरकम करे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसा कि तुम सबको पता है कि तुम सब होम स्टे में हो, इसका मतलब हम सब एक फैमिली है और परिवार का तो यही मतलब होता है कि सारी प्रॉब्लम्स को वो मिलके सॉल्व करे, तो तुम्हें होल्ड बैक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर इसकी
बात सुन के सुमित कहती है कि लगता है मैं डार्लिंग कून के बारे में बिल्कुल सही थी। ये से कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या बात कर रही हो। ये से बताती है कि दरअसल इंटर स्पीशीज एक्सचेंज विल में थोड़े चेंजेस आए हैं और इनमें से एक चेंज ये है कि ह्यूमंस और दूसरे स्पीशीज वाले अब एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पे ये देखने के लिए आई थी कि तुम मेरे यहाँ पे कोई इस चीज में इंटरेस्टेड हो कि नहीं। हम यहाँ पे इस चीज के लिए टेस्ट रन कर सकते हैं और डार्लिंग कून तुम इन तीनों में से किसी से भी शादी कर सकते हो। और हाँ, जैसी चीजें चल रही थी तो मुझे लगा ही था कि ये चीज जरूर से आएगी। इसकी बात सुन के ये से कहता है कि आखिरकार तुम अचानक से ये चीज कह के यहाँ से कैसे जा सकती हो। ये से कहती कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकती हूँ, पर हाँ बेस्ट ऑफ लक इस चीज के लिए। ये फिर यहाँ से चली जाती है। इसकी बात सुन के कुरुसु सोचता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूंगा। ये फिर जब रात को सो रहा होता है तो वो सोचता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। वो अचानक से यहाँ पे शादी की बात ले आई। यहाँ पे लड़कियां तो मुझे सड्यूस करती थी पर कभी मैंने उनके ऊपर ट्राई नहीं किया और अब पता नहीं ये चीज के बाद वो लोग कैसा रिएक्ट करेंगी। तभी यहाँ पे मिया आ जाती है जो कि इसे कहती है कि डार्लिंग क्या मैं अंदर आ सकती हूँ क्या। ये से कहते हैं कि हाँ तुम अंदर आ सकती हो। मिया फिर अंदर आ जाती है और उसे बोलती है आज मैं थोड़ी थकी थकी फील कर रही हूँ और वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि चलो आज एक दूसरे से प्यार जताते हैं और वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। ये फिर इससे पूरी तरह झगड़ जाती है। यहाँ पे इसे ऐसी हालत में देख ये सोचता है कि मिया पहले भी ऐसी सड्यूसिव हरकत करती थी, वो फ्लर्टी और क्लिंजी तो थी, पर आखिरकार वो आज ऐसी हरकत क्यों कर रही है। आज वो पहले से भी ज्यादा सड्यूसिव हरकतें कर रही है। ये सब चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे शीशा तोड़ के पापी अंदर घुस जाती है तो इसे कहता है कि पापी अपने अंडरवेयर को देखो, तुमने कुछ भी नहीं पहन रखा। ये इसे कहती कि ये सब चलता है मास्टर, वैसे भी आगे जाके हम एक दूसरे से शादी करने वाले, जिसके बाद मैं यहाँ पे काफी सारे एक्स दूंगी। ये इसे कहता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या बात कर रही हो, तुम्हें पता भी है शादी क्या होती है। ये इसे कहती कि हाँ मुझे अच्छे से पता है और मैं एक अडल्ट हूँ। इसकी बात सुन के ये सोचता है कि आखिरकार आज पापी को क्या हो गया, आखिरकार वो ये सब हरकतें क्यों कर रही है। पर तभी यहाँ पे सेंटोरिया दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाती है जिससे पापी बेहोश हो जाती है। तो ये सेंटोरिया से पूछता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। ये इसे कहती कि इस बारे में मुझे पता है और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। दरअसल आज यहाँ पे फुल मून की रात है और हमारी जितने भी इंस्टिंक्ट है वो पूरी तरह अवेकन हो चुके हैं, जिस वजह से ये सब लड़के ऐसी हरकत कर रहे हैं। फुल मून के दौरान ये लोग अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये से पूछता है कि सेंटोरिया तो फिर तुम ठीक हो क्या। ये से कहती कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने वफादारी की आपके सामने कसम खाई है और आखिरकार ऐसी हरकतें मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे इतनी अच्छी हूँ कि आप मेरे से शादी भी कर सकते हो। ये से पूछता है कि सेंटोरिया तुम्हें क्या हो गया है, पर ये इसके हाथ पकड़ के इसके बलून्स को टच करवाने लग जाती है और ये समझ जाता है कि ये भी यहाँ पे पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है। कुरुसु फिर सोचता है कि अगर मैं जल्दी से यहाँ से नहीं निकला तो इन तीनों के बीच में मैं पिस के रह जाऊंगा और मेरा बचना मुश्किल होगा और शायद से मैं यहाँ पे मारा भी जा सकता हूँ इस चक्कर में। पर इससे पहले ये यहाँ पे भाग पाता सभी लड़कियां इससे पकड़ लेती है और इसे एक दूसरे से शादी करने के लिए कहती है। पर किसी तरह ये एक रूम में अपने आप को सिक्योर कर लेता है और इनसे बच जाता है। ये फिर यहाँ पे स्मिथ को कॉल करता है और उसे कहता है कि आखिरकार ये सब हो क्या है और आखिरकार तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, और अगर ऐसे चलता रहा तो वेडिंग से पहले तो मेरा फ्यूनरल हो जाएगा। आखिरकार तुमने यहाँ पे मैरिज की बात क्यों लाई, तुम्हें पता था ना आज कौन सा दिन है। ये इसे कहती कि अगर ऐसी बात है तो तुमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि आखिरकार तुम यहाँ पे किससे शादी करने वाले हो। ये इसे कहता है कि वो अब तक मैंने तय नहीं किया है। तो ये इसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उन सबसे यहाँ पे इस बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए, वरना वो सोचते रहेंगे और वो इसी वजह से काफी नर्वस होंगी। तुम्हें उनसे बात करके देखना चाहिए। अगर उन सबसे तुम क्लियर कट बात करो तो वो सब यहाँ पे शांत हो जाएगी और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। पर अगर फिर भी वो शांत नहीं हो रही तो पास ही में तुम्हारा रेफ्रिजरेटर होगा, उन सभी को यहाँ पे आइसक्रीम खिला के ठंडा कर दो। तभी जो स्मिथ सान का फोन होता है वो यहाँ पे बाथरूम में गिर जाता है, जिस वजह से वो बंद हो जाता है और उतने में बाकी लड़कियां दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाती है और कहती है कि तुम हमसे यहाँ पे अब नहीं भाग सकती हो। पर मिया देखती है कि उसके हाथों में खून होता है और इन लगता है इन्होंने गलती से यहाँ पे अपने ही मास्टर को मार दिया, पर इसे कुछ नहीं हुआ होता। ये कुछ देर में उठ जाता है और हमें पता चलता है दरअसल वो कैचअप था और ये सारी चीजें ये लड़कियां देख लेती है, जिसके बाद वो अचानक से इसके ऊपर हमला कर देती है। हमें फिर अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे ये सभी लड़कियां चैन से सो रही होती है। फिर जब यहाँ पे मियो को होश आता है तो यहाँ पे डार्लिंग कून को गुड मॉर्निंग कहती है, पर वो देखती है कि उसके चेहरे पे काफी बुरी चोट आई होती है जो कि इन्होंने ही दिया होता है। ये तीनों फिर इससे पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार ये हाल आपका किसने किया मास्टर। ये इसे कहता है कि तुम ये सब छोड़ो, पर मैं तुमसे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, कल रात को जो कुछ भी हुआ उसमें सब मेरी गलती थी, तुम्हारी इनमें कोई भी गलती नहीं थी। और आज के बाद मैं सारी चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं तुम तीनों को आज से डेट करना शुरू करूंगा क्योंकि तुम तीनों ही मेरे पोटेंशियल मैरिज पार्टनर्स हो, तो तुम्हें अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद ये यहाँ पे बेहोश हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पे कपड़े सुखा रहे होते हैं। तभी कुरुसु इससे पूछता है कि तुम यहाँ आज काफी ज्यादा खुश लग रही हो। मैं ऐसे कहती कि डार्लिंग तुम यहाँ पे शेमलेस होते जा रहे हो। तो ये सब पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी खुशी की वजह क्या है। ये सब बताती है कि दरअसल कल तुम काफी ज्यादा कूल थे और मुझे वो काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये फिर यहाँ पे घर के अंदर जाने लग जाती है ताकि वो और कपड़े लेके आ सके। पर तभी यहाँ पे एक डेमी ह्यूमन आ जाती है जो कि पंछी होती है और वो यहाँ पे कुरुसु को पकड़ के उड़ा के ले जाती है और मिया सिर्फ देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं
यहाँ पे कुरुसु देखता है कि वो एक पेड़ पे लटका हुआ है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार वो यहाँ पे कैसे आया। तभी यहाँ पे वही पंछी आती है जो कि इसे बताती है कि उसका नाम पापी है। ये इसे बोलता है कि वो सब तो ठीक है, पर आखिरकार तुम्हारी होस्ट फैमिली का है, तुम उसके अलावा बाहर नहीं निकल सकती। ये इसे कहती है कि तभी तो मैं तुम्हें यहाँ पे लाई हूँ। ये इससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। पापी इसे बताती है कि वहाँ पे देखो एक आइसक्रीम ट्रक है, वो मुझे काफी बढ़िया लगता है, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे लाई हूँ ताकि तुम मुझे दिला सको। कुरुसु इसे कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें क्यों दिलाऊंगा, मैं तुम्हारी कोई होस्ट फैमिली नहीं हूँ। पर पापी इसे उठा लेती है और इसे यहाँ पे ले जाने लग जाती है। पर तभी इसे कहती है कि आखिरकार तुम हो कौन। ये इसे बोलता है तुम ही तो मुझे यहाँ पे लाई हो। ये इसे कहती है कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं। ये फिर समझ जाता है कि बर्ड ब्रेन है, जिसका मतलब इसका दिमाग कम चलता है। ये फिर इसे यहाँ पे आइसक्रीम दिला देता है। इसके बाद ये इसे बताती है कि दरअसल मुझे यहाँ पे कहा गया था कि जब तक मैं इंटर स्पीशीज सेरेमनी को याद नहीं कर ली थी तब तक मैं बाहर नहीं जा सकती। तो ये इसे कहता है कि तुम्हारा मतलब कहीं इंटर स्पीशीज एक्सचेंज बिल तो नहीं है। ये इसे कहती है कि हाँ वही है। उन लोगों ने कहा कि अगली बार अगर मैं भाग गई तो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस सकती हूँ। उन्होंने कहा था कि अगली बार मैं अगर भागी तो वो मुझे डिस्टेंस कर देंगे। तो ये इसे बोलता है कि कहीं तुम्हारा मतलब डीपोर्ट से तो नहीं है। ये इसे कहती है कि हाँ, और ये सुनने के बाद ये थोड़ी हड़बड़ा जाती है, जिस वजह से इसकी आइसक्रीम गिर जाती है। तो पापी कहती है कि देखा इस चक्कर में मेरी आइसक्रीम बिगड़ी, जिसका मैं एक सिंगल बाइट भी नहीं ले पाई। तो कुरुसु से कहता है कि तुम मेरी आइसक्रीम ले सकती हो। ये कहती है कि सचमुच। ये कहता है कि हाँ। ये फिर इसका आइसक्रीम चूसने लग जाती है। तो ये इसे बोलता है कि क्या तुम इस आइसक्रीम को पकड़ सकती हो क्या। ये कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं पकड़ सकती वरना ये गिर जाएगा। पर जब लोग यहाँ पे दूर से नहीं देख रहे होते हैं तो वो कुरुसुके को गलत समझते हैं और इसी वजह से वो घबरा जाता है, जिस वजह से आइसक्रीम की कुछ छींटे इसके ऊपर पड़ जाती है। तो ये इसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे अभी इसको यहाँ पे क्लीन करने की जरूरत है। ये इसे कहती है अगर ऐसी बातें तो फिर ठीक है, तो फिर मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। और ये कपड़े उतार के फाउंटेन में ही नहाने लग जाती है। कुरुसु फिर इसे बोलता है कि तुम बिना कपड़ों के यहाँ पे बाहर नहीं नहा सकती, ये बिल्कुल गलत है। तो ये इसे बताती है कि मैं हमेशा से बिना कपड़ों के बाहर नहाती आई हूँ। इसकी बात सुन के ये सोचता है कि लगता है इस लड़की को ह्यूमन सोसाइटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। उतने में यहाँ पे पापी इसे फाउंटेन में गिरा देती है। तो ये इसे कहता है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रही हो। तभी यहाँ पे मिया आ जाती है जो कि इसे कहती है कि बर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी डार्लिंग को मुझसे छीनने की। तुमने मेरे डार्लिंग को किडनैप किया, अब देखते जाओ कि तुम्हारे साथ क्या होता है। इन दोनों के बीच में फिर बहस छिड़ जाती है कि कौन सही है और कौन गलत। इस चक्कर में ये दोनों भिड़ भी जाते हैं, जिस वजह से इनके कपड़े भी काफी ज्यादा फट जाते हैं। ये चीज देख के कुरुसु सोचते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ये लोग देखते हैं कि एक लड़की जो है वो बलून को छुड़ाने के चक्कर में खुद यहाँ पे पेड़ में लटक चुकी होती है, पर इसे बचाने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो मिया और बाकी लोग कहते हैं कि हम उसे बचाएंगे, पर ये इन्हें कहता है कि उससे पहले तुम ढंग के कपड़े पहन लो वरना तुम एक्सपोज हो जाओगे। इसके बाद यहाँ पे जो पापी होती है वो कहती है कि मैं हवा में उड़ के यहाँ पे उसे बचा लूंगी, पर इसके पंख गीले होते हैं, इसी वजह से वो उड़ नहीं पा रही होती और वो नीचे गिर जाती है। तभी लामिया इन्हें बोलती है कि मैं लामिया हूँ और लामिया पेड़ में चढ़ने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं और वो किसी तरह पेड़ में चढ़ भी जाती है। पर वो लड़की यहाँ पे इसे देख के डर जाती है, जिस वजह से वो नीचे गिरने लग जाती है। पर इससे पहले वो नीचे गिरती है, पापी यहाँ पे उसे पकड़ लेती है पर वो भी नीचे गिर जाती है और ये दोनों एक सेफ लैंडिंग करते हैं, वो भी यहाँ पे कुरुसु के ऊपर, जिस वजह से उसकी हालत टाइट हो जाती है। पर किसी तरह इस लड़की की जान बच जाती है, जिस चीज के लिए उसकी मदर उसका शुक्रिया करती है। वही मिया कहती है कि मैंने पूरी कोशिश की उसे बचाने की। तो कुरुसु कहता है कि चिंता मत कर, तुमने अपनी पूरी कोशिश की और मैंने ये देखा। तभी एक ऑफिसर इन दोनों को शुक्रिया करता है यहाँ पे उस लड़की की जान बचाने के लिए। पर वो पापी से पूछता है कि आखिरकार उसकी होस्ट फैमिली कहाँ है। पापी बताने वाली होती है कि उसकी होस्ट फैमिली यहाँ पे नहीं है, पर कुरुसु उसे कहता है कि तुम ये चीज नहीं बता सकती वरना वो लोग तुम्हें इस कंट्री से बाहर निकाल देंगे। ये फिर यहाँ पे इसे कहता है कि दरअसल मैं ही उसकी होस्ट फैमिली हूँ। पुलिस ऑफिसर इस चीज के लिए मान जाता है, पर वो उसके बाद पापी के पेपर्स मांगता है जो कि यहाँ पे एक्सचेंज बिल में होते हैं। पर ये चीज सुन के ये लोग हैरान होते हैं क्योंकि इनके पास पापी के पेपर्स नहीं है। तभी यहाँ पे स्मिथ आ जाती है जो कि इन्हें कहती है कि पापी के पेपर्स ये रहे और यही उसकी होस्ट फैमिली है। ये लोग फिर घर आ जाते हैं जहाँ पे कुरुसु इससे पूछते हैं कि आखिरकार तुमने इतनी जल्दी उसकी पेपर अरेंज कैसे कर दिए। ये इसे बताती है क्योंकि मेरे पास उसके पेपर्स ऑलरेडी थे। दरअसल मैं किसी इंसान को ढूंढ ही नहीं पा रही थी जो कि यहाँ पे भागने वाली लड़की को दोबारा वापस ले ले, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ क्या आज से तुम पापी का ख्याल रख सकते हो क्या। ये से कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये फिर पापी को कहती कि पापी आज से ये तुम्हारा नया घर है, तुम यहाँ पे अच्छे से रहोगी। पापी फिर कहती है ये तो काफी ज्यादा मजेदार है, मैं अपने नए मास्टर के साथ रह पाऊंगी और वैसे भी मुझे एक्सचेंज बिल के बारे में ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, पर मुझे ये पता है कि आज से मैं इन मास्टर के साथ रहूंगी। ये फिर कुरुसु को अपने साथ नहलाने के लिए ले जाने लग जाती है। इसे लगता है कि मिया यहाँ पे अपोज करेगी, पर वो इसे कहती है कि डार्लिंग तुम उसके साथ जा सकती हो। तभी स्मिथ मिया को कहती कि मुझे लगा था कि तुम इसे अपोज करोगी, पर मिया इसे कहती कि वो एक बच्ची है तो मुझे इस चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पर तभी स्मिथ इसे बताती कि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, पापी तुम्हारी एज की है। इसकी बात सुन के मिया शॉक हो जाती है और इसे कहती है कि आखिरकार तुम ये क्या बात कर रही हो। स्मिथ इसे बताती कि हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, दरअसल हार्पिस काफी स्मॉलर बॉडी के साथ इवॉल्व होते हैं, इसी वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं। इसकी बात सुन के मिया गुस्से में आ जाती है और तुरंत ही बाथरूम का दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाती है और कहती है कि डार्लिंग तुम्हें इसके साथ नहाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसके साथ
नहाऊंगी। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ मिया यहाँ पे पापी को अपने गले से लगा के सो जाती है ताकि वो यहाँ पे कोरोसो के साथ यहाँ पे ना सो सके। वही कोरोसो को यहाँ पे फाइनली चैन की सांस आती है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे कोरोसो यहाँ पे शॉपिंग करके घर जा रहा होता है, पर तभी कोई यहाँ पे इसे टकरा जाता है जिससे कोरोसो को काफी ज्यादा चोट आती है और वो रगड़ के काफी दूर गिरता है। और ये एक लड़की होती है जिसका नाम यहाँ पे सेंटोरिया शियानोज होता है और ये सेंटोरस स्पीशीज की डेमी ह्यूमन होती है। पर इसके हमले से जो कोरोसो होता है वो बेहोश हो चुका होता है। कुछ देर के बाद इसे होश आता है तो यहाँ पे स्मिथ को कॉल लगाता है। वो इसे बताती है कि सेंटोरस का यहाँ पे ट्रेडिशन है कि वो अपने मास्टर को खुद ढूंढते हैं। अगर उसके होस्ट फैमिली उसके साथ नहीं है इसका मतलब आज से तुम ही उसकी नए मास्टर हो। ये इसे और भी सवाल पूछता है पर ये इसे बताती है कि मुझे माफ करना, मेरी आज छुट्टी है तो मुझे आराम करने दो। और ये यहाँ पे सो जाती है और इसकी हरकत देख के क्यूरस कहता है कि सचमुच स्मिथ काफी ज्यादा केयरलेस है। तभी सेंटोरिया बोलती है कि लगता है हमें फेथ नहीं मिला है, आज से आप ही मेरे यहाँ पे सोल पार्टनर हो। ये इसे कहता है कि किस तरह का फेथ में तुम अपने पार्टनर को जान से ही मार देते हो ऑलमोस्ट। और हाँ एक और बात, मैं कोई तुम्हारा सोलमेट नहीं हूँ। सेंटोरिया फिर इसे बोलती है कि लगता है मुझे अपने मुंह में टोस्ट लेके आना चाहिए था तभी आप मेरे सोलमेट बनते। इसकी बात सुन के इसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी एक चोर यहाँ पे किसी का पर्स चुरा के यहाँ से भाग जाता है तो सेंटोरिया इसे अपने बलून से लगा देती है और ये गलती से इसके बलून को पकड़ लेता है जिससे सेंटोरिया को काफी अजीब लगता है। ये फिर यहाँ पे इससे माफी मांगती है पर ये इसे बताता है कि तो वही आदमी है जो कि आजकल इस एरिया में काफी ज्यादा चोरी कर रहा है। इसकी बात सुन के सेंटोरिया कहती है कि मैं अपनी तलवार की कसम खाती हूँ, मैं किसी भी हाल में उसे पकड़ के रहूंगी। पर जैसे कि आपको पता है इंट्री स्पीशीज एक्सचेंज बिल की वजह से मैं उसे यहाँ पे टच भी नहीं कर सकती। तो ये से कहता है कि तो फिर तुम क्या करोगी। ये से बोलती है कि तभी तो मैं आपको यहाँ पे ढूंढ रही थी, आप मेरे मास्टर हो, आप मेरे साथ लड़ोगे और अभी हम कुछ नहीं कर सकते, आप मुझे जल्दी पकड़ लीजिए ताकि हम उसे यहाँ पे पकड़ सके। तो ये यहाँ पे इसे राइड करने की कोशिश करता है पर ये इसके ऊपर एक लात मार देती है और उसे कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैं एक हॉर्स नहीं हूँ जो तुम मुझे यहाँ पे राइड करोगे। सचमुच यहाँ पे जापानीज स्पेल किसी काम के नहीं होते। ये फिर से कहता है कि तो फिर अब हम क्या करें। तो सेंटोरिया किसी तरह इसे अपने पीठ में बैठा लेती है और ये लोग यहाँ पे उस चोर को पकड़ने के लिए जाने लग जाते हैं। पर वो चोर जैसे देखता है कि ये लोग उसके पीछे आ रहे हैं ये अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा देता है और ये इसके ऊपर पानी वानी ऐसी चीजें फेंकने लग जाता है। पर सेंटोरिया यहाँ पे उनको यहाँ पे काट देती है पर इस वजह से इसके जो कपड़े हैं वो गीले हो जाते हैं और उसके यहाँ पे बलून्स देखने लग जाते हैं। पर ये किसी तरह इसके पास पहुंच जाती है और इसके गले में तलवार लगा देती है और इसे कहती है कि अपने आप को सरेंडर कर दो, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। पर इससे पहले ये इसे पकड़ पाती कोरोसो गलती से इसके कपड़े ढीले कर देता है जिस वजह से इसके बलून्स देखने लग जाते हैं। इस चीज के लिए ये इसे डांटती है। वहीं पे उस चोर के नाक से यहाँ पे खून आने लग जाता है जिससे उसका भी बैलेंस यहाँ पे बिगड़ जाता है। वहीं पे ये दोनों यहाँ पे एक जगह टकरा जाते हैं जिससे कोरोसो को थोड़ा चोट आता है पर किसी तरह यहाँ पे सेंटोरिया अपने आप को संभालती है और अपने ब्लेड को चेक करती है। पर ये देखती है कि जो ब्लेड है वो यहाँ पे उस चोर के हाथ लग चुका होता है जिस वजह से वो यहाँ पे काफी गुस्से में होता है। वो यहाँ पे इसके ऊपर हमला करता है पर जो कोरोसो होता है वो उसके सामने आ जाता है जिस वजह से उसे चोट लग जाती है। हमें फिर कुछ देर के बाद घर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे कोरोसो ये सारी कहानी स्मिथ को बताता है और उसे बताता है कि दरअसल वो फेक स्वाट थी, इसी वजह से इसे यहाँ पे ज्यादा चोट नहीं लगी। ये फिर इससे पूछती कि सेंटोरिया यहाँ पे स्कूटर को चेस करी थी ना। ये से बताता है कि हाँ। तो ये सब बोलती है कि तुमने यहाँ पे उसे राइड तो नहीं किया। ये से पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये से बताती है कि दरअसल यहाँ पे सेंटोरिया की लाइफ टाइम मास्टर ही उसे यहाँ पे राइड कर सकते हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता पर उसके लिए ये यहाँ पे एक मैरिज जैसी होगी। इसकी बात सुन के ये फोन काटते ही सेंटोरिया के सामने झुक जाता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारे लिए इतने मायने रखता है। सेंटोरिया इसे कहती कि कोई बात नहीं और मुझे सेंटोरिया मत बुलाइए, मुझे यहाँ पे सीरिया बुलाइए, यहाँ पे मेरी भी गलती थी, मैंने आपको चीजें बताई नहीं और आपको मुझे राइड करने दिया। ये से बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें मेरी भी गलती है, मुझे तुम्हें यहाँ पे मना करना चाहिए था। सेंटोरिया फिर इसके हाथ को अपने बलून में लगा देती है और इसे अपने दिल की धड़कन सुनाने लग जाती है और बताती है कि मेरे हिसाब से हमारी मीटिंग कुछ ऐसी है जैसे कि ग्रीक हीरो और हरकुलिस। आप सचमुच काफी ज्यादा हीरो और मुझे लगता है कि जो जापानीज स्पेल है वो सचमुच काफी ज्यादा इंप्रेसिव होते हैं। लगता है कि मैं फाइनली उस इंसान से मिल गई जिनके डेस्टिनी में लिखा था कि वही मेरे मास्टर बनेंगे। जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से लेकर अब तक ये पहली बार था कि किसने मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है। आज से पहले किसने भी मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं किया था और इसी वजह से मैं आपको अपने मास्टर के तौर पर एक्नॉलेज करती हूँ। मैं आपके साथ लाइफ टाइम के लिए रहूंगी। तभी यहाँ पे मिया और पापी आ जाते हैं और मिया जब इन दोनों को ऐसा हालत में देखती है तो ये से कहती है कि डार्लिंग तुम एक और गर्लफ्रेंड ले आए। पर ये इन दोनों को देख के कहती है कि आखिरकार तुम दोनों कौन हो। ये इन्हें बताती है कि वो भी यहाँ पे इसकी गर्लफ्रेंड है। ये फिर यहाँ पे इन सभी को कहती है कि अब मैं जब यहाँ पे आ चुकी हूँ तो चीजें पहले से अब अलग होगी। पर यहाँ पे मिया इसे कहती है कि मैं अपनी डार्लिंग को हमेशा फर्स्ट रखती हूँ और मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। वही कुरुसु सोच रहा होता है कि कोई क्या मेरी मदद कर सकता है घर के काम में, कोई भी मेरी मदद नहीं करता। तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मिया को जो कि अपनी डार्लिंग के ख्वाबों में खोई होती है कि वो कितना ज्यादा कूल है। वही
वही सेंटोरिया तेल लगा के अपनी तलवार को चमका रही होती है। वही पापी कुरुसो से पूछता है कि खाना बन गया क्या, मुझे वीडियो गेम्स भी खेलना है। वो उसे कहते हैं कि हाँ खाना बन गया है। ये फिर यहाँ पे सभी को नीचे बुलाता है ताकि सब डिनर कर सके। पर तभी मिया चुपके से किचन के यहाँ पे चली जाती है और देखने लग जाती है कि खाने में क्या बना है। पर वो देखती है एक स्लाइमी सी चीज जो कि उसके मुंह पे चिपक जाती है और वो चिल्लाने लग जाती है। ये देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एक स्लाइमी सी चीज मिया के मुंह पे होती है और मिया सांस नहीं ले पाती, इस वजह से वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद ये लोग मिया को छुड़वा देते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार वो स्लाइमी सी चीज क्या थी। तभी सेंटोरिया इसे बताती है कि यहाँ पे ऐसे काफी सारी स्पीसीज है जिनके बारे में इंसानों को नहीं पता और उनमें से एक यहाँ पे स्लाइम भी है। ये फिर इसे कहते हैं कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मास्टर, मैं अपनी तलवार से यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करूंगी। उतने में यहाँ पे पापी इसकी पीठ पर चढ़ जाती है और कहती है कि मास्टर चलो हम यहाँ पे गेम खेलते हैं। पर सेंटोरिया से बोलती है कि तुम ऐसे सिचुएशन में भी गेम खेलने की सोच रही है, थोड़ा तो अपना दिमाग लगाओ। पर वो बर्ड ब्रेन है, वो दिमाग कैसे लगाएगी। कुरुसो फिर कहता है कि लगता है पापी को ये गेम काफी ज्यादा पसंद आ गया है। तभी वो स्लाइम इसके ऊपर हमला कर देता है और सेंटोरिया से बचाने के लिए अपनी तलवार निकाल लेती है। पर स्लाइम के सामने उसकी तलवार नहीं टिक पाती तो ये कहती कि मैंने तो आरपीजी में देखा था कि स्लाइम सबसे वीकेस्ट होते हैं। ये से कहता है कि आखिरकार तुम अपना दिमाग कहाँ पे लगा रही हो। तभी वो स्लाइम इन दोनों को चारों ओर से घेर लेती है और इन दोनों को पूरी तरह स्लाइमी कर देती है। ये चीज देख के कुरुसो कहता है कि मुझे यहाँ पे नहाने के लिए जाना है, कुछ देर के बाद तुम भी नहा लेना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये फिर नहाने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये स्लाइम कहाँ से अचानक से मेरे घर पे आ गई। अच्छा यही रहेगा कि मैं स्मिथ को कॉल करके इस बारे में सब कुछ बता दूं, वरना चीजें गड़बड़ हो जाएगी। तभी यहाँ पे सेंटोरिया से कहती कि मास्टर अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अंदर आ सकती हूँ क्या। ये इससे कहता है कि हाँ मुझे क्यों बुरा लगेगा, तुम अंदर आ सकती हो। सेंटोरिया फिर अपने आधे कपड़े में अंदर आ जाती है तो ये पूछता है कि सेंटोरिया तुम ये सब क्या कर रही हो। ये इसे कहती है कि वो स्लाइम कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, इसी वजह से मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर ये से पूछता है अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें यहाँ पे कपड़े क्यों उतारे, तुम्हें कपड़े उतारने की कोई जरूरत नहीं थी। ये से बताती है कि दरअसल वो स्लाइम मेरी बॉडी से उतर ही नहीं रहा है, मैंने काफी कोशिश कर ली, प्लीज मेरी मदद कीजिए। इसके बाद ये इसकी बैग को साफ करने लग जाता है और उसके स्लाइम को हटाने लग जाता है तो ये इसका शुक्रिया करती है। पर ये फिर इसके कुछ और एरिया इसको साफ करने लग जाता है। तभी सेंटोरिया से बताती है कि मास्टर दरअसल वो मेरे सेंसिटिव एरिया है, प्लीज वहाँ पे थोड़ा हल्के से साफ कीजिए। ये से कहता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी किसी और जगह साफ कर दूंगा। और ये इसकी गलती से बलून्स को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे माफ करना, ये गलती से हो गया, दरअसल वहाँ पे स्लाइम था। ये दोनों फिर किसी तरह यहाँ पे बाथटब में जाते और कुछ देर तक एक दूसरे से बात नहीं करते। फिर कुरुसो इससे पूछता है कि ये सब तो ठीक था पर आखिरकार उस स्लाइम ने हमारे ऊपर अटैक क्यों किया। ये इसे बताती है कि मेरे हिसाब से वो यहाँ पे पानी को ढूंढ रही थी, इसी वजह से उसने हमारे ऊपर अटैक किया। ये से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वो अचानक से सिंक से गायब होगी, पता नहीं अब वो कहाँ पे होगी। पर तभी ये दोनों नोटिस करते हैं कि जो स्लाइम है वो इन दोनों के ऊपर है और वो स्लाइम सरिया के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से सरिया यहाँ पे बेहोश हो जाती है। कुरुसो उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो उठती नहीं है। उतने में वो स्लाइम यहाँ पे इसे पकड़ लेती है तो कुरुसो अपनी जान बचाने के लिए बोलता है कि मैं बिल्कुल भी न्यूट्रिशियस नहीं हूँ, प्लीज मुझे मत खाओ। तभी ये स्लाइम जो है ये अपना शेप चेंज कर लेती है और हमें पता चलता है कि दरअसल ये एक लड़की है। ये फिर कुरुसो से चिपक जाती है और उसके साथ अजीब चीजें करने लग जाती है जो ये समझ नहीं पाता। तो ये सोचता है कि शायद से ये सारी चीजों को कॉपी करने की कोशिश कर रही है जो कि वो लड़कियां मेरे साथ कुछ देर पहले करी थी। पर ये पानी की बनी होती है, इसी वजह से इसे सांस नहीं आ रही होती है। तो ये सोचता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही चारा है और ये इसे लेके बाथटब में कूद जाता है, जिस वजह से इसकी जान बच जाती है और वो स्लाइम यहाँ पे थोड़ी छोटी हो जाती है। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पे कुरुसो इन सबको बताता है कि उसने स्लाइम को हरा दिया, जिस वजह से सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। पर वो उसे कहता है कि ऐसा भी हो सकता था कि वो यहाँ पे बड़ी हो जाती। सेरिया फिर इसे बोलती है कि मेरे हिसाब से हमें यहाँ पे लेडी स्मिथ को इस बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। ये से बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तो ये से कहती है कि उसे बाथटब में छोड़ना सही रहेगा क्या। पर तभी ये लोग देखते हैं कि जो स्लाइम है वो बाहर आ चुकी है और वो पापी के साथ गेम खेल रही है और उसी के साथ उसके शरीर में काफी सारा सामान है जो कि सैरा और यहाँ पे मिया का है। जो देख के ये दोनों काफी गुस्सा हो जाते हैं और इसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर यहाँ पे कुरुसो किसी तरह इन्हें रोक लेता है। पर पापी ने बताती है कि सू सचमुच काफी ज्यादा अच्छी है और उसने ये जानबूझ के नहीं किया। तो ये लोग पूछते हैं कि उसका नाम सू है क्या। ये से कहती है कि ये स्लाइम है, इसी वजह से मैंने इसका नाम सू रखा है और ये दूसरों को मिमिक करने में सचमुच काफी ज्यादा अच्छी है। ये चीज देख के ये लोग कहते हैं कि ये सब तो ठीक है पर इसे हम ज्यादा देर तक बिना कपड़ों के नहीं रख सकते, ये सचमुच काफी ज्यादा अजीब लग रही है। पर मिया बोलती है कि हमने अगर उसे कपड़े पहनाए तो वो कपड़े गीले हो जाएंगे, जिसका कोई फायदा नहीं है। ये लोग फिर इसे एक रेन कोट पहना देते हैं और यहाँ पे ये कुरुसो का आइडिया होता है, रेन कोट कभी गीला नहीं हो सकता, इसी वजह से एकदम परफेक्ट कपड़े है सू के लिए। तभी सेंटोरियन से पूछती है कि जब मैंने सू को पहली बार देखा था तो वो थोड़ी यहाँ पे बड़ी थी, अब उसका साइज छोटा हो गया है। कुरुसो इसे बताता है कि मेरे हिसाब से बाथटब में गिरने की वजह से उसका पानी थोड़ा कम हो गया है। ये फिर कुरुसो को बताती कि मुझे लगता है कि सू जो है वो एक इलीगल इमिग्रेंट है जिसके पूरे कागजात नहीं है, इसी वजह से अगर वो पकड़ी गई तो उसे यहाँ पे इम्प्रेशन कर दिया
दिया जाएगा। कोरोसु उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर ये सारी बातें पापी सुन लेती है। तभी यहाँ पे ऐसे कहती है कि मास्टर, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी यही रहेगा कि लेडी स्मिथ को हम सारी चीजें बता दें, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया और सू को छुपाया तो इसमें हम भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। पर इनकी सारी बातें सुन के पापी यहाँ पे सू को लेके उड़ जाती है ताकि वो इस बारे में स्मिथ को ना बता सके। और जब इस बारे में कोरोसु को पता चलता है तो यहाँ पे इन दोनों के पीछे भागने लग जाता है ताकि वो उन्हें पकड़ सके। पर भागते हुए कोरोसु के यहाँ पे पांव दर्द कर जाते हैं, इसी वजह से वो एक ब्रिज के यहाँ रुक जाता है। उतने में यहाँ पे पापी और सू का भी बैलेंस बिगड़ जाता है। इस वजह से जो सू है वो नीचे गिर जाती है और वो सीधे कोरोसु के ऊपर गिरती है, जिस वजह से उसे चोट नहीं आती पर कोरोसु को काफी आती है। पापी फिर सू के पास आ जाती है और उसे कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे स्ट्रगल क्यों कर रही थी, हम और भी आगे जा सकते थे। पर कोरोसु उसे बताता है कि मुझे लगता है कि इतना सारा पानी देखने के बाद उसे लगा वो अगर गिर गई तो मारी जा सकती है। ये फिर इससे पूछता है कि आखिरकार तुम इसे लेके यहाँ पे भागे क्यों। तो ये इसे बताती है कि वो इसलिए क्योंकि तुम यहाँ पे सू को अरेस्ट करने वाले थे, जबकि सू ने कुछ भी गलत नहीं किया और मैं ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दे सकती। मैं हमेशा यहाँ पे सू को प्रोटेक्ट करूंगी। तो कोरोसु इसे बोलता है तुम्हें पता है ना कि इसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट मारा जा सकता था। ये इसे बोलती है कि वो तो हमेशा तुम्हारे साथ होता है, ये तुम्हारे लिए नई बात थोड़ी है। ये फिर इससे पूछता है कि तो फिर तुम इंटर स्पीशीज एक्सचेंज बिल का क्या करोगी, वो तो इसे फिल करना ही पड़ेगा ना। ये इसे कहती कि चाहे जो भी हो जाए मैं हमेशा सू को प्रोटेक्ट करूंगी, चाहे वो गलत हो या फिर सही हो। तभी यहाँ पे कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि यहाँ पे पापी को जानते हैं। यहाँ पे पापी ने देख के खुश हो जाती है। तभी एक लड़की बाहर आती है जिसकी जान पापी ने बचाई थी और ये इसे बताती है कि हम पापी के साथ डेली खेलते हैं और हम यहाँ पे कल भी पापी के साथ खेला था। इसकी बात सुन के ये इसे बोलता है कि पापी क्या तुम घर से चुप चुप के बाहर निकल रही हो। तो पापी कहती है कि उस चीज के लिए माफ कर दो। तभी ये बच्चे यहाँ पे पापी के ऊपर पानी फेंक देते और यहाँ से भागने लग जाते हैं। पापी इन्हें पकड़ने लग जाती है। इसके बाद जब ये बच्चों को पकड़ती है तो ये अपने बलून से इन्हें लगा लेती है, जो देख के इन्हें काफी अच्छा लगता है। यहाँ सभी बच्चे पापी के मजे ले रहे होते हैं, वैसू कुछ अजीब चीज कर रही होती है। तो यहाँ पे कुरुसु उससे पूछता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। ये देखता है कि वो यहाँ पे अपने बालों से पानी सक कर रही होती है और कुछ देर के बाद सू के जो बलून्स के साइज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये देख के आसपास के बच्चे काफी ज्यादा शॉक में होते हैं, साथ ही साथ लड़की भी कि आखिरकार इनके बलून इतनी जल्दी कैसे बढ़ गए। वही कुरुसु सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि वो पानी से सक करके अपने किसी भी बॉडी पार्ट को बड़ा कर सकती है। फिर ये कुछ बच्चों को अपने दिल से लगा लेती है, जो देख के सभी बच्चों को काफी मजा आता है। पर बाकी जब इसके मजे लेने आते हैं तो सू यहाँ पे वाटर पंप से उनकी मुंह पे पानी फेंक देती है और ये चीज देख के कुरुसु सोचता है कि मुझे लगता है कि ये भी सिर्फ एक बच्ची है जो कि यहाँ पे इनके साथ खेलना चाहती है। पर तभी यहाँ पे एक बच्ची गाड़ी के सामने आ जाती है, पर इससे पहले उस बच्ची को कुछ भी होता जो सू है वो उसे पकड़ लेती है, जिस वजह से उस बच्ची की जान बच जाती है। पर वो यहाँ पे रोने लग जाती है। इसके बाद यहाँ पे सभी लोग सू का शुक्रिया करते हैं उस बच्ची की जान बचाने के लिए। यहाँ पे फिर सू उठने लग जाती है, पर इससे पहले वो उठती है जो यहाँ की दीवार होती है वो यहाँ पे धक्का लगने की वजह से टूट जाती है, वो नीचे गिरने लग जाती है। पर उससे पहले जो यहाँ पे कुरुसु होता है वो उस गाड़ी को नीचे फेंक देता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। ये चीज देख के पापी इमोशनल हो जाती है और कुरुसुको को मास्टर कह के उसके यहाँ पे आने लग जाती है। उसे लगता है कि वो उसे गले लगाएगी, पर वो सीधा यहाँ पे सूखे गले लग जाती है और उसका हाल चाल पूछने लग जाती है। कुछ देर में वो बच्चे यहाँ से चले जाते हैं और ये मिया और सेंटोरिया को कॉल लगा के बता देता है कि उसने यहाँ पे उन दोनों को ढूंढ लिया है। तो यहाँ पे मिया और सेंटोरिया से पूछते हैं कि वो यहाँ पे खतरनाक है, तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए। पर ये इसे बताता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक बच्ची समान है और वो भी चीजों को सिर्फ सीख रही है, तुम्हें उसे एक बच्चे की जैसा ट्रीट करना चाहिए। इसकी बात सुन के ये दोनों ही अपने ख्याली पुलाव पकाने लग जाते हैं कि भविष्य में इसके साथ क्या क्या करेंगे। कुरुसु फिर इन दोनों को समझाता है कि बस ये मेक श्योर करना कि स्मिथ को तुम दोनों के बारे में पता ना चले, वरना हम सबकी लाइफ खतरे में आ सकती है। ये फिर घर वापस आ जाता है ताकि ये आराम कर सके। पर जैसे ये घर का गेट खोलता है स्मिथ इसके सामने होती है और मिया इसे फोन पे बता रही होती है कि स्मिथ उसके घर पे है, तो अभी घर मत आना। पर ये चीज इसने काफी लेट बताई होती है, जिस वजह से इन सब की अब बैंड बजने वाली होती है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मिहातो पापी और सू को ढूंढ निकालता है, जिसके बाद वो इन दोनों को घर ले जाने लग जाता है। पर ये लोग यहाँ पे तय करते हैं कि ये लोग स्मिथ को सू के बारे में नहीं बताएंगे। पर जब ये लोग घर आते हैं तो स्मिथ वहीं पे होती है, जो देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार अब ये लोग क्या करेंगे। इस एपिसोड की शुरुआत में हम मिया और बाकी लड़कियों को देखते हैं, जो कि यहाँ पे ये तय कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये लोग सू को कहाँ छुपाएंगे। स्मिथ ने जब इसे डिस्कवर कर लिया तो किसी तरह इन्हें यहाँ पे सू को छुपाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक इलीगल इमिग्रेंट है। ये फिर यहाँ पे कीमे हाथों से इस बारे में पूछती है। ये इन्हें कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर आखिरकार तुम लोग यहाँ पे सू की साइड कब से हो गए। यहाँ पे मिया इसे बताती है कि दरअसल वो इसलिए क्योंकि वो हमारी रोमांटिक राइवलरी है, इसी वजह से हम उसकी यहाँ पे टेक केयर कर रहे हैं। पर इससे पहले ये लोग कुछ भी डिसाइड कर पाते यहाँ पे गवर्नमेंट वाले आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे कीमे हाथों का जो घर है उसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। इसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये लोग इसका घर क्यों तोड़ रहे हैं। तभी वो बंदा इसे बताता है कि तुम इतने सारे स्टूडेंट्स को अपने घर पे रख रही हो, तुम कितने ज्यादा अच्छे हो। वही बाकी लड़कियां सू को यहाँ पे बचाने
घबराने के लिए बाहर आ चुकी होती है, पर इन्हें पता चलता है कि ये लोग अपने मास्टर को तो लेके ही नहीं आए, जिस वजह से ये लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज बिल के हिसाब से ये लोग बिना अपने गार्डियन के बाहर नहीं निकल सकते। ये लोग फिर एक जगह छुप जाते हैं और कुछ लोग इन्हें यहाँ पे ढूंढने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे पापी चिल्ला देती है, तो सेंटोरिया से पूछती कि तुम्हें क्या हुआ। वो इसे बताती कि सू को पानी चाहिए था, पर गलती से मैंने पानी अपने ऊपर फेंक दिया, मुझे इस चीज के लिए माफ कर दो। तो ये इसे कहते कि चिंता मत करो, कुछ देर के बाद तुम यहाँ पे सूख जाओगी। पर जो सू होती है वो यहाँ पे पापी को चाटने लग जाती है, क्योंकि उसे प्यास लग रही होती है। और ये चीज देख के ये लोग सोचते हैं कि आखिरकार हम क्या करें, पर ये पापी को पूरी तरह भिगा देती है स्लैम से। वहीं पे हम देखते कि मिहातो को, जो कि यहाँ पे इन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकल चुका होता है, पर तभी एक लड़की को देखता है जो कि व्हील चेयर से यहाँ पे नीचे गिर रही होती है, और इसे गिरते देख ये इसकी मदद करने का सोचता है और ये किसी तरह से पकड़ भी लेता है, पर इसका सर सीधा टावर पे जाके टकराता है, जिससे इसे लग जाती है। पर ये इसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़की फिर इसका शुक्रिया करती है इसकी जान बचाने के लिए, पर ये इसे बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। साथ ही साथ ये इसे बताती है कि उसका नाम मैरो है। ये भी फिर इसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, दरअसल मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। ये इसे कहती है कि कहीं तुम्हारा मतलब लामिया और हार्पिया सेंटोरिया से तो नहीं है, मैंने उन्हें कुछ ही समय पहले देखा है। सीन फिर लड़कियों के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे सेंटोरिया को सू ने पूरी तरह गीला कर दिया होता है, और वो सोच रही होती है कि हमें किसी तरह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के कहीं और जाके यहाँ पे छुपना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिया मजाक करते हुए कहती है, इसकी ये बात सुन के थोड़ी गुस्सा हो जाती है, और उसी चक्कर में यहाँ पे एक पानी का नल टूट जाता है, जिस वजह से सेंटोरिया का जो बैग है वो गीला हो जाता है, और मिया इसके ऊपर हंसने लग जाती है। तभी यहाँ पे सू इसके ऊपर हमला कर देती है, और यहाँ पे ये अजीब सी आवाज निकालने लग जाती है। तो मिया इसका मुंह बंद कर देती है ताकि लोगों को इनके बारे में पता ना चले। उतने में यहाँ पे किमी हाथों को इसकी अजीब सी आवाज आती है, और वो समझ जाता है कि वो लोग वहीं पे होंगे। फिर जब ये लोग वहाँ पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि मिया और सू यहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तभी यहाँ पे कुरुसु से पूछता है कि मिया तुम आखिरकार ये सब कर क्या रही हो, और उसका ध्यान भटक जाता है, और ये देखते ही सू इसके ऊपर हमला कर देती है और इसे पूरी तरह गीला कर देती है। सू फिर इन तीनों का ही पानी निकाल देती है, और ये तीनों ही अब हार चुकी होती है। सू एक अनडिफिटेड चैंपियन है, और अब देखते हैं सू यहाँ पे मैरो को डिफीट कर सकती है कि नहीं। मैरो से कहती है कि क्या तुम मेरे ऊपर हमला करोगी, प्लीज ऐसा मत करो। पर इससे पहले ये इसके ऊपर हमला करती, जो कुरुसु होता है वो पॉलिथीन का यूज करके इसे बंद कर देता है। ये सब फिर घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने इनके लिए यहाँ पे स्विमिंग पूल बना दिया है। इन्हें लगता है कि ये सू के लिए है, तो ये लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं। पर इसकी प्रॉब्लम अभी कहाँ खत्म होने वाली थी। इसे एक पेपर का बंडल पकड़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि कल तक इन सभी पे सिग्नेचर हो जाने चाहिए। तभी यहाँ पे सिमित आ जाती है और कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि कंस्ट्रक्शन इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, पर ये एक अच्छी बात है। पापी इसे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने सू के लिए एक रूम बनाया। ये से कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें शायद पता नहीं होगा पर मैं हर तरह का काम करती हूँ, जैसे कि लोगों को होम स्टे दिलाना या फिर लोगों को हटाना या नए होस्ट से मिलाना, हर तरह का काम। और ऊपर से यहाँ पे अब इलीगल इमिग्रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। सच कहूँ तो मैं इसके साथ अब बिल्कुल भी नहीं चल सकती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और साथ ही साथ मुझे ये स्लैम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो काफी ज्यादा स्टिकी होते हैं। ये मिहातो फिर इससे पूछता है अगर ऐसी बात थी तो तुमने यहाँ पे सू के लिए नया रूम क्यों बनाया। ये इसे कहती कि तुम क्या क्या बकवास कर रहे हो। पर तभी यहाँ पे वही लड़की मैरो आ जाती है, जिससे ये पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये इसे बताती है कि दरअसल मैं यहाँ पे होम स्टे में रुकने के लिए आई हूँ और तुम मेरे होस्ट हो। कुछ देर पहले तुमने ही मेरी जान बचाई थी और इस चीज के लिए शुक्रिया। ये इसे बोलता है कि क्या इसका मतलब तुम यहीं पे रुकने वाले हो। ये इसे बोलती है कि हाँ। इसके बाद यहाँ पे स्मिथ इसे बोलती है कि डार्लिंग कौन, तुम्हें यहाँ पे शायद पता नहीं होगा कि आखिरकार ये कौन है। ये मरमेड है जिनका नाम मैरोइन लोडी है, और उसी के साथ ये प्रिंसेस भी है, तो इनका यहाँ पे अच्छे से ख्याल रखना, ये तुम्हारे साथ रुकने वाली। अब हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे जो मैरो है उसे यहाँ पे ये उठा लेता है और इसे यहाँ पे फ्लर्ट करता हुआ देख ये चीज मिया को बर्दाश्त नहीं होती। वो गुस्सा हो जाती है और वो इसके ऊपर हमला कर देती है और कहती है कि डार्लिंग आखिरकार तुम उसके साथ फ्लर्ट कैसे कर सकते हो जबकि तुम्हारी मनपसंद औरत तो मैं हूँ। और गुस्से गुस्से में ये मैरो की यहाँ पे व्हील चेयर को तोड़ देती है, जिस वजह से ये लोग यहाँ पे फिर स्मिथ को कॉल करते हैं ताकि ये लोग नया व्हील चेयर मंगा सके, पर उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। ये फिर से पूछती कि आखिरकार तुम उसे उठा क्यों रहे थे। ये इसे बताता है कि वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऊपर नहीं चढ़ सकते अकेले, इसी वजह से मैं उसे उठा रहा था। ये फिर से उठा के ऊपर ले जाने लग जाता है। सहरा फिर मिया को बोलती है कि वो हमारी तरह एक होम स्टे स्टूडेंट है, आखिरकार तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो। मिया से बताती है कि वो मेरी नई रोमांटिक राइवल है और मैं उसके बर्दाश्त नहीं कर सकती। पापी के पास बिल्कुल दिमाग नहीं है और सू एक बच्ची है, और बात रही तुम्हारी तो तुम्हें मैं आसानी से हरा सकती हूँ, पर इस लड़की के आने के बाद सब कुछ बिगड़ चुका है। ये लोग कहते हैं कि तो फिर तुम हमें ऐसे देखती थी अब
तक, पर मुझे लगता है कि तुम्हें अभी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर मास्टर के लिए कोई भी ऐसी फीलिंग है। पर जब वो लोग नीचे आ रहे होते तो मैरो डायरेक्ट यहाँ पे इससे पूछ लेती कि मास्टर क्या आपको कोई गर्लफ्रेंड है क्या, पर मैरो अचानक से यहाँ पे फिसलने लग जाती है। तो किमिया तो किसी तरह उसे संभालता है। ये चीज देख के यहाँ पे मिया कहती कि डार्लिंग आखिरकार ये सब तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए। ये से कहता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, ये अचानक से हो गया। तभी ये देखता है कि इसके हाथ में कुछ चीज होती है जो कि काली कलर की होती है, और ये और कुछ नहीं, ये यहाँ पे मैरो की ब्रा होती है। तो मिया से डांटने लग जाती है कि डार्लिंग तुम एक परवर्ड हो। ये से कहता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तभी मैरो से बताती है कि दरअसल हमारी जो बॉडी होती है वो काफी स्लिपरी होती है, इसी वजह से जो हमारी बॉडी के कपड़े हैं वो काफी ज्यादा स्लिप होते रहते हैं। पर अगर मास्टर मेरे कपड़े उतारे तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज सुन के मिया और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और सोचने लग जाती है कि आखिरकार वो इसे कैसे हराएगी। कि मिया तो फिर इसे यहाँ से ले जाता है और मिया सोचने लग जाती है कि सू ये एक अकेली स्लैम है जिसकी इस घर को जरूरत है, ना कि उस लड़की को। तभी इसे एक आइडिया आता है और ये सू को कहती कि सू प्लीज मेरे साथ आओ, चलो थोड़ा गेम खेलते हैं। फिर हम देखते हैं जो किमिया तो है वो यहाँ पे मैरो को उसके रूम पे ले जा रहा होता है। तभी यहाँ पे मिया उसे आवाज देती है और उसे बोलती है कि डार्लिंग जरा मेरी तरफ देखो, मैं पूरी तरह स्लाइमी हो चुकी हूँ। इसे इस हालत में देख के किमिया तो इसे कहता है कि यार ऐसी बात है तो तुम्हें बात लेना चाहिए वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। मिया फिर नहाने के बाद कहती है कि डार्लिंग कितना बदतमीज है, वो सिर्फ यहाँ पे मैरो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, मुझे ये बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा और मुझे अच्छे से पता है कि उसके मोटिव्स क्या है। वो यहाँ पे किसी तरह डार्लिंग को वश में करना चाहती है। ये फिर एसी का जो टेम्परेचर है उसे बढ़ा देती है ताकि यहाँ पे मैरो को ठंडी लग जाए, क्योंकि उसने सिर्फ पूरी बॉडी में स्विम सूट पहन रखा है। पर किम यहाँ तो जब उसे रूम पे लेके आता है तो ये से कहता है कि यहाँ पे तो ठंडी है, तुम यहाँ पे इसे बर्दाश्त कर सकती हो क्या। वो इसे बताती है कि दरअसल मरमेड्स के पास यहाँ पे कोल्ड रेजिस्टेंस होता है, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और मिया का ये प्लान भी यहाँ पे की कोशिश करता है, पर रिमोट की शायद बैटरी खत्म हो चुकी होती है और इसी वजह से वो यहाँ पे मैरो को छोड़ के दूसरे रूम में बैटरी लेने चले जाता है। ये चीज देख के मिया कहती कि अब तुम सब लड़कियां मेरे साथ दोगी ताकि हम मैरो को हरा सके, और मुझे पता है पापी तुम मेरा यहाँ पे सबसे ज्यादा साथ दोगी ताकि हम मैरो को हरा सके। पर ये देखते है कि जो पापी है वो ऑलरेडी यहाँ पे मैरो के पास जा चुकी होती है, वो उसकी दोस्त बन चुकी होती है। यहाँ पे ये सिर्फ पूछती है कि मास्टर की कोई गर्लफ्रेंड है क्या पापी। पर तभी सेंटोरिया से बोलते है कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा क्यूरियस हो मास्टर की रोमांटिक लाइफ के बारे में जानने के लिए। ये से बताती है कि दरअसल लिटिल मरमेड की जो फेरी टेल है वो मरमेड्स के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो पापी से पूछती कि ये क्या होता है। ये से बताती है कि दरअसल मरमेड जो है वो इंसानी प्रिंस से प्यार करने लग जाती है और उसके साथ रहने के लिए वो यहाँ पे इंसान भी बन जाती है ताकि वो उस प्रिंस के साथ जीवन भर रह सके। और इसी वजह से हम मरमेड जो है वो रोमांस को काफी ज्यादा अडोर करते हैं, वो हमें काफी अच्छे लगते हैं। इसी चक्कर में मैं काफी बार ओपरा म्यूजिकल और सैड रोमांटिक स्टोरीज भी देखने जा चुकी हूँ। ये से कहती है कि ओपरा म्यूजिकल ये तो काफी ज्यादा महंगी चीज लग रही है और ऊपर से तुम्हारे जो बोलने का अंदाज है वो नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग है। तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम हो कौन, क्योंकि तुम्हारी बातों से यहाँ पे लग जाता है कि तुम कोई आम टाइम ह्यूमन नहीं हो। इसे ऐसा करते देख मिया मन ही मन खुश हो जाती है और कहती है कि मैं सेंटोरिया इस चीज के ऊपर तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। पर तभी यहाँ पे मैरो से कहती है कि कहीं तुम मास्टर की गर्लफ्रेंड तो नहीं हो। ये चीज सुनने के बाद ये घबरा जाती है और एम्बेरस फील कर रही होती है और कहती है कि नहीं मैं मास्टर की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं इनकी सर्वेंट हूँ और ये सब सिर्फ रूमर्स है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये फिर से बोलती है कि मैंने सुना था सेंटोरस जो है वो काफी सम्मान वाले लोग होते हैं और तुम्हारी बातों से मुझे लग भी रहा है। पर इससे बात करते हुए सारा को फील होता है कि वो एक क्वीन के सामने खड़ी हुई है। पर तभी मिया उसे होश मिलाती है और कहती है कि वो क्वीन वुइन नहीं है, चुपचाप अपना मुंह बंद करो। ये फिर से कहती है कि मैं तुम्हें अपने डार्लिंग को टेक ओवर करने नहीं दे सकती, मुझे पता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। पर ये से बोलती है कि मेरे यहाँ पे कोई सा भी इंटेंशन नहीं है मास्टर को यहाँ पे अपने जाल में फंसाने का, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाली, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे किमे हाथों आ जाता है जो कि इन्हें कहता है कि मैंने फाइनली बैटरीज को ढूंढ निकाला, बाहर सचमुच काफी ज्यादा गर्मी है। पर मैरो यहाँ खांसने लग जाती है और उसे बताती है कि दरअसल मुझे उठाए और इधर से उधर करे। पर ये से बोलती है कि तुमने अपने वजन देखा है वो काफी ज्यादा और ये इम्पॉसिबल है। ये से कहती है कि वो मुझे पता है, पर आखिरकार वो स्विमिंग सूट पहन के मेरे डार्लिंग को यहाँ पे सड्यूस क्यों कर रही है। तभी मिया को एक आइडिया आता है, वहीं पे हमें मैरो और कुरुसो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग स्विमिंग पूल के यहाँ बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे मिया पापी और सू को लेके आ जाती है स्विमिंग सूट में। ये देख के यहाँ पे किमिया तो थोड़ा शर्मा जाता है। ये फिर इसके पीछे पड़ जाती है और इसे यहाँ पे सड्यूस करने लग जाती है और मन ही मन में खुश होने लग जाती है कि देखा मैं भी तुम्हारी बराबरी के आ चुकी हूँ, तुम मुझे इसमें अब नहीं हरा सकती। तभी यहाँ पे सहरा आ जाती है जो कि इन्हें कहती है कि मैं अंदर आ सकती हूँ क्या। ये लोग कहते हैं कि हाँ तुम अंदर आ सकती हो, तुम शर्मा क्यों रही हो। पर यहाँ पे इसे ऐसे हालत में देख के मिया से कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे मास्टर को सड्यूस करने की कोशिश क्यों कर रही हो। ये से कहती है कि जो स्विम सूट तुमने मुझे दिया था वो काफी ज्यादा छोटा है मेरे लिए और इस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगी। तभी यहाँ पे पापी निकलती है और कहती है कि पता नहीं सू कहाँ चलेगी, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ कितनी देर से। पर अचानक से जो सहरा का स्विम सूट है वो यहाँ पे निकल जाता है, जिस वजह से उसके बलून दिखने लग जाते हैं और वो शर्मा के यहाँ से भाग जाती है। मिया फिर देखती है कि मैरो उसके डार्लिंग को यहाँ पे स्विमिंग पूल में खींच
खींच के ले जा रही है और ये देख के ये कहती है कि मुझे लगा ही था, उसने आखिरकार अपने असली रंग दिखाई दिए, पर मैं अपनी डार्लिंग को कुछ भी नहीं होने दे सकती। और ये भी स्विमिंग पूल में कूद जाती है ताकि वो यहाँ पे इसे बचा सके, पर पानी काफी ज्यादा ठंडा होता है, इसी वजह से वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है और नीचे डूबने लग जाती है। पर इससे पहले ये यहाँ पे नीचे डूब पाती है कि मैं हाथों इसे पकड़ लेता है और किसी तरह इसे यहाँ पे ऊपर ले आता है और इसकी जान में जान आती है। मैरो फिर इसके गले लग जाती है और इसे कहती है कि तुम ठंडी पड़ गई होगी, रुको मैं तुम्हारी बॉडी को गर्म कर देती हूँ। उतने में यहाँ पे जो सू होती है वो यहाँ पे इसके ऊपर हमला कर देती है और मिया समझ जाती है कि क्या हुआ था। दरअसल यहाँ पे जो सू है उसने अचानक से इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया था, जिस वजह से ये दोनों ही पानी में भीग गए थे। मैरो फिर से बोलती कि चलो हम यहाँ पे बात लेने के लिए चलते हैं। ये इसे कहती कि हाँ। ये दोनों फिर बात लेते हुए यहाँ पे बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे मिया इसे कहती कि मुझे माफ करना, मैंने तुमसे काफी बदतमीजी से बात की थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इसे बोलती है कि तुम मुझसे बदतमीजी से बात करी थी। मिया इसे कहती कि तुमने नोटिस नहीं किया क्या? ये इसे कहती कि नहीं। ये फिर से बोलती है कि दरअसल तुम मेरे डार्लिंग से काफी अच्छे से बात करी थी और तुम मुझसे काफी अच्छे से घुल मिल रही थी, इसी वजह से मैं थोड़ी जेलस हो गई थी और चीज के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। पर हाँ, मैं तुम्हें अपने डार्लिंग से शादी करने नहीं दूंगी, वो भी इतनी आसानी से। तो पर ये से बताती है कि मेरा कहीं से भी मास्टर से शादी करने का ऐसा कोई सा भी इंटेंशन नहीं था। तो ये से पूछते तो फिर तुम उसे सडियोस क्यों कर रही थी? ये से बताती है कि दरअसल मैं लिटिल मरमेड की रोमांटिक स्टोरी जीना चाहती हूँ, एक ट्रेजिक स्टोरी जहाँ पे लिटिल मरमेड और यहाँ पे प्रिंस एक साथ नहीं हो पाए, और चाहे अब जो भी हो जाए अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम यहाँ पे मास्टर के साथ रह सको, और मैं यहाँ पे एक साइड लवर की तरह उनके साथ रहूंगी। मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेट तो होंगी पर वो काफी ज्यादा बढ़िया होगा। अब मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट दिखाऊंगी ताकि तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन सको। और इन दोनों का अजीब व गरीब बातें जो है वो पापी और सेंटोरिया बाहर से सुन रहे होते हैं, पर किमी हाथों को सिर्फ यही सुनाई देता है कि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं, जिस वजह से ये काफी खुश होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मिया को, जो कि यहाँ पे कुकिंग कर रही होती है, पर वो कुकिंग करते हुए अपने बर्तन को ही जला देती है, जो देख के कि मिया तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। ये फिर यहाँ सोचने लग जाती है कि जब उसका डार्लिंग घर पे आएगा और जब वो उससे खाना मांगेगा तो वो अपने आप को सर्व कर देगी, जिसके बाद उसका डार्लिंग उसे खाने लग जाएगा। पर तभी यहाँ पे कि मिया तो उसे बताता है कि मिया जरा उस पॉट को देखो, वो यहाँ पे जल रहा है, और मिया उसे हाथ लगा लेती है, जिस वजह से उसका हाथ जल जाता है। इसके बाद ये अपने आप को यहाँ पे रूम में बंद कर लेती है। ये इसे समझाने की कोशिश करता है कि गलती हर एक इंसान से होती है, पर तभी ये देखता है कि यहाँ पे कुछ चीज नीचे गिरी होती है। यहाँ पे ये फिर सोचती है कि मेरे हाथ जल गए और मेरे शरीर की भी कंडीशन काफी ज्यादा अजीब है, आखिरकार मैं अपने डार्लिंग से कैसे बात करूंगी। तभी ये सुनती है कि कुछ पेपर जैसी चीज नीचे गिरी हुई है, तो ये बाहर आ जाती है और उसे कहती है कि प्लीज उसे हाथ मत लगाना। इसे फिर पता चलता है कि मिया की जो टेल है वो श्रेड हो रही है, इसी वजह से वो यहाँ पे इसे बात नहीं करी थी। तो ये से कहता है कि सिर्फ इतनी सी बात थी, तो मुझे इस बारे में बता सकती थी, पर ये से कहती है कि ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। ये से समझाता है ये बिल्कुल भी एम्बैरेसिंग नहीं है, पर मिया से बताती है कि इस वजह से मैं यहाँ पे घर के किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रही, और इसीलिए मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ी नहीं उतर पा रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद से मैं आपसे से शादी भी नहीं कर पाऊंगी। ये इसे बोलता है कि मेरे हिसाब से नए एनवायरनमेंट पे आने की वजह से तुम थोड़ी स्ट्रेस आउट हो चुकी हो, पर अगर तुमने यहाँ पे स्किन को नहीं उतारा तो शायद से तुम यहाँ पे डिजीज भी हो सकते हैं। इसकी बात सुन के मिया से पूछती कि डार्लिंग आखिरकार तुम्हें इस बारे में इतना कुछ कैसे पता है? ये से बताता है कि दरअसल स्मिथ ने मुझे यहाँ पे लामियास के बारे में बुक दी थी और मैंने उसे पूरी तरह पढ़ लिया, इसी वजह से मुझे याद हो गया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी श्रेडिंग में मदद कर सकता हूँ। ये फिर इस चीज के लिए हाँ कर देती है और किमी हाँ तो श्रेडिंग में यहाँ पे इसकी मदद करने लग जाता है। इसमें मिया को थोड़ा दर्द तो होता है, पर आखिर में ये किसी तरह इसकी आखिर की टेल की शर्ट को भी निकाल देता है। तो ये से कहता है कि अब सिर्फ तुम्हारा स्टमक वाला एरिया बच चुका है, बाकी सारी स्किन मैंने निकाल दिया है। और फाइनली ये किसी तरह उस एरिया के भी यहाँ पे श्रेड को निकाल देता है बिना देखे। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पे मिया इसके लिए इसकी यहाँ पे ट्रेडिशन खाना बनाती है, जिसे देखते हैं यहाँ पे किसी को भी उल्टी आ जाए, पर कोई में हाथों किसी तरह उस खाने को खा लेता है ताकि मिया का दिल ना दुखे। पर किमी हाथों का ये हाल देख के बाकी लड़कियां इस खाने को खाने से मना कर देती है। किमी हाथों फिर मिया से पूछता है कि मिया क्या तुमने यहाँ पे कुकबुक को यूज किया था खाना बनाने के लिए? ये इसे कहती कि नहीं, मैंने बस तुम्हारी चीजों को कॉपी कर लिया। ये इसे कहता है ये बिल्कुल गलत है। मिया इसे बोलती है कि मैंने बाकी लोगों को भी इस खाने को टेस्ट करवाया तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक बना होगा। पर ये फिर मिया को कुकिंग बुक दे देता है और उसे रीड करने के लिए कहता है ताकि उसे सारी चीजें आ जाए, क्योंकि अगली बार वो सड़ा खाना नहीं खाना चाहता। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पे ये सुपरमार्केट के लिए निकल रहा होता है क्योंकि यहाँ सेल लगी होती है, पर तभी इसे सू पकड़ लेती है। तो यहाँ पे सेरिया से कहती है कि अभी मास्टर से दूर हट जाओ, पर तभी पापी यहाँ पे एक बम फोड़ देती है और उन सभी को बताती है कि वो यहाँ पे एक एग को ले करने वाली है। इसकी बात सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो सभी लोग यहाँ पे किमियातो को पीट देते कि उसने यहाँ पे इन लोगों के ऊपर चीटिंग किया, पर ये से बताते हैं कि एक अनफर्टिलाइज एग है और जापान पे आने के बाद ये इसका पहला अंडा है। तो किमियातो कहता है कि चलो छोड़ो, हम यहाँ पे स्मिथ को इस बारे में बता देते हैं। पर इससे पहले ये लोगों से बताते यहाँ पे एक अजीब सा इंसान आ जाता है जो कि इसे कहता है कि हार पे अपना पहला एग देने वाली है ना। मैं यहाँ पे सारी बातें सुन रहा था और मैं यहाँ पे इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए आया हूँ। ये इन सबको बताता
बताता है कि इसका नाम कासेगी है और ये एक वीडियो डायरेक्टर है जो कि अभी इंटर स्पीशीज एक्सचेंज के ऊपर एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। अगर ये लोग चाहे तो ये इनकी डॉक्यूमेंट्री भी बना सकता है। इसकी बातों से ये इन्हें काफी ज्यादा वियर्ड लगता है, पर फिर भी ये लोग इसे अंदर आने देते हैं। सारा फिर इसे बताती कि मुझे लगता है कि ये इंटर स्पीशीज प्रोग्राम का एक हिस्सा है और हमने इसके ऊपर पार्टिसिपेट किया है, तो शायद से ये हमारे इंटरव्यू लेगा। इसके बाद ये इसे कहता है कि ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि आखिरकार हार्पी का है। सबसे पहले इंटरव्यू मैं उसी का लूंगा। और पापी तक पहुंचने के बाद ये उसे पूछता है कि आखिरकार तुम अपना एक लेग कब तक करोगी। ये इसे कहती कि इस बारे में मुझे नहीं पता। तो ये कहता अगर ऐसी बात है तो जब तक हम बाकी लोगों का इंटरव्यू लेंगे, जब तक तुम अपना एग डिलीवर करोगी। इसकी बात से इन्हें काफी अजीब तो लगता है, पर ये इसे कहती कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई सी भी चॉइस नहीं है। ये फिर मैरो के यहाँ चले जाता है जहाँ मैरो इसे अपना रूम दिखाने लग जाती है, पर ये इसे कहता है कि ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ क्या तुमने अंडरपैंट पहन रखे है क्या। इसकी बात सुन के ये गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम एक लड़की से ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हो। तो ये इन्हें बताता है कि उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं इसे एडिट कर दूंगा और ये यहाँ पे इंटरव्यू पे नहीं आएगा। इसके बाद ये सारा को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। तो सारा कहती है कि मैं मैरो जैसे केयरलेस नहीं हूँ, मैं यहाँ पे इसे देख लूंगी। ये फिर इसे अपना रूम दिखाती है जो कि जापानी स्टाइल में होता है, पर ये से भी सेम सवाल पूछता है कि उसने यहाँ पे अपनी अंडरवेयर पहन रखी है कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा क्यूरियस है कि सेंटोरी अंडरवेयर पहनते हैं कि नहीं। ये इसे कहती है कि इस इंटरव्यू का इससे कोई लेना देना नहीं है, आखिरकार तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। तभी ये इसे बोलता है कि मैं समझ गया कि सेंटोरिया यहाँ पे ब्रा भी नहीं पहनते हैं। ये फिर इसके बलून्स के साथ खेलने लग जाता है, जिस वजह से सेंटोरिया को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है कि तुम काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हो, अब यहाँ से तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। पर ये आदमी इसे बताता है कि अगर तुम हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो वो इंटरव्यू नहीं कहलाता, तो उस चीज के लिए मुझे माफ कर देना। अब चलो मिया के पास चलते हैं ताकि हम उसका इंटरव्यू ले सके। पर इन लोगों का काफी अजीब लग रहा होता है। ये फिर मिया के रूम चले जाता है और ये इससे भी सेम सवाल पूछता है क्या उसने यहाँ पे अंडरवेयर पहन रखे है कि नहीं। पर मिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम अपना इंटरव्यू क्या इस चीज से शुरुआत करते हो, तुम एक घटिया इंसान हो, तुम्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए। पर तभी ये इसके कैमरे को मिया के श्रेड के यहाँ पे लगा देता है और ये इससे पूछता है कि आखिरकार वो चीज क्या है। मिया इसे पकड़ती है और इसे कहती है ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, प्लीज यहाँ पे इसे मत देखो। ये आदमी इसे बोलता है कि मैं समझ गया, ये तुम्हारी स्किन है, ये प्लीज मुझे दे दो। ये स्किन जापान में काफी ज्यादा कीमती हो सकती है। जापान में यहाँ पे सांपों के स्किन को काफी ज्यादा इज्जत दी जाती है, उसे होली चीज भी कहा जाता है। इसी वजह से अगर तुम बुरा ना मानो, इसे मुझे दे दो, मैं इस बारे में रिसर्च कंडक्ट करूंगा। ये इसे कहता है कि आखिरकार कौन ही होगा जो मेरी स्किन रखेगा, वो सिर्फ एक पर्वत ही हो सकता है। ये इसे समझाता है कि अगर तुम मुझे स्किन दोगी तो मैं यहाँ पे इस पे रिसर्च कंडक्ट करवाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी डार्लिंग कून से करवा दूंगा। और मिया तो है ही बैल बुद्धि, वो इसकी बातों पे आ जाती है और उसे कहती कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ये स्किन देने के लिए तैयार हूँ। और ये यहाँ पे खुश हो जाती है। तभी यहाँ पे मैरो आ जाती है जो कि इसे बताती है कि मास्टर पापी कुछ ही देर में अपनी एग को डिलीवर करने वाली है। ये सभी फिर पापी के यहाँ पे आ जाते हैं और इसे कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, अंडा अपने आप ही डिलीवर हो जाएगा। तो ये आदमी इसे कहता है कि अपनी स्कर्ट को ऊपर करो ताकि हम इस चीज को रिकॉर्ड कर सके। पर किमिया तो इसे पूछता है कि ये जरूरी है क्या, तुम कुछ ज्यादा ही आगे नहीं जा रहे हो क्या। ये इसे कहता है ऐसा कोई बात नहीं है। इसके बाद ये इसे पकड़ने के लिए कहता है ताकि वो अच्छे से इस चीज को रिकॉर्ड कर सके। पर इससे पहले ये रिकॉर्ड कर पाता, सू यहाँ पे इसके माइंड को पढ़ लेती है और इसके बारे में सभी को यहाँ पे बता देती है, जिस वजह से सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम हमें यहाँ पे पैसे बनाने के लिए यूज करना चाहते हो। पर एक्सचेंज बिल की वजह से ये लोग यहाँ पे इसे पीट नहीं सकते। तभी यहाँ पे जो कुमेहातो होता है वो एक एग को यहाँ पे फेंक देता है और इसे लगता है ये यहाँ पे पापी का एग है, जिस वजह से ये इसे कैच करने लग जाता है क्योंकि इसकी कीमत काफी ज्यादा हो सकती है। पर तभी यहाँ पे कुमेहातो इसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से वो एग भी यहाँ पे टूट जाता है। ये चीज देख के मिया से कहती कि डार्लिंग तुमने तो यहाँ पे पापी का एग को तोड़ दिया। पर वो इन सबको समझाता है कि वो एकदम नॉर्मल एग था जो कि मैं सुपरमार्केट से लाया था, अब तक पापी ने अपने एग के डिलीवर नहीं किया है। और इसके बाद ये शू का शुक्रिया करता है उसे एक्सपोज करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे फाइनली पापी अपने एग को डिलीवर कर देती है। हमें फिर कुछ देर के बाद किचन के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे पापी यहाँ पे कुमेहातो से चिपक रही होती है। वही यहाँ स्मिथ भी आ चुकी होती है जो कि इसे बताती है कि जो डायरेक्टर था वो यहाँ पे फेक था, उसका कार्ड भी यहाँ पे फेक था। यहाँ पे ये फिर से पूछता है कि पापी आखिरकार तुम्हारा एग कहाँ पे है। पर इन्हें पता चलता है कि मिया ने इसके एग को यहाँ पे पूरी तरह बॉईल कर दिया है। और ये चीज देख के ये सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार मिया ने ये क्या किया। वही हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि थ्रेड को इकट्ठा कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि मुझे कब तक इन थ्रेड्स को बेचना पड़ेगा पैसों के लिए। तभी यहाँ पे एक डेमी ह्यूमन ने से कहती है कि क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या। ये उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा थ्रेड बेचना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही तुम पसंद हो। पर इसके बाद से ये गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लगता है तुम्हें और ज्यादा थ्रेड की जरूरत है। ये फिर इसे एक थ्रेड के एक जाल में बांध देती है जिस वजह से ये सांस भी नहीं ले पाता। पर ये इसे यहाँ पे कुमेहातो के बारे में बताता है। तो ये लड़के कहते हैं कि वो आदमी सचमुच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो देखते हैं कि वो कैसा है। एपिसोड की शुरुआत में हमें डोजिन शॉप के यहाँ दिखाया जाता है करीब 1:30 बजे के करीब, जहाँ पे एक शॉपकीपर के यहाँ पे लोग गोली चलाने लग जाते हैं। और ये और कोई नहीं, ये डेमी ह्यूमंस होते हैं जो कि औरत होते हैं, जो कि इन्हें कहते हैं कि ये जगह अब हमारे कब्जे में।
कोई भी यहाँ पे हिलने की कोशिश मत करना। और फेडरेशन ने इस जगह को कब्जा कर लिया ताकि हम अपनी डिमांड पूरी कर सके। फिर हमें ऑफिसर्स के यहाँ दिखाया जाता है। इनमें से एक ऑफिसर इन सभी को बताती है कि वो करीब 6 औरत है जिन्होंने यहाँ पे 4 एम्प्लॉयज और कुछ कस्टमर्स को होस्टेज बना रखा है और वो कुछ डिमांड कर रहे हैं। तो एक ऑफिसर इनसे पूछता है कि आखिरकार उनकी डिमांड क्या है, पर इनकी डिमांड काफी ज्यादा अजीब होती है। दरअसल ये यहाँ पे डिमांड कर रहे होते हैं कि अडल्ट मांगा जो है उनको ऑर्क प्लस एक्स नाइट प्लॉट ट्विस्ट में निकाला जाए ताकि ये लोग यहाँ पे इस चीज को एंजॉय कर सके, क्योंकि ह्यूमन वाले इन्हें समझ नहीं आते और इसी वजह से इन्हें ये यहाँ पे मांगा चाहिए चाहे जो भी हो जाए। और ये इस चीज के क्लैरिफिकेशन भी देने के लिए तैयार है। पर ये ऑफिसर कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज कर रहे हैं, ये पागल हो चुके हैं क्या। तभी ऑफिसर से बताती है कि इंटर स्पीशीज एक्सचेंज बिल की वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अब तक उन लोगों ने किसी को भी हर्ट नहीं किया है। तो ये कहता है कि इसमें तो मिनिस्टर की गलती है ना कि हमारी। तभी यहाँ पे स्मिथ कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे इसी चीज के लिए आई हूँ। तभी एक आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास इंटर स्पीशीज एक्सचेंज स्क्वाड है, पर थोड़ा सावधान रहना क्योंकि ऑर्क की जो नाक है वो काफी ज्यादा तेज है, वो काफी आसानी से तुम्हारे साथियों को ढूंढ सकता है। और ऐसा ही होता है, वो ऑर्क का लीडर यहाँ पे उस इंसान को ढूंढ लेता है जो कि इसके ऊपर जासूसी करा होता है और उसके ऊपर फायर कर देता है और इसे बोलता है कि मुझे माफ करना, हम ऑर्क की नाक काफी ज्यादा तेज होती है तो हम लड़कियों की स्मेल 1 किलोमीटर दूर से भी सूंघ जाते हैं। पर वो लड़की से बोलती है कि तुम एक घटिया सुअर हो जो कि ठरकी भी है और तुम सिर्फ कचरा खाना जानते हो। पर ये यहाँ पे इसके ऊपर फायरिंग कर देता है और यहाँ पे एजेंट्स को कॉल कर देता है और इन्हें बताता है कि मुझे माफ करना, तुम्हारी एजेंट ने मेरे ऊपर हमला किया था, इसी वजह से मैंने उसे मार दिया और ये मैंने सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है और ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये से पूछते हैं कि आखिरकार अब तुम क्या करने वाली हो, हम तुम्हारे पर भरोसा कर सकते हैं ना। ये इसे बताती है कि मेरी प्रिपरेशन ऑलरेडी यहाँ पे तैयार है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एक और को यहाँ पे एक लड़की मिलती है जो कि छुप रही होती है और वो एक मॉडल होती है जो कि उस लड़की की मरी हुई लाश को देख लेती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो खिड़कियों के पास चली जाती है और सबसे मदद मांगने लग जाती है। पर तभी यहाँ पे ये और किसे पकड़ लेता है और उसके मुंह में अपनी उंगली देता है और कहता है कि तुम चुपचाप शांत हो वरना हम तुम्हें मार देंगे। उतने में हम एक और एजेंट को देखते हैं जो कि अपने स्नाइपर का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे इन सभी के गन्स जो है वो यहाँ पे तबाह हो जाते हैं और अब इनके पास कोई से भी वेपन नहीं है। लीडर को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये कैसे हुआ, क्योंकि वो 1 किलोमीटर तक की यहाँ पे किसी की भी स्मेल सूंघ सकता है पर वो काफी दूर होती है और इसका नाम मोनोई मनाको होता है और ये भी एक डेमी ह्यूमन है। तभी हम देखते हैं इस लाइब्रेरी के ऊपर कोई हमला कर देता है, जिस वजह से और ज्यादा घबरा जाते हैं और ये एक बहुत ही बड़ा राइनो होता है, जिसे देख के इनकी यहाँ पे फट जाती है और कहते हैं कि ये जाइंट मैन यहाँ पे कैसे आया। पर ये इनके ऊपर हमला कर देता है और हमें पता चलता है दरअसल ये एक लड़की है और उसका नाम ऑर्क टियोन्श है और ये भी एक डेमी ह्यूमन है। तभी लीडर को पता चलता है कि सभी लोग यहाँ पे भाग चुके हैं, तो ये से कहता है कि घबराओ मत, हमारे पास अभी भी एक होस्ट है, वो लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। उतने में वो लड़की उठ जाती है जो कि उनके ऊपर फायरिंग करने लग जाती है, जिस देख के ये लोग घबरा जाते हैं और इनमें से एक यहाँ पे इसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हमें हरा सकते हो क्या। पर ये लड़की फिर अपने ऊपर ही फायरिंग करने लग जाती है, जिस वजह से उस ऑर्क को भी यहाँ पे लग जाती है। ये ऑर्क फिर कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे ऊपर एक भी बुलेट का असर क्यों नहीं हो रहा। पर हमें पता चलता है ये लिविंग डेड ज़ॉम्बी है जिसका नाम ज़ॉम्बीना है और ये भी एक एजेंट है। ये फिर यहाँ पे इसके लीडर को कहती है कि अब सिर्फ तुम आखिरी हो, चुपचाप आप सरेंडर कर दो, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। पर ये से कहता है कि मेरे पास अभी भी एक होस्ट है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर तभी वो लड़की इसके मुंह पे एक जोरदार लात मार देती है, जिस वजह से इसे काफी बुरी चोट आती है और हमें पता चलता है कि ये भी एक एजेंट है जो कि है डॉबलगैंगर, जिसका नाम है डोबी। कुछ देर में यहाँ पे मनाको भी आ जाती है जो कि इन्हें कहती है कि तुम्हें पता मुझे 2 किलोमीटर यहाँ पे चल के आना पड़ा, ये कितना ज्यादा मुश्किल होता है। थोड़ी देर में यहाँ पे स्मिथ आ जाती है जो कि इसे बताती है कि ये मॉन्स्टर्स का नया लॉ है और अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या फिर अपने आप को सरेंडर कर दो या फिर पॉर्क बन जाओ चुपचाप। ये इसे कहता है कि ठीक है मैं सरेंडर कर देता हूँ और इतनी जल्दी सरेंडर की वजह से स्मिथ को थोड़ा इसके ऊपर शक हो जाता है। पर वो इसे कहता है कि मैंने सरेंडर कर दिया, इसी वजह से तुम मेरे खिलाफ वायलेंस यूज नहीं कर सकती और ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे डिपोर्ट ही कर सकती हो। पर स्मिथ इसके ऊपर गोली चला देती है जिससे ये डर जाता और कहता है कि तुम आखिरकार यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है ना तुम ये करोगी तो क्या होगा। तभी इसे पता चलता है कि दरअसल वो डॉबलगैंगर थी और अगर अब स्मिथ इसे मार भी दे तो वो सारे इल्जाम डॉबलगैंगर के ऊपर लगा सकती है, जिस वजह से कोई भी यहाँ पे लॉ नहीं टूटेगा। इसके बाद स्मिथ इसे कहती है कि लिटिल पेगी अब तुम्हारा क्या ख्याल है, तुमने वर्कलोड को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, चलो देखते हैं कि तुम मेरी मार सह पाते हो कि नहीं। और ये न्यूज टीवी पे आ रही होती है, इस वजह से सभी लोग यहाँ पे इस चीज को देख रहे होते हैं। उतने में यहाँ पे स्मिथ भी आ जाती है जो कि इसे बोलती है कि तुम्हारी कॉफी काफी बढ़िया होती जा रही है डार्लिंग कुन। तभी यहाँ पे बाकी लड़कियां भी आ जाती है खाना खाने के लिए और वो काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने यहाँ पे हेल्प बुलाई होती है इन लोगों से। तो ज़ॉम्बीना और बाकी लोग यहाँ पे आ जाते हैं इसकी मदद करने के लिए, पर ये लोग देखते हैं कि वो डेमी ह्यूमन यहाँ से भाग चुकी होती है। वो यहाँ पे छत पे पहुंच जाती है, पर जैसे ही वो छत पे पहुंचती है वैसे ही यहाँ पे जो मोनाको होती है वो उसके ऊपर शूट करने लग जाती है, पर वो उसके ऊपर ठीक से शूट नहीं कर पाती, इसी वजह से उसे यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है।
स्मिथ फिर घर आके इन सभी को बताती है कि वो डायरेक्टर जो कि इनके घर पे आया था वो अब पकड़ा जा चुका है, क्योंकि इन्हें एसओएस मिला था, इसी वजह से ये लोग वहां पे गए थे। पर जिस टाइम ह्यूमन ने उसे पकड़ रखा था वो वहां से भाग गई, जिस वजह से मिया गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि आखिरकार तुमने उसे भागने क्यों दिया। ये से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। पर यह आदमी उस डैमी ह्यूमन का यहाँ पे कोई रजिस्टर होस्ट नहीं था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये एक नॉन ह्यूमन के साथ क्यों रह रहा था। तो अभी के लिए तुम लोगों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अभी मुझे बताओ कि डार्लिंग कून कहाँ पे। ये लोग उसे बताते कि वो सुपरमार्केट गया हुआ है सेल्स के लिए। तभी ये लोग देखते हैं कि पापी और सूज है वो यहाँ पे सामान ला रहे होते हैं बाहर से, और जब ये लोग बाहर जाते हैं तो इन्हें यहाँ पे और भी सामान गिरा हुआ मिलता है, जो देख के ये लोग समझ जाते हैं कि किमी हाथों को उस डैमी ह्यूमन ने यहाँ पे किडनैप कर लिया है। वही किमी हाथों को जब होश आता है तो वो सोचता है कि मैं तो सुपरमार्केट से घर पहुंच गया था, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। उतने में वो लड़की से बताती कि उसका नाम रैगनर आर्कनर है और वो आर्कनर के यहाँ पे आई है, और ये फिर से पूछती कि ये पहली बार है ना जब तुम एक आर्कनर से मिल रहे हो। ये से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, आर्कनर स्पीशीज की तुम पहली डैम ह्यूमन हो जिससे मैं मिला हूँ। पर क्या तुम मुझे यहाँ पे खोल सकती हो, क्योंकि जो मेरा ब्लड है वो मेरे सर पे जा रहा है, जिस वजह से मैं दोबारा बेहोश हो सकता हूँ। ये फिर इसे खोल देते और उसे कहती कि मैं देखती हूँ कि आखिरकार तुम टफ गाय क्या कब तक करते रहोगे। पर खुलते ही किमी हाथों यहाँ से भागने लग जाता और चिल्लाने लग जाता ताकि कोई इसकी मदद करे। तो इसे कहती कि मुझे लगा ही था तुम भी दूसरे इंसान जैसे हो, तुम मुझे देख के नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे, पर तुम्हारी हिपोक्रेसी में जल्दी ही निकाल दूंगी। पर किमी हाथों की चिल्लाने की वजह से यहाँ पे एक गार्ड आ जाता है और चेक करने लग जाता है कि यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना। इसे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि आर्कनर ने इसे यहाँ पे ऊपर चिपका लिया होता है। पर तभी ये देखते है कि किमी हाथों को यहाँ पे खड़ा हो चुका होता है, जो देख के इसे कहती कि तुम ये कैसे कर सकते हो। ये सब बताता है कि एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसे कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ। आर्कनर फिर इसे नीचे फेंक देती है और कहती कि मैं भी देखती हूँ कि आखिरकार तुम कब तक मेरे जाल से लटके रह सकते हो। पर इसके जाल टूट जाता है और इससे पहले ये नीचे गिरता है, यहाँ पे आर्कनर इसे पकड़ लेती है और इसे आजाद कर देती है, जो देख के ये इसे कहता है कि तुम सचमुच काफी ज्यादा अमेजिंग हो, पर आखिरकार तुम यहाँ पे अथॉरिटीज से भाग क्यों रही हो। ये सब पूछते कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये बोलता है कि तुम्हें अपनी होस्ट फैमिली के साथ होना चाहिए, ना कि मेरे साथ। तो ये इसे बताती है कि दरअसल बात ऐसी है कि मेरी यहाँ पे होस्ट फैमिली के साथ ज्यादा बनी नहीं, इसी वजह से मैं वहां से चली आई। शायद से उन्हें लगा था कि डैमी ह्यूमन काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसी वजह से उन लोगों ने कुछ और ही एक्सपेक्टेशन लगाई थी, पर उन लोगों के चेहरे देख के मैं समझ गई थी कि वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और तभी मुझे वो घटिया आदमी मिला जो कि मेरा होस्ट बनने के लिए तैयार हो गया, पर उसके बदले में उसने मुझसे यहाँ पे काम कराना शुरू कर दिया। इसकी बात सुन के कि मैं हाथों कहता है कि ये तो तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ। तो ये इसके ऊपर चढ़ जाती है और इसे कहती है कि मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब तक अकेली ही सर्वाइव करती है भाई हूँ। और इंसान सचमुच काफी घटिया होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट करते हैं जो कि उन जैसे दिखते हैं। मुझे ऑर्डिनरी इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो काफी ज्यादा घटिया होते हैं। पर किमी हाथों इसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने आप को हल्के में ले रही हो, मेरा मतलब अपने लेग्स को देखो, ये सचमुच काफी अच्छे हैं। और हमें पता चलता है कि किमी हाथों एक लेग फिटिश है, जिसे लेग्स काफी अच्छे लगते हैं। ये से कहती है कि तुम सचमुच काफी बड़े पर्वर्ड हो, जो कि एक स्पाइडर के लेग को देख के यहाँ पे टर्न ऑन हो गए। पर तभी यहाँ पे अथॉरिटीज आ जाती है, जो कि इन्हें चारों ओर से घेर लेती है और इन लोगों को बाहर आने के लिए कहती है। इन्हें देख के समझ आती है कि उस गार्ड ने जरूर से यहाँ पे इंटरस्पीशीज एक्सचेंज वालों को बुलाया होगा। ये फिर सोचती है कि ये किमी हाथों को होस्ट की तरह यूज करेगी ताकि वो यहाँ से निकल सके। पर ये देखती है कि जो किमी हाथों होता है वो काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। दरअसल उससे लग रहा होता है कि ये लोग उसे पकड़ने के लाए होते हैं। ये फिर से कहती है कि आखिरकार तुम घबरा क्यों रहे हो, वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो किमी हाथों इसे बोलता है अगर ऐसी बात है तो मेरे हिसाब से रैगनर सान तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, यहाँ पे मैं सारी चीजें संभाल लूंगा, तुम्हें आगे जाने के लिए गुड लक। इसकी बात सुन के ये हंसने लग जाती है और उसे कहती कि तुम सचमुच काफी ज्यादा अजीब इंसान हो। ये से बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे ये सारी बातें ये लोग सुन लेते और कहते हैं कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, क्या वो सचमुच उसे होस्ट बनाने वाली है क्या। रैगनर फिर से बोलती है कि लगता है मैं तुमसे काफी ज्यादा जुड़ गई हूँ, तो मेरे यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है। अब स्मिथ फिर यहाँ पे रैगनर से माफी मांगती है, क्योंकि उसकी वजह से वो एक गलत फैमिली में चली गई जिन्होंने यहाँ पे इसे एक्सेप्ट नहीं किया। पर ये से कहती कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी मिस्टेक की वजह से मुझे यहाँ पे दर दर भटकना पड़ा, और अब मेरे पास ऐसी कोई सी भी जगह नहीं है जहाँ पे मैं जा सकूं। और हाँ, अगर यहाँ पे कोई कस्टमाइज घर हो जो कि मेरे अकॉर्डिंगली सेट किया गया हो तो मैं वहाँ पे शायद से रह सकती हूँ। इसकी बात सुन के स्मिथ कहती है कि ऐसा घर ढूंढना मुश्किल तो है, पर हमारे पास एक ऑप्शन है, तुम वहाँ पे रह सकती हो, और वो और किसी का नहीं, वो यहाँ पे किमी हाथों का घर है। एपिसोड की शुरुआत होती है और किमी हाथों देखता है कि सीरिया उसके सामने होती है और वो गलतियों से उसके बलून पकड़ लेता है। फिर उससे पूछता है कि सीरिया आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो उसे बता दी कि मैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे थी। इसके बाद ये किचन पे आ जाता है और सभी के लिए खाना बनाता है और बर्तन धोने लग जाता है। तभी रैगनर से बोलती है कि हनी आज खाना सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया था, तुम काफी अच्छे कुक हो। तो ये सब बोलता है कि तुम्हें वो अच्छा लगा। ये से कहती है क्या, ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। पर तभी मिया से बोलती है कि रैगनर आखिरकार तुम मेरे डार्लिंग को हनी क्यों बोल रही हो। ये से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो लगता है मुझे उन्हें यहाँ पे डार्लिंग ही कहना पड़ेगा। इस बात से मिया गुस्सा हो जाता है और इसे
कहती है कि लगता है मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि इस घर की बॉस कौन है। पर रैग्नर को सिर्फ 2 मिनट लगते हैं इसे हराने में और ये पूरी तरह हार जाती है। तभी मिया से कहती है कि लगता है तुम भूल गई, मेरे साथ पापी भी है, वो मेरी मदद करेगी तुम्हें हराने के लिए। पर रैग्नर सू और पापी दोनों को इम्प्रेस कर देती है और उनके साथ खेलने लग जाती है। तो मिया कहती है कि तुम एक धोखेबाज हो। उसके बाद वो यहाँ पे मैलो के पास चली जाती है और उसे भी वो मना लेती है। इसे लगता है कि सारा इसकी मदद करेगी, पर सारा इसे बताती है कि रैग्नर के यहाँ पे होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सीरिया खुद यहाँ पे कीमे हाथों से चिपक चिपक के चल रही होती है, जो देख के मिया को अच्छा नहीं लगता। ये फिर से बोलती है कि मास्टर जल्दी करिए और मेरे बैग पे बैठ जाइए ताकि मैं आपको ले जा सकूं। ये ऐसे बोलता है कि तुम्हें मुझे हर जगह फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा अजीब सा है। सीरिया से बोलती है कि ये मेरी ड्यूटी है, मैं अपने मास्टर को हर जगह फॉलो करूंगी जहाँ वो जाएंगे। पर ये से बताता है कि दरअसल मैं बाथरूम जा रहा हूँ, क्या तुम बाथरूम में भी आना चाहोगी? तो इसे कहती है कि नहीं। इसके बाद मिया यहाँ पे आ जाती है, जो कि इसे पूछती है कि तुम्हें सचमुच यहाँ पे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये इसे कहती है कि हाँ, और मिया तुम्हें एक चीज का एहसास होना चाहिए कि हमारी भी अपीयरेंस अजीब सी है और हमें किसी को भी उसकी अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। मिया इसे कहती है कि मुझे पता है। पर तभी ने बाथरूम से कुछ आवाज आती है और जब ये लोग अंदर जाके देखते हैं तो रैग्नर ने यहाँ पे इसे पकड़ लिया होता है। वो इसे बताती है कि हनी अचानक से बाथरूम में घुस गया, जिस वजह से मैं डर गई। मिया इसे डांटने वाली होती है पर सीरिया इसे रोक के इसे बोलती है कि अगली बार बाथरूम को लॉक करके यूज करना। फिर जब यहाँ पे ये रात को सोने के लिए जाता है तो तब भी यहाँ पे रैग्नर इसे जालों में पकड़ लेती है और उसके करीब आने लग जाती है। ये इसे बोलता है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रही हो? ये इसे बताती है कि मैंने सुना है कि तुम एक स्पाउस की तलाश में हो, शायद से मैं तुम्हारी स्पाउस बन सकती हूँ। पर इससे पहले ये इसके साथ कुछ भी कर पाती, यहाँ पे सीरिया आ जाती है, जो कि अपनी नकली तलवार से यहाँ पे गेट को तोड़ देती है और किमी हाथों को अपने पीठ पे बैठा के यहाँ से भाग जाती है। किमी हाथों फिर इसे कहता है कि हम घर से काफी दूर आ गए, तुम यहाँ पे रुक सकती हो। ये इसे कहते कि नहीं, मैं आपको काफी दूर ले जाना चाहती हूँ। और ये अपनी ख्याली पुलाव पकाने लग जाती है, जहाँ पे ये किमी हाथों के साथ अपनी लाइफ जी रही होती है। पर इसके भागने की वजह के बलून उछल रहे होते हैं। इसी वजह से सभी लोग यहाँ पे इसी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और इसे देख भी रहे होते हैं। ये चीज देख के किमी हाथों इसे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे यहाँ तक लाने का, पर अब हम रुक सकते हैं। और ये लोग एक जगह रुक जाते हैं, जहाँ रुकने के बाद सारा इसे बोलती है कि मैं सेंटोरस की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बिल्कुल भी सही नहीं हूँ आपके लिए। ये से कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। पर तभी कुछ लोग यहाँ पे आ जाते हैं जिन्होंने एक बार मिया का मजाक उड़ाया था और ये लोग इसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। ये सुन के किमी हाथों को गुस्सा आ जाता है और वो उसे लड़ने के लिए जाने लग जाता है, पर ये से रोक देती है और इसे कहती है कि उनकी बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। पर वो लोग दोबारा इसे इसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और इसे वर्जन बोलते हैं। ये सुन के ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहती है कि आज मैं तुम सबको टुकड़ों में बांट दूंगी। तभी यहाँ पे कुछ लोग किमी हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम एक वर्जन हो और तुम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे ऊपर यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है। इसके बाद ये लोग इसे पकड़ लेते हैं और इसके बलून्स को पकड़ने लग जाते हैं। पर तभी कोई इन्हें यहाँ पे जाल में बांध देता है, जो देख के ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये और कोई नहीं, ये रैग्नर होती है, जो कि इसे कहती है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं भी इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहूंगी। वो इसे बोलता है कि तुम्हें पता है ना, अगर तुम हमें छोगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होगा। ये इसे कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी, आखिरकार तुम इस बारे में किसे बताओगे? इसकी बात सुन के ये लोग काफी घबरा जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। रैग्नर फिर से कहती है कि आखिरकार तुम उन जैसे ट्रैश को अपने आप को हाथ लगाने कैसे दे सकती हो? तुम सचमुच बेवकूफ हो। तुम्हारे साथ यहाँ पे हनी की भी जान खतरे में थी। तो सैरा इससे माफी मांगती है। इसे कहती कि कोई बात नहीं, जब तक तुम ठीक हो। ये फिर इसे कहती कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी और मेरे मास्टर की जान बचाने के लिए। पर रैग्नर इसे बोलती है कि अगर सच कहूँ तो मैंने तुम्हारे लिए नहीं, मैंने अपने हनी के लिए उन लोगों से लड़ाई की थी। अब चलो किसी होटल को ढूंढते हैं ताकि हम यहाँ पे कुछ अलग चीजें कर सके। इसकी बात सुन के सैरा इसके ऊपर हमला कर देती है और इसे बोलती है कि ये सिर्फ मेरे मास्टर है और इन्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहूंगी दिल से कि तुमने मेरी मास्टर की जान बचा ली, पर मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहती। पर फिर भी मैं तुमसे काफी ज्यादा हेट करती हूँ, मुझे तुमसे नफरत है और मास्टर सिर्फ मेरे है और मेरे और वो किसी के नहीं हो सकते और मुझे इस चीज के लिए माफ कर देना। पर ये कहते हुए ये किमी हाथों को जोर से पकड़ लेती है, जिस वजह से वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। इसकी बात सुन के रैग्नर से कहती है कि फाइनली तुमने अपने मन की बात कह दी। अगर सच कहूँ तो मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते जो कि यहाँ सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ गलत है तो तुम्हें उस बारे में बात करनी चाहिए। और जैसा कि तुम्हें पता है मैं काफी ज्यादा बड़ी हूँ, इसी वजह से मैं हमेशा अपने गार्ड्स में रहती हूँ और कोई भी मुझसे यहाँ पे लड़ाई करने की एक बार भी नहीं सोचता। लोगों की अपनी सोच होती है कि किसे वो पसंद करते हैं किसे नहीं, उनको हम बदल नहीं सकते और ये तुम्हारे ऊपर है। और वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ सही है और वो हिपोक्रेट बात करते रहते हैं। इसी वजह से ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो वो भी ठीक है, तुम्हें यहाँ पे अपने आप पे जोर डाल के मुझे पसंद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलो घर चलते हैं ताकि मैं यहाँ पे हनी का डिलीशियस खाना खा सकूं। ये फिर इसे लेके यहाँ से जाने लग जाती है। तो सरा सोचती है ये बिल्कुल सच है कि मैं उसे पसंद नहीं करती, पर हाँ जो कुछ भी आज उसने किया मैं उसके ऊपर भरोसा जरूर कर सकती हूँ। ये भी फिर यहाँ पे किमी हाथों को खींचने लग जाती है और ये दोनों बात करते हैं कि ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे की एक बात मानेंगे। और घर पहुंचने के बाद ये सरा को यहाँ पे अपने जाल से बांध देती है और कहती है कि मैं हमेशा से ये करना चाहती थी इसके साथ। तो मुझे अब बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम मुझे अभी भी हेट करती हो क्या? सरा इसे बोलती कि हाँ मैं
तुम्हें हमेशा हेट करते रहूंगी। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे किमियातो की तबीयत खराब हो जाती है और ये सभी टेंशन में आ जाते हैं। पर मिया मजाक में कहती है कि तुम यहाँ पे नर्स से कैसे ट्रीट होना चाहोगे, और वो नर्स के कपड़े पहन लेती है। पर इससे पहले ये इसे छू भी पाती, यहाँ पे सिमत आ जाती है जो कि दीवार तोड़ देती है और इसे बोलती है कि सभी लोग इस रूम से बाहर निकल जाओ, इससे पहले कि मियातो की बीमारी तुम्हें हो जाए। ये फिर इन सभी को बताती है कि डार्लिंग कुन को अभी हमें क्वारंटाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो वायरस है वो अगर तुम्हारे अंदर चले गए तो म्यूटेट होके वो दुनिया भर में फैल सकते हैं, जिस वजह से पूरी दुनिया में पेंडेमिक का माहौल हो सकता है। इसकी बात सुन के ये लोग पूछते कि तो फिर डार्लिंग कुन का ख्याल कौन रखेगा। ये इसे बताती कि फिक्र मत करो, उसका ख्याल मैं रखूंगी, पर हाँ मेरे काफी सारे काम है जो कि अभी मेरे असिस्टेंट संभाल रहे हैं, पर मुझे वो काम करना पड़ेगा घर वापस जाके। कुछ देर बाद ये लोग देखते हैं कि ये यहाँ पे सो जाती है और ये लोग समझ जाते हैं कि सिमित से कुछ भी नहीं होने वाला। इसी वजह से मिया बोलती है कि हमें डार्लिंग का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, सिमित से कुछ नहीं होगा। तो मैरो बोलती है कि ठीक है, मैं यहाँ पे डार्लिंग के पास जाने के लिए तैयार हूँ ताकि मैं उन्हें यहाँ पे ठीक कर सकूँ, बेशक इसमें मेरी जान क्यों न चली जाओ। पर सैरे इसे कहती है कि पागल मत बनो, हमें यहाँ पे कोई चाहिए जो कि यहाँ पे इन्फेक्टेड ना हो। और ये सभी सू की तरफ देखते हैं क्योंकि वो स्लैम है और इसी वजह से उसे बीमारी नहीं हो सकती। सू फिर किमियातो के पास चली जाती है और सैरा की आवाज में बात करने लग जाती है। इसे शुरू में कुछ समझ नहीं आता, पर सैरा उसे सारी चीजें समझा देती है कि वो लोग अभी उसे अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि उससे यहाँ पे इन्फेक्शन फैल सकता है। हमें फिर कुछ देर पहले दिखाया जाता है जहाँ पे सू यहाँ पे किमियातो को रूप ले लेती है और उसके बाद यहाँ पे सैरा उसे बताती है कि उसे बुखार कैसे चेक करना है। पर जैसे ही वो उसके पास जाती है वो यहाँ पे शर्मा जाती है और यहाँ पे छुप जाती है। सू भी ऐसा करने की कोशिश करती है पर वो गलती से अपने सर को किमियातो के सर में घुसा देती है, जिस वजह से उसे सांस नहीं आती। इस वजह से इसे डांटता भी है। फिर ये शिफ्ट होती है मैरो पे, जो कि इसे बताती है कि मास्टर आपको ठीक करने का सबसे बेस्ट उपाय है। हम मरमेड से यहाँ पे मेडिकल बात लेती है, जिस वजह से हमारी बीमारी काफी जल्दी ठीक हो जाती है। और ये भी ऐसे ही करता है, पर ये इसे पूछता है कि आखिरकार मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा। तो ये इसे बताती है कि उसके लिए आपको 1 से 2 हफ्ता लगेगा। इसकी बात सुन के ये गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो क्या। फिर बारी आती है मिया की, जो कि इसके लिए स्पेशल खिचड़ी बनाती है। इस चीज को देख के सभी को लगता है ये बेकार खाना होगा, पर जब लड़कियां इसे देखती है तो ये काफी अच्छा दिख रहा होता है, जिस वजह से मैरो से कहती कि मैं इसे टेस्ट करके देखना चाहती हूँ। और जब वो उसे खाती है तो उसके दिमाग में पटाखे बजने लग जाते हैं और उसे कहानी आती है जहाँ पे विच ने मरमेड को यहाँ पे एक पोशन दिया था जिसे पीने के बाद उसे यहाँ पे दर्द तो होगा, पर उसके पास इंसानी टांगे आ जाएगी, पर वो दर्द काफी ज्यादा होगा। और ये दर्द यहाँ पे इस खाने में भी झलक रहा होता है, जिस वजह से यहाँ पे मैरो बेहोश हो जाती है। सू फिर मिया की उस दर्दनाक खिचड़ी को यहाँ पे किमियातो को खिलाने के लिए आ जाती है, पर इसे देख के किमियातो समझ जाता है कि अगर उसने उसे खा लिया तो उसकी जान जाना तय है। पर जब वो यहाँ पे खाने के ढक्कन को खोल के देखता है तो वो खत्म हो चुका होता है, जो देखिए थोड़ा हैरान होता है। तो फिर इसे बताती है कि दरअसल उस खिचड़ी को उसने खा लिया, जिस वजह से किमियातो इसका शुक्रिया करता है क्योंकि इसे वो खाना खाना नहीं पड़ेगा। और अब बारी होती है पापे की, जो कि इसे कहती कि मास्टर आज आपको मैं अपने विंग्स में रख लूंगी। ये चीज देखे किमियातो घबरा जाता है क्योंकि सू के पास तो पंख ही नहीं है और वो पानी से बनी हुई है। वही कुछ देर पहले ये लोग सू के साथ अजीब चीजें करने लग जाते हैं, जिस वजह से सीरिया और यहाँ पे मिया गुस्सा हो जाती है और वो भी यहाँ पे इसी के साथ सेम चीज करने लग जाती है ताकि वो इसे यहाँ पे इसकी बीमारी से ठीक कर सके। पर ये बीमारी से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होता, ये लोग बस अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी करना चाहते थे। ये चीज देख के रैगनर इन सभी को पकड़ लेती है और सोचती है कि अब उसकी बारी है, पर ये देखती है कि सू यहाँ से गायब हो चुकी होती है। दरअसल सू यहाँ पे अब तक किमियातो तक पहुंच चुकी होती है और वो सारी चीजें किमियातो के साथ कर रही होती है। ये चीज देख के किमियातो सोचता है कि आखिरकार उन लड़कियों ने इसे क्या सिखाया। तभी यहाँ पे सू इसका माइंड बढ़ती है, जहाँ पे इसे एक कहानी याद आती है जहाँ सू यहाँ पे कुछ समय के लिए खो गई थी और वो बारिश में थी, जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल सकती थी। तभी यहाँ पे किमियातो आता है और उसे कहता है कि तुम ऐसे बाहर नहीं निकल सकती बिना होस्ट के, और ये इसे छतरी देता है और उसे कहता है कि चलो घर चलते हैं, और वो खुद यहाँ पे भीगते हुए जाता है। इसके बाद इसे पता चलता है कि आखिरकार इससे क्या क्या हो रहा है और ये इसी की वजह से बीमार पड़ा है, जिसके बाद ये इसे पकड़ लेती है और उसके यहाँ से पानी निकालने लग जाती है। तो ये इसे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, पर कुछ देर के बाद ये ठीक हो जाता है और ये कहता है कि मैं समझ गया, तुमने मेरी तबीयत ठीक कर दी, जिसके लिए इसका शुक्रिया करता है। पर तभी यहाँ पे लड़कियां दरवाजे तोड़ के अंदर घुस जाती है। तो इनसे पूछता है कि तुम सब यहाँ पे क्या कर रही हो। ये इसे बताता है कि सूनी यहाँ पे उसकी तबीयत ठीक कर दी। ये चीज देखिए ये लोग हैरान होते हैं। तभी सुई ने कहती है कि मास्टर सिख थे, इसी वजह से मैंने उन्हें ठीक कर दिया क्योंकि मैं मास्टर से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं मास्टर के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। इसे बोलता देख ये लोग हैरान हो जाते और सोचते हैं कि आखिरकार सू को ये सब किसने सिखाया, कहीं इनकी वजह से तो नहीं है। और मिया हैरान हो जाती है क्योंकि इसके पास एक और नई राइवल आ गई है। इसे कहते कि तुम मुझे सच बताओ, क्या तुम मुझसे सचमुच प्यार करती हो या फिर तुम भी बातें कर रही हो। यहाँ पे पर सू को कुछ समझ नहीं आता। उतने में यहाँ पे सिमित को होश आ जाता है, जो कि इन्हें कहती है कि आखिरकार तुम सब यहाँ पे क्या कर रही हो। पर इतनी देर एसी में सोने की वजह से सिमित की तबीयत खराब हो जाती है और सभी लोग इससे दूर हट जाते हैं ताकि उन्हें भी यहाँ पे इन्फेक्शन ना हो सके। सिमित फिर यहाँ पे अपने साथियों को कॉल करती है, पर वो लोग बहाना मारते हुए कहते हैं कि वो लोग काम से कहीं बाहर आए, इसी वजह से वो लोग अभी उसकी मदद करने के लिए नहीं आ सकते। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि मियातो को, जो कि एक कैफे के यहाँ पे आया
होता है। दरअसल ये सिमित सान के साथ डेट पे आया होता है, तो ये इसे पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ डेट पे क्यों आना चाहती थी। ये इसे बताती है कि मैं इस मेड कैफे को हमेशा से विजिट करना चाहती थी। वही बाकी लड़कियां जो है वो इन्हें देख रही होती है, सोच रही होती है कि कहीं यहाँ पे वो उनके ऊपर चीट तो नहीं कर रहे हैं ना। पर सीरिया ने बोलती है कि हम बिना कुछ कंफर्म किए मास्टर से इस बारे में बात नहीं कर सकते। तभी इनकी नजर सू पे जाती है और इन सभी को एक आइडिया आता है। मैरो फिर मेड की ड्रेस पहन के अंदर चली जाती है, जिसे देख के सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि ये काफी खूबसूरत होती है। कि मिहातो फिर इससे पूछता है कि क्या तुम मैरो हो। मैरो इसे कहती है कि मास्टर आखिरकार आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पे इसकी बात सुन के कहता है कि नहीं नहीं, मुझे शायद गलतफहमी होगी, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया। स्मिथ फिर से बताती है कि तुम्हें पता है ना मैरो यहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। ये इसे कहता है कि हाँ। मैरो फिर यहाँ पे कॉल करके कहती है कि मास्टर ने मुझे नहीं पहचाना। दरअसल इन लोगों ने ड्रेस के नीचे सू को बैठा रखा होता है ताकि मैरो यहाँ पे चल सके। ये दोनों फिर मैरो को कहते हैं कि जल्दी पता लगाओ कि डार्लिंग यहाँ पे उसे डेट कर रहा है कि नहीं। पर यहाँ पे एक गलती से किसी के ऊपर गिर जाती है और उसका मिल्क शेक इसके ऊपर गिर जाता है और पूरा मिल्क इसके ऊपर होता है, जिस वजह से वो आदमी भी काफी हैरान होता है। ये फिर यहाँ पे अपने आप को अजीब तरीके से इमेजिन करने लग जाती है कि वो एक मेड है और लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं। तभी वो लोग इसे कहते हैं कि उन्हें देखो और हमें बताओ कि आखिरकार वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। स्मिथ फिर इसे कहती है कि हम दोनों को अगली बार डेट पे कहाँ जाना चाहिए। ये इसे बताता है कि मुझे प्राइवेट जगह ज्यादा पसंद है क्योंकि वहाँ पे मैं रिलैक्स हो सकता हूँ। तभी मैरो देखती है कि उसके कपड़े गीले हो चुके होते हैं और सू यहाँ पे इसे सुखाने लग जाती है, जिस वजह से अजीब आवाज करने लग जाती है और सभी लोग इसे ही देखने लग जाते हैं। वही ये दोनों यहाँ पे गेम पार्लर के यहाँ जाने लग जाते हैं, पर तभी इनकी नजर एक कॉस्प्लेयर पे जाती है। कि मिहातो को लगता है कि ये पापी है, पर उसके बलून्स होते हैं, इस वजह से उसे लगता है कि ये इसका वहम है। ये दोनों फिर यहाँ पे गेम पार्लर के यहाँ पे चले जाते हैं और इनके पीछे पापी भी आ जाती है। पर स्मिथ को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि उसने सारे गेम को हरा दिया होता है। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वही पापी को यहाँ पे कुछ हो जाता है और इसी वजह से वो यहाँ पे सू को दबाने लग जाती है। सभी को लगता है कि वो बलून दबा रही है और वो सभी यहाँ पे इसकी फोटो खींचने लग जाते हैं। वही किमी हाथों और स्मिथ एक जगह आराम करने लग जाते हैं। पर तभी किमी हाथों कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाता हूँ। ये फिर शॉप पे चले जाता है ताकि ये आइसक्रीम खरीद सके। पर ये देखता है कि इन दोनों की शक्ल मिया और सरिया से मिलती जुलती होती है और ये वही होती है। किमी हाथों सोचता है कि आज सभी की शक्लों में मुझे वो सारी लड़के दिख रहे हैं, आखिरकार ये सब हो क्या रहे। वही इतना कुछ करने के बाद पापी और मैरो पूरी तरह थक चुके होते हैं और उनके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं होती। तभी यहाँ पे वो सभी लड़के आ जाते हैं जिन्होंने यहाँ पे इन दोनों को तंग किया होता है। पर इन लोगों को देख के स्मिथ को काफी गुस्सा आ जाता है। इसी वजह से वो किमी हाथों को लेती है और यहाँ से चली जाती है। इन्हें जाता हुआ देख मिया कहती है कि सेंटोरिया तुम यहीं पे रुको, मैं यहाँ पे उन्हें पकड़ के आई। पर इन लोगों ने जो कपड़े पहन रखे होते हैं वो सूखे होते हैं। इसी वजह से यहाँ सेंटोरिया के जो बलून्स है वो दिख जाते हैं और सभी लोग यहाँ पे उसके ऊपर चेयर करने लग जाते हैं। वही मिया एक बॉक्स का यूज करके किसी तरह किमी हाथों और स्मिथ का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग के यहाँ पे आ जाती है। तब इसकी नजर रैकनर पे आती है और ये सब पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। रैकनर से बताती कि मैंने फाइनली उन दोनों को ढूंढ निकाला, पता नहीं वो इतने समय से क्या कर रहे हैं। मैं हनी की फोटो खींचूंगी और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करूंगी ताकि मैं जो चाहे वो कर सकूं। पर मिया से कहती है कि मुझे भी ऊपर ले चलो, मुझे भी देखना है कि डार्लिंग मेरे ऊपर कैसे चीट कर रहा है। पर ये दोनों जब उस बालकनी में घुसते हैं तो वो लोग यहाँ पे इन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और यहाँ पे मैं तो इनसे पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या क्या रही हो। स्मिथ फिर इन सभी को सच्चाई बताती है और इन्हें बोलती है कि दरअसल एक लेटर रिसीव हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है कि वो डार्लिंग कून को मार देगा अगर उसने यहाँ पे किसी से भी शादी की तो। इसी वजह से ये लोग प्रिटेंड कर रहे थे कि लोग डेट पे है ताकि वो लोग उस इंसान को ढूंढ निकाले, पर वो अब तक बाहर नहीं आया। स्मिथ फिर इनसे कहते कि मुझे तुम सभी से एक फेवर चाहिए। ये लोग बोलते हैं कि क्या। ये इसे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सभी यहाँ पे डेट करो ताकि हम कल्प्रिट को बाहर निकाल सके। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ मिया कहती है कि मुझे लगा था कि डेट पे हम दोनों ही आएंगे, पर आखिरकार तुम यहाँ पे मैरो को क्यों लेके आए। ये इसे बताता है क्योंकि मैरो मेरे साथ आना चाहती थी। पर मैरो मिया को कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि मैं अपने मास्टर की एक दिल टूटी आशिक बनना चाहती हूँ और मैं आखिर में मेक श्योर करूंगी कि तुम दोनों ही रिलेशनशिप में आ जाओ, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वही तोनिशा ये सारी चीज देख के हंस रही होती है। उसे लगता है कि वो भीड़ में मिक्स हो गई है, पर उसकी हाइट काफी ज्यादा होती है। ये लोग फिर डेट के लिए एक्वेरियम के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे इन लोगों का काफी अच्छे से स्वागत किया जाता है। पर मैरो का ऐसा स्वागत देख के ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ये लोग फिर अंदर आ जाते हैं जहाँ मैरो ने बताती है कि मैं फ्रेश वाटर पे फिश कॉर्नर के यहाँ जा रही हूँ, तुम भी वहाँ पे कुछ देर के बाद आ जाना क्योंकि वहाँ पे शो होने वाला है। पर ये लोग फिर मैरो के पास को देखते हैं जहाँ पे लाइफ टाइम के लिए फ्री एक्सेस लिखा होता है और ये चीज देख के ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर ये दोनों इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते और डेट के लिए निकल जाते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के साथ काफी अच्छा लग रहा होता है। तभी मिया इसे बताती है कि डार्लिंग वहां देखो, वो दोनों फिश लवर्स एक दूसरे को किस कर रहे हैं और इसी बहाने ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं। पर तभी यहाँ मैरो आ जाती है जो कि इन्हें बताती कि वो दोनों ही फिश मेल है। ये चीज सुन के ये दोनों ही यहाँ पे डिस्गस्ट फील करते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मिया से गुस्सा हो जाती है और उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने मेरे चांस को रूइन कर दिया, आखिरकार तुम ऐसा
क्यों कर रही हो? तो इसे कहती कि तुम इस फिश को देख सकती हो, मुझे माफ कर देना डिस्टर्बेंस के लिए। ये दोनों फिर शो के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ मिया सोचती है कि वो स्टूपिड मैरो उसने मेरा मूड पूरी तरह खराब कर दिया, मैंने कितना अच्छा चांस बनाया था। तभी यहाँ पे मैरो उसके सामने आ जाती है, जो कि इस बार शो में परफॉर्म करने वाली होती है। मिया की हाथों को बताती है कि वो सचमुच बेवकूफ है, हमें यहाँ पे कल्प्रिट अभी भी देख रहा होगा, हम यहाँ पे उसे अटेंशन ग्रैब नहीं करना चाहते होंगे, पता नहीं ये सब वो क्या कर रही है। तभी मैरो इन दोनों को इशारा देती है शो स्टार्ट करने का। ये चीज देखिए लोग हैरान होते हैं, पर जो कि मिया तो होता है वो सिर्फ मैरो को देख रहा होता है, और ये चीज देख के मिया को अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वो यहाँ पे चली जाती है। फिर जब मिया वापस जा रही होती है तो वो गलती से एक लेजार्ड से टकरा जाती है। वो लेजार्ड से बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा था। मिया से कहती है इसी कोई बात नहीं, ये दोनों एक ही काइंड के होते हैं, इसी वजह से मैं इससे अटैच हो जाती है और इससे बात करने लग जाती है। ये चीज देख के टोनियाशिया इस बारे में स्मिथ को बता देती है, तो स्मिथ ने कहती है कि मुझे लगता है कि उसका टारगेट यहाँ पे डार्लिंग कून नहीं था, उसकी टारगेट शायद से यहाँ मिया भी हो सकती है या फिर कोई और लड़की, हमें इस बारे में नहीं पता, पर हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। वहीं वो लड़का मिया को यहाँ पे बोट राइड पे लेके आ चुका होता है और वो इसे बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा वो एक और लड़कियों को ले आया तुम्हारे साथ डेट पे, ये कितनी अजीब बात है ना, अगर वो तुम्हारे बारे में सचमुच केयर करता तो वो तुम्हें कभी भी इग्नोर नहीं करता। ये से बोलती कि हाँ मैरो ने मुझे कहा कि वो मुझे सपोर्ट करेगी, पर वो अपने आप को बस अच्छा दिखाना चाहती है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, और मेरा डार्लिंग उसे इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि वो यहाँ पे हर किसी को खुश रखना चाहता है और वो काफी अच्छा इंसान है। इसकी बात सुन के ये ऐसे बोलता है कि आखिरकार उस इंसान में ऐसा खास क्या है, वो बस एक घटिया आदमी है, और मैं सच कह रहा हूँ अगर वो आदमी हम दोनों के बीच में आया तो मैं उसे यहाँ पे खत्म कर दूंगा। इसकी बात सुन के मिया इसे बोलती है कि तुम्हें पता है ना लामी और लिजर्ड मैन सिमिलर है पर वो दोनों बिल्कुल अलग है, पर ये से बताता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, दरअसल मैं ड्रैगन नाइट हूँ। इसकी बात सुन के मिया को लगता है कि कहीं ये वही तो नहीं है जिसने यहाँ पे डार्लिंग को लेटर लिखा था। ये फिर से पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद कर देता है, पर इससे पहले ये कुछ भी कर पाता है यहाँ पे डार्लिंग को यानी कि किमा तो आ जाता है और उसे बोलता है कि आखिरकार तुम मिया के साथ कर क्या रहे हो, और इससे पहले ये यहाँ से भाग पाता मैरो यहाँ पे इसके चप्पू ले जाती है और सीधा ये लोग टकरा जाते हैं। इसके बाद किमिया हाथों किसी तरह मिया को बाहर निकाल लेता है, पर इन दोनों के एक साथ देख के वो लड़का इसे कहता है कि मेरी बीवी से दूर हट जाओ, तुम एक घटिया आदमी हो। पर यहाँ पे मिया इसके ऊपर बॉटल फेंक के कहती है कि आखिरकार तुम अपनी वाइफ किसे कह रहे हो। तभी किमिया हाथों इसके पास चले जाता है और उसके कपड़े उतारने लग जाता है ताकि उसे ठंड ना लगे, पर जब ये इसके कपड़े खोलता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल ये एक लड़की है। ये चीज देख के ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं और किमिया हाथों बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई सा भी इंटेंशन नहीं था। वही वो इसे बताती कि मैं तो बस मिया की दोस्त बनना चाहती थी, आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये इसे समझाने की कोशिश करता है पर वो उसे बोलती इसी वजह से मुझे वायलेंट मैन से हेट है, मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। तभी यहाँ पे मिया को एक चीज देखते हैं और उससे पूछती कि ये क्या है। ये यहाँ पे इस डब्बे को खोल के इसे पहना देता है, दरअसल ये एक नेकलेस होता है। मिया तो इसे कहता है कि मुझे लगा था कि ये तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा, इसी वजह से मैंने इसे खरीद लिया था। ये चीज देख के मिया इसे गले लगा लेती है और उसे कहती कि मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे दूर चले गई थी। फिर आखिर में स्मिथ यहाँ पे उस लड़की को पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि तुम बार बार अपनी होस्ट फैमिली को छोड़ के जा रही हो और तुम यहाँ पे उनकी बातें नहीं सुनती, अगर तुमने ऐसा दोबारा से किया तो तुम्हें इस चीज के लिए पनिशमेंट मिल सकती है। ये इसे बोलती है कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगी, पर स्मिथ सोच रही होती है कि अगर इसने वो लेटर नहीं भेजा तो आखिरकार वो कौन हो सकता है जिसने यहाँ पे डार्लिंग कून को यहाँ पे लेटर भेजा। कहानी की शुरुआत में हम किमी हाथों को देखते हैं जो कि जंगलों के बीच में यहाँ पे सीख कबाब फ्राई कर रहा होता है। वो बोलता है कि कितना समय हो गया ना मुझे जंगल में यहाँ पे समय बिताए, ये कितनी अच्छी जगह है, पर यहाँ पे जो पापी होती है वो सूखे सा शरारत करी होती है जिस वजह से उसे अच्छा नहीं लगता। तभी ये पापी से पूछता है कि तुमने कहा था ना कि तुम यहाँ पे आना चाहती हो, आखिरकार उसका रीजन क्या है, पर ये बर्ड ब्रेन है इसी वजह से इसे कुछ भी याद नहीं। तो ये यहाँ पे याद करने लग जाती है। पापी फिर बोलती है कि मैं जरूर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज भूल रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, जो कि मुझे कुछ देर पहले याद था। उतने में ही देखता है कि ज़ॉम्बीना जो है वो इसके सीख कबाब खा रही होती है, तो इसे कहता है कि आखिरकार तुम ये क्यों खा रही हो। ये इसे बोलती कि सर आसपास देखो यहाँ पे कितने इंडस्ट्रियल कचरा है, ये चीज तो इलीगल है ना, पर जरा सोचो यहाँ पे एक मिस्टीरियस वायरस तुम्हें पकड़ ले और उसके बाद तुम ज़ॉम्बी बन जाओ। ये इसे बोलता है कि मेरे साथ मजाक करना बंद करो। तो ये बोलती है कि जरा सोचो यहाँ पे एक जायनेटिक मॉन्स्टर आ जाए, वो भी कूड़े से बना हुआ। तभी इनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं और पापी और सू को लेके यहाँ से भागने लग जाता है और सोचता है कि इंडस्ट्रियल कचड़े से इतना बड़ा मॉन्स्टर कैसे बन सकता है। तभी मॉन्स्टर पापी को पकड़ लेते और पापी बोलती है कि मास्टर मुझे कभी मत भूलना, मैं आपको याद रखूंगी। पर वो यहाँ पे किमिया हाथों को भी पकड़ लेता है। किमिया हाथों फिर सू को बोलता है कि जाके सभी लड़कियों को बुला के ले आ जाओ। तभी वो मॉन्स्टर अपना असली चेहरा रिवील करता है और ये एक डेमी ह्यूमन गर्ल होती है जो कि इसे बोलती है कि मुझे इंसानों से नफरत है और मैं इंसानों से अब रिवेंज लेके रहूंगी, उन्होंने अपना कचरा मेरे ऊपर फेंका। तो ये सोचता है कि मैंने इस बारे में तो कभी नहीं सुना था, स्मिथ ने जो मुझे बुक दी इस बारे में तो इसमें कहीं नहीं लिखा। उतने में यहाँ पे पापी से बोलती है कि वो मेरे मास्टर है, उन्हें हर्ट बिल्कुल भी मत करना। ये चीज देख के किमी हाथों से पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो क्या। तो ये इसे बताती कि हाँ ये मेरी यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड है जिससे मैं कुछ समय पहले मिली थी पर मैं उसे भूल गई। ये फिर से बताती कि स्मिथ ने जब नॉन ह्यूमन किडनैपर्स को जब पकड़ा था तो उस समय यहाँ पे इसे कीम मिली थी जो कि अपने फ्रेंड से यहाँ पे अलग हो गई थी और इसे देख के इसे इसके ऊपर तरस आ गया और उसने उसे यहाँ पे जंगल में प्लांट कर दिया और उससे प्रॉमिस किया कि वो हर महीने उससे मिलने के लिए आएगी।
जाएगी। पर ये यहाँ पे बर्ड ब्रेन है, इसी वजह से वो यहाँ पे की कोई भूल गई। ये फिर से बताती है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें यहाँ पे प्लांट करके भूल गई, प्लीज हम दोनों को यहाँ पे छोड़ दो, मेरे मास्टर कोई बुरे इंसान नहीं है, वो काफी अच्छे है। पर की इसे बोलती है कि सिर्फ पापी ही मेरी दोस्त है और बाकी इंसानों से मैं नफरत करती हूँ, चाहे जो कोई भी हो। ये फिर अपने जड़ों से कीमी हाथों को दबाने लग जाती है, जो देख के पापी को गुस्सा आ जाता है और वो इसे बोलती है कि लगता है अकेले रहते हुए तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने में लगाना पड़ेगा। और ये इसके ऊपर हमला कर देती है, पर ये इसे भी पीट देती है। तो कीमी हाथों कहता है कि पागल मत बनो, ये सब तुम क्या कर रही हो। पापी इसे बोलती है कि मेरे हिसाब से की गुस्सा है क्योंकि मैं उसे भूल गई थी, मैं उसे बस बना लूंगी, आप चिंता मत करो। तभी की इसे यहाँ पे हवा में फेंक देती है और इससे पहले ये कहीं पे भी गिरती तो उसे पकड़ लेती है, जो कि अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है। इसे देख के पापी काफी हैरान होती है। तभी कीमी हाथों भी इसके ऊपर गिर जाता है और इससे पूछता है कि आखिरकार ये इतनी बड़ी कैसी हुई। पापी इसे बताती है कि शायद से उसने डंप के न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व कर लिया होगा, इसी वजह से वो इतनी बड़ी हो गई है। सू फिर पापी को यहाँ पे की का रस चूसने के लिए भेज देती है ताकि वो उसके न्यूट्रिशन को खींच सके और उसे कमजोर कर सके, और खुद यहाँ पे इससे लड़ने लग जाती है। इन दोनों का काफी कड़ा मुकाबला होता है, पर तभी यहाँ पे ये पापी को पकड़ लेती है और पापी आप की का यहाँ पे एनर्जी नहीं सक कर पा रही होती है। तभी वो यहाँ पे कीमी हाथों को बोलती है कि मास्टर आपको मेरे लिए इसकी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसे हरा सके। और ये तीनों ही कुछ न कुछ अजीब चीज करने लग जाते हैं। वही ज़ॉम्बियाना ये सारी चीज देख के काफी हैरान होती है, वो सोचती है कि आखिरकार ये तीनों ये चीज कर क्या रहे हैं। ये लोग फिर किसी तरह की को नॉर्मल कर देते हैं और की इन सभी को बताती है कि आखिरकार ये इतनी ज्यादा गुस्सा क्या थी। स्मिथ इसे देखी बोलती है कि मैं समझ गई कि सारी फसाद की जड़ तुम ही हो और तुम्हें इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। उतने में यहाँ पे कीमी हाथों बोलता है कि ये सारी गलती इलीगल डंप वालों की है, इसमें यहाँ पे की कोई भी गलती नहीं है, प्लीज की को यहाँ पे पनिश मत करना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी यहाँ पे स्मिथ से बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, वो काफी छोटी है, आखिरकार मैं उसे पनिश क्यों करूंगी, और ऊपर से उसने वो लेटर भी नहीं भेजा क्योंकि उसे लिखना भी नहीं आता, तो आखिरकार मैं उसे पनिश क्यों करूंगी। ये फिर से बोलती है कि हमेशा के लिए यहाँ पे फॉरेस्ट में रह सकती है और उसे अब डंप की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ अगर वो घर वापस जाना चाहे तो हम उसे यहाँ पे घर भी वापस भेज सकते हैं। उतने में यहाँ पे किसी बोलती है कि नहीं, पापी और सू उसके साथ खेलने के लिए आएंगे, इसी वजह से वो यही रहना चाहती है, पर वो यहाँ पे कीमे हाथों के साथ नहीं खेलेगी, कभी भी नहीं। स्मिथ फिर यहाँ पे कीमे हाथों से पूछती है कि आखिरकार तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो तुम्हारे साथ कभी भी नहीं खेलेगी, पर कीमे हाथों यहाँ पे कुछ भी नहीं बता सकता। वही ये दोनों की को समझाते हैं कि उनके मास्टर कोई बुरे इंसान नहीं है, वो सचमुच काफी अच्छे इंसान है। तो ये नहीं कहती कि उसने मेरे बलून्स को छुआ, आखिरकार मैं यहाँ पे इस चीज के लिए उसे कैसे माफ कर सकती हूँ। वही हम ज़ॉम्बीना को देखते हैं जो कि मिट्टी के अंदर धसी हुई होती है और वो यहाँ पे मदद मांग रही होती है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे कीमी हाथों सेंटोरिया को लेकर डेट पे होता है और सभी लोग इसके देख के यहाँ पे डर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे मनाको से कॉल करते हैं और उसे बोलती है कि दरअसल यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ये इसकी बात सुन के कहती है कि आखिरकार कहाँ प्रॉब्लम है, मुझे अभी बताओ, मैं यहाँ पे उसे छोड़ूंगी नहीं। वो इसे बताती है कि हमने तुम्हें कहा था कि तुम्हें डेट पे जाने का एक्ट करना है ताकि हम कल्प्रिट को बाहर निकाल सके, पर जो तुमने पहन रखा है उस वजह से कल्प्रिट बाहर नहीं आ रहा। पर वो इसे बताती है कि मैंने ये सिर्फ अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए पहन रखा है, पता नहीं कौन सा मास्टर मेरे मास्टर के ऊपर हमला कर दे। तभी कीमी हाथों बोलता है कि सेंटोरिया ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तुम चाहो तो अपना हेलमेट उतार सकती हो। ये हेलमेट उतारते हुए बोलती है कि मास्टर आप चिंता मत करिए, आपको यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक मैं यहाँ पे हूँ। पर इसे ऐसा देखिए सोचता है कि आखिरकार ये इतनी ज्यादा फायर्ड अप क्यों है। वही पे हम एक लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पे मानाको के यहाँ आ चुकी होती है। वैसे पूछती कि आखिरकार तुम कर क्या रही हो। मानाको इसे बताती है कि मैं किसी के ऊपर नजर रख रही हूँ, पर तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। पर जैसे ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं ये दोनों यहाँ पे डर जाते हैं और वो लड़की यहाँ से भाग जाती है। दरअसल ये इसको यहाँ पे बेवकूफ बनाने के लिए आई होती है। ये फिर से कहती है कि नॉन ह्यूमन को बेवकूफ बनाना कितना ज्यादा आसान है, मैं अब सेंटोरिया के साथ खेलूंगी और उसे बेवकूफ बनाऊंगी, देखते हैं कि उसके पास दिमाग है कि नहीं। वहीं पे हम सेंटोरिया को देखते हैं जो कि एक शॉप में घुसने की कोशिश करती है पर वो घुस नहीं पा रही होती है, तो यहाँ पे उसे पीछे जाने के लिए कहता है और वो ऐसे ही करती है, पर इस वजह से शॉप का कुछ नुकसान हो जाता है। यहाँ पे कीमे हाथों उसे उठाने की कोशिश करता है पर सेंटोरिया यहाँ पे उसे भी करा देती है, जिस चीज के लिए वो उसे माफी मांगती है। ये दोनों फिर गार्डन में आ जाते हैं जहाँ पे सेंटोरिया ने इसके लिए खाना बनाया होता है, जो देखिए काफी इंप्रेस होता है, पर जब वो उसे खाता है तो इसमें बिल्कुल भी फ्लेवर्स नहीं आ रहे होते हैं, पर फिर भी कीमे हाथों इस खाने की तारीफ करता है। उतने में रैगनर इसके सैंडविच को खाती है और उसे बताती है कि सेंटोरिया क्या तुमने इसे यहाँ पे टेस्ट करके देखा, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा, तुम्हें कम से कम इसे खा के देखना चाहिए था कि तुमने ये सैंडविच कैसा बनाया है। हनी तुम्हारी खाने की तारीफ लेकर आया ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, वरना अगर सच कहूँ तो इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, ये ऐसा टेस्ट करता है जैसे कि किसी घोड़े का खाना हो। इसकी बात सुन के इसे कहती है कि मैं बस वेजिटेबल्स खाती हूँ, मुझे नहीं पता कि लोगों का टेस्ट बड कैसा हो सकता है, उस चीज के लिए मैं माफी चाहती हूँ। और ये कहने के बाद ये अपने दिमाग को शांत करने के लिए यहाँ से चली जाती है और जंगल में चिल्लाने लग जाती है कि मैं बस अपने मास्टर को शुक्रिया करना चाहती हूँ जो भी उन्होंने मेरे लिए किया। उतने में यहाँ पे वो लड़की आ जाती है जो कि इसकी पीठ पे चढ़ जाती है। ये देख के गुस्सा हो जाती है, पर ये लड़की इसे कहती है कि एक चीज है जो तुम अपने मास्टर के लिए कर सकती हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर कुछ देर के बाद कीमे हाथों इसे ढूंढते हुए आता है और इसे बोलता है कि आखिरकार तुम कहाँ थी, पर ये इसे कहती कि
मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, और ये यहाँ पे इसका कपड़े उतारने लग जाती है। ये देख के किमिहातो से पूछता है कि सेंटोरिया आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। वो तभी इसके बलून्स को इसके मुंह पे रगड़ने लग जाती है। ये देखिए बिल्कुल हैरान होता है और सोचता है कि सेंटोरी को क्या हो गया है। उतने में यहाँ पे उस लड़की को कुछ आवाज आती है जो कि झाड़ियों के पीछे से नहीं देख रही होती है, और ये एक वाइल्ड बोर होता है जो कि इसके पीछे पड़ जाता है और इसे भागना पड़ता है। पर किमिहातो इसे देख लेता है और अपनी शर्ट उतार के उस वाइल्ड बोर की आंखों में फेंक देता है ताकि वो यहाँ पे इसे छोड़ दे, पर वो बोर इसके पीछे पड़ जाता है। तभी सेंटोरिया यहाँ पे बांस का यूज करके उस बोर को यहाँ पे घायल कर देती है, और इस वजह से यहाँ पे किमिहातो इसका शुक्रिया करता है। पर ये इसे बोलती है कि मास्टर मैं आपकी किसी काम की भी नहीं हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, इस चीज के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं जब भी आपकी मदद करने के लिए जाती हूँ तब भी मैं यहाँ पे आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर देती हूँ। तभी किमिहातो उसकी पीठ पे चढ़ जाता है और उसे बोलता है कि लगता है मैंने अपने पाँव पे मोच लगा लिया, मुझे माफ करना, क्या तुम मुझे घर छोड़ सकती हो क्या। ये शर्माती हुई कहती कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी किसी काम तो आ ही सकती हूँ। ये फिर से बोलता है कि सेंटोरिया मैं आप तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता हूँ, प्लीज मुझे घर ले चलो। वही रैगनर उस लड़की को पकड़ चुकी होती है और वो इसे कहती है कि कहीं तुम यहाँ पे डी तो नहीं हो। पर ये इसकी बात नहीं सुनती और बड़ा आने लग जाती है और उसे बोलती है कि तुम बस यहाँ पे नाटक करती हो, तुम्हारे पीछे कितनी ज्यादा परछाई है वो तुम्हें भी नहीं पता, तुम यहाँ पे डरती हो कि लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और यही तुम्हारी सच्चाई है। तो रैगनर से बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम बस एक छोटी मोटी प्रैंकस्टर हो, पर तुम तो एक अडल्ट निकली, इसका मतलब तुम अब असली पनिशमेंट के लिए भी तैयार होगी। हमें फिर घर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे रात को खाने के लिए काफी ज्यादा सैलेड बना होता है, जिस वजह से लड़कियां यहाँ पे चिल्लाने लग जाती है। पर सीरियन सभी को बोलती है कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पे सैलेड नहीं खाया तो तुम सबको यहाँ पे मीट भी नहीं मिलेगा। तो इसकी तारीफ करते हुए कहती है कि काफी अच्छी बात है, वो कभी भी रॉ वेजिटेबल्स नहीं खाते। सीरियन इसे कहती है कि हाँ मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मास्टर, मुझे पता है हर चीज में मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ, पर हाँ जो मेरे हाथों में है मैं उस चीज में आपके हाथ बटा सकती हूँ, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जितनी मेरी एबिलिटी होगी मैं उस हिसाब से आप काम करूंगी। और तुम्हारा शुक्रिया छोटी एंजल, तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की, तुमने मुझे बताया कि आखिरकार मैं हूँ कौन। पर हाँ जब भी मैं तुमसे मिलूंगी तो प्लीज मेरी मदद करना मत भूलना। सीन फिर रैगनर के यहाँ पे जाता है जहाँ पे वो पता लगा लेती है कि लड़की वो डी नहीं है जिसने वो लेटर भेजा था, जिसका नाम लेथ होता है। तो ये से कहती है कि लिलिथ चान तुम और कुछ तो नहीं छुपा रही हो ना। वो इसे कहती कि नहीं मास्टर मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही। हम फिर आखिर में देखते हैं जहाँ पापी और मिया मिल के सारी वेजिटेबल्स को यहाँ पे सू को खिला देते हैं, और ये देख के सीरिया काफी ज्यादा गुस्सा होती है और इनके ऊपर चिल्लाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं टूनिशा को जो कि किमिहातो को खींच के कहीं ले जा रही होती है। वो उसे कहती है कि वहाँ कपड़े काफी सस्ते और काफी क्यूट है, पर ये से बोलता है कि टूनिशा प्लीज थोड़ा स्लो हो जाओ। ये यहाँ पे रुक के कहती है कि प्लीज मुझे टूनिशा मत बोलो, मुझे यहाँ पे टियो बोलो, वो मुझे काफी पसंद है। तभी इसे कुछ और नई चीज दिखती है और ये इसे वहाँ पे खींचने लग जाती है। इसकी हालत ऐसे करते हुए पंचर हो जाती है। टूनिशा फिर से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। ये इसे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये मेरे लिए कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, ये डेली मेरे साथ होता रहता है। हमें फिर थोड़ी देर पहले दिखाया जाता है जहाँ सभी लड़के से बोलते हैं कि तुम हमारे साथ आज डेट पे जा रहे हो। तो ये इनसे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये इसे बताती है कि दरअसल तुम्हें एक और थ्रेटिंग लेटर रिसीव हुआ है जहाँ पे ये लिखा होता है कि अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगी। ये चीज देखिए इसे बताती है कि लगता है वो तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करता है जो भी इसके पीछे है। कि यहाँ तो बोलता है कि ये सब तो ठीक है पर आखिरकार तुम सब मेरे साथ डेट पे क्यों जाना चाहती हो। ये सब इसे बताती है कि वो इसलिए क्योंकि आज हमारी छुट्टी है, इसी वजह से हम तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहते हैं, और वैसे भी हम यहाँ पे दिन भर काम करते रहते हैं जब तुम दूसरे के साथ डेट पे रहते हो, और हम अब तक उसे पकड़ नहीं पाए, और इसी वजह से हमने तय किया है कि हम तुम्हारे साथ डेट पे जाएंगे ताकि हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे पकड़ सके। तभी ये पूछता है कि वो सब तो ठीक है पर आखिरकार डबल गैंगर कहाँ पे है। मानाको इसे बताती कि दरअसल वो कुछ अच्छा फील नहीं करी थी, इसी वजह से वो आई नहीं, उसने घर पे रहने का तय किया है। तभी ज़ॉम्बी ने इसे कहती कि चाहे जो हो जाए आज मैं उस कल्प्रिट को पकड़ के रहूंगी ताकि इसे मैं खत्म कर सकूं, और इसी वजह से ये टूनिशा के साथ डेट पे है। टूनिशा फिर से बोलती है कि क्या ये ड्रेस मेरे ऊपर अच्छी लग रही है। ये शर्माती हुए कहता है कि हाँ ये तुम्हारे ऊपर काफी अच्छी लग रही है पर तुम्हें कोई और ड्रेस भी ट्राई करनी चाहिए। तो ये से कहती है कि मैं अपने हाइट को लेकर काफी ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हूँ और शायद तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे नई ड्रेस ट्राई करनी चाहिए। इसके बाद ये दोबारा से चेंजिंग रूम में चली जाती है पर ये बोलता है कि मेरा मतलब वो नहीं था। टूनिशा फिर अपने कपड़े उतारने लग जाती है पर एक कपड़ा उसका फंस जाता है और वो उसे उतार नहीं पा रही होती है। तो ये यहाँ पे इसकी मदद मांगते हैं और कहती है कि बॉयफ्रेंड प्लीज मेरी मदद करो, मेरे कपड़े यहाँ पे उतर नहीं रहे। ये फिर इसके पीछे इस कपड़े को उतारने की ट्राई करने लग जाता है पर ये उतर नहीं रही होती, इसी वजह से कुछ ज्यादा ही ताकत लगा देता है और कुछ और ही उतर जाता है, और गुफाओं का दर्शन करके किमिहातो कुछ ज्यादा ही एम्बैरेस हो जाता है और बाहर निकल जाता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती थी। पर टूनिशा तो कुछ और ही चीज को लेकर उदास बैठी थी। वो इसे बोलती है कि ये स्कर्ट मुझे काफी अच्छी लगती थी और तुमने इसे फाड़ दिया, और अब पता नहीं कि ऐसी ड्रेस मुझे दोबारा मिलेगी कि नहीं क्योंकि मेरी साइज काफी ज्यादा बड़ी है। ये सोचता है तो ये इस बात को लेकर उदास थी। ये फिर से बताता है कि तुम्हें ये ड्रेस दोबारा से मिल जाएगी। ये इसकी बात सुन के काफी खुश हो जाती है। तो ये इसे बताता है कि दरअसल मियाँ जो अपने कपड़े लाती है उनको मैं यहाँ पे खुद ही मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि उन कपड़ों को पहनने में मियाँ यहाँ पे कंफर्टेबल फील करे। इसकी बात सुन के ये काफी खुश हो जाती है और इसका शुक्रिया करती है इसकी यहाँ पे मदद करने के लिए। तभी ज़ॉम्बीना इसे कहती है कि बॉयफ्रेंड कौन, क्या कोई तुम्हें यहाँ पे सस्पिशियस इंसान दिखा। ये इसे
इसे बताता है कि नहीं, ऐसा कोई भी सस्पिशियस इंसान हमारे आसपास नहीं है। तो ज़ॉम्बीना इसे बोलती है कि अब समय आ गया है कि हम यहाँ पे जगह को स्विच कर ले। ज़ॉम्बीना फिर कीमी हाथों के साथ थिएटर आ जाती है एक डरावनी मूवी देखने के लिए, और ये ज़ॉम्बी की मूवी होती है। मूवी खत्म होने के बाद ज़ॉम्बीना यहाँ पे उस बारे में बात करने लग जाती है और इसे बोलती है कि वो ज़ॉम्बी सचमुच काफी हाइपर रियलिस्टिक थे, सचमुच ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पे जिंदा हो गए। ये इसे कहता है कि वो तुमसे ज्यादा तो जिंदा नहीं हो सकते ना ज़ॉम्बीना। ज़ॉम्बीना इसे कहती है कि हाँ, पर मैं एक लिविंग डेड हूँ, और इसका हाथ रास्ते में गिर जाता है, जो देख के आसपास के लोग थोड़े डर जाते हैं। ये दोनों फिर कैफे में आ जाते हैं जहाँ पे किमी हाथ तो इसका हाथ सीलने लग जाता है, जो देख के ज़ॉम्बीना बोलती है कि मैं समझ गई कि तुम कुकिंग के अलावा भी काफी चीजों में अच्छे हो। मुझे लगा करता था कि लड़के यहाँ पे ब्लड और ऐसी चीजों से नफरत करते हैं। ये इसे बताता है कि अगर मेरे सामने कोई असली कॉप्स होती तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो जाती, और तुम तो ज़ॉम्बीना हो और मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी बात सुन के ज़ॉम्बीना सोचती है कि आखिरकार उसे ये सारी चीज अचानक से कहने की क्या जरूरत थी। तभी ये इसके साथ मजाक करने की कोशिश करती है और अपने एक बलून को नीचे गिरा देती है, जो कि यहाँ पे कीमी हाथों पकड़ लेता है, और ये से बोलती है क्या तुम उस बलून को मेरे लिए यहाँ पे स्टिच कर दोगे क्या। ये चीज देखिए थोड़ा हैरान तो होता है, पर ये इसकी मदद करने के चक्कर में इस बलून को स्ट्रेच करने लग जाता है, और तभी यहाँ पे ज़ॉम्बीना अजीब से आवाज निकालने लग जाती है। कीमी हाथों को लगता है ये उसकी गलती है, पर वो उसे बोलती है कि मैं तो बस मजाक करी थी, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये मनी मन सोच रही होती है कि आखिरकार कौन ही अपने बलून्स को यहाँ पे सुई होते हुए देख के एंजॉय करेगा। तभी यहाँ पे इसे एक ब्लड दिखता है और उससे बोलती है कि आखिरकार ये ब्लड कहाँ से आ रहा है। उतने में ये देखती है कि जो कीमी हाथों है उसके नाक से यहाँ पे ब्लड निकल रहा होता है, क्योंकि आज उसने कुछ ज्यादा ही एक्सक्लूसिव चीजें देख ली होती है। फिर कुछ देर के बाद माना को यहाँ पे कीमी हाथों के साथ डेट पे आती है, पर वो काफी दूर होती है, तो वो उसे बताता है कि तुम्हें इतनी दूर होने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों डेट पे है, और मुझे ये बताओ क्या तुम यहाँ पे उस हेड को पहन के सारी चीज देख पा रही हो क्या। पर कुछ देर में इसे कंफर्म हो जाता है कि वो कुछ भी नहीं देख पा रही उस हेड को पहनने के बाद। मनाको इसे बोलती है कि आखिरकार मुझे कुछ कैसे ही दिखेगा, मेरे पास सिर्फ एक ही आंख है और वो भी ये टोपी ढक रही है, पर क्या हम कहीं पे प्राइवेट जगह जा सकते हैं क्या। ये दोनों फिर एक खाली जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे कीमी हाँ तो इसके लिए वेंडिंग मशीन से जूस निकालता है और अपने लिए भी, और पीने लग जाता है। पर मनाको इसको देख के सोचने लग जाती है ये सचमुच काफी ज्यादा अच्छा है। जितने भी लोगों से मैं आज तक मिली हूँ वो मुझसे आई कांटेक्ट मिलाने के बाद मुझसे यहाँ पे आंखें फेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं थोड़ी अजीब सी हूँ, या तो वो मेरे ऊपर तरस खाते हैं। और ये भी ऐसा है, ये भी मेरी तरफ नहीं देख रहा, ये भी मेरे ऊपर तरस खा रहा है। पर तभी कीमी हाँ तो इसकी आंखों से आंखें मिला देता है, जो देख के ये काफी ज्यादा शर्मा जाती है। ये फिर से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेव करी हो। ये इसे बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है। उतने में यहाँ पे नामा को कोई एक सस्पिशियस इंसान देखता है, तो इसे कहती है कि तुम काफी देर से हमें फॉलो कर रही हो। और ये चीज देखने के बाद ज़ॉम्बीना और टियो भी बाहर निकल आती है और उसे पकड़ने की तैयारी करने लग जाती है, पर वो भागने की कोशिश करती है। तभी टियो उस वेंडिंग मशीन को उठा लेती है और उसके ऊपर फेंक देती है, जिस वजह से वो यहाँ पे एक जगह रुक जाती है, और उसी के साथ मानाको उसे शूट कर देती है। पर आखिर में इन्हें पता चलता है ये तो डॉबल होती है, जो कि बस इनका टेस्ट ले रही थी। शाम को फिर घर जाते हुए ये इन्हें बताती है कि मैंने तुमसे बहाना मारा ताकि मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा परेशान कर सकूं, मैं बस मजे लेना चाहती थी। पर हाँ तुम सबको भी काफी मजा आया, तुम पहली बार एक ऐसे इंसान के साथ डेट पे गई हो जिन्होंने बिल्कुल भी तुम्हें जज नहीं किया। ये इसे बताती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। मानव को इसे कहती है कि हाँ उसने हमें एकदम नॉर्मल गर्ल की तरह ट्रीट किया जैसे उसे करना चाहिए था। यूए ने बताती कि हाँ वो सचमुच काफी अच्छा इंसान है, उन्हें छोटी मोटी चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वही हमें किमी हाथों के यहाँ दिखाया जाता है, जो कि एक जगह खड़ा हुआ होता है। तभी वो एक डेमी ह्यूमन को देखता है, जिस देख के ये थोड़ा सा घबरा जाता है। उतने में वो डेमी ह्यूमन इसके पीछे आ जाती है और अपने वेपन को इसके गर्दन पे लगा देती है। किमी हाथों फिर इसे अपने घर ले आता है, जिसे देख के सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि ये हेडलेस होती है, खासकर की मिया। वो इसे कहती है कि मेरी डार्लिंग से दूर हट जाओ, आखिरकार तुम ये सब कर रही हो मेरे डार्लिंग के साथ। पर उसका शरीर सीधा यहाँ पे मिया के बलून्स पे लग जाता है, जिस वजह से मिया यहाँ पे बेहोश जाती है और वो नींद में यहाँ पे बड़बड़ाने लग जाती है कि वो हेडलेस गर्ल आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही है, उसे यहाँ से भगाओ। किमी हाथों फिर इन्हें बताता है कि दरअसल उसने इसके ऊपर वेपन तो रखा था, पर कुछ देर के बाद उसका सर गायब हो गया, जिस वजह से वो घबरा गई और मुझे उसकी परवाह होने लगी। इसी वजह से मैं उसे यहाँ पे लाया, क्योंकि मैं उसकी बॉडी को यहाँ पे खुले नहीं छोड़ सकता था। ये फिर उसके सर को बाहर ढूंढने के लिए जाने लग जाता है, तो ये सब लड़कियां कहती है कि आखिरकार इतनी रात को तुम उसे कहाँ ढूंढोगे। पर यह समझाता है कि वो एक लड़की का सर है और उसे मैं यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकता बाहर, मुझे यहाँ पे उन्हें ढूंढना ही पड़ेगा। तो लड़की ऐसे कहती है कि ठीक है हम भी तुम्हारी मदद करेंगे ढूंढने में। और इन्हें जाता देख मिया भी उठ जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे अकेले मत छोड़ो, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। रैगनर फिर इन्हें कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं सू और इस हेडलेस घोस्ट का यहाँ पे ख्याल रखूंगी। फिर जब ये लोग यहाँ पे गार्डन में उसकी तलाश करने लग जाते हैं तो इन्हें यहाँ पे मिया की आवाज आती है। ये लोग वहाँ पे जाते हैं तो मिया काफी डरी हुई लग रही होती है। वो इसे बताती है कि मुझे लगता है मैंने उस सर को ढूंढ निकाला। पर जब ये लोग इसे ध्यान से देखते हैं तो इन्हें पता चलता है ये एक डॉल का सर होता है, जो कि जिंदा नहीं होती। ये फिर से कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो असली सर नहीं है, हम उसे जल्दी ही ढूंढ निकालेंगे। तभी सीरेन ने बताती कि मेरे हिसाब से हमें जल्दी उसे ढूंढ के यहाँ से घर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने हमें एक जिंदा सर के साथ देख लिया तो यहाँ पे तमाशा हो जाएगा और अगले दिन हमें यहाँ पे एक सस्पेक्ट की तरह देखा जाएगा। फिर कुछ देर के बाद इन्हें दोबारा से मिया की चिल्लाने की आवाज आती है और जब ये लोग वहाँ जाके देखते हैं तो मिया बेहोश हो चुकी होती है और फाइनली इन्हें यहाँ पे उस अंडे
कैंडिडेट का सर मिल चुका होता है जो कि एक जगह पड़ा हुआ होता है। मिया को इस हालत में देख के सीरिया से बोलती है कि मैं इसे पकड़ती हूँ, आप जाके उसके सर लेके आइए। ये यहाँ पे घबरा जाता है पर ये उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे सर को उठा सकता हूँ क्या। शुरू में वो कोई जवाब नहीं देती है पर उसके बाद वो कहती है कि मेरे सर को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, मैं एक दुल्हान स्पीशीज की तरफ से आती हूँ और तुम मुझे कैजुअली नहीं छू सकते हो। हमारा काम होता है कि हम यहाँ पे सोल्स को डेथ रीपर तक यहाँ पे ले जाए और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे पास मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद सुन के सोचता है कि इसका सर इसकी बॉडी वाली वाइब बिल्कुल भी नहीं दे रहा, ये दोनों लगता है बिल्कुल अलग है। ये फिर से बताती है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हंट कर रहे हैं, इसी वजह से मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम अपनी बॉडी का सैक्रिफाइस कर देते हो तो मैं तुम्हें अपने सर को हाथ लगाने के लिए दूंगी और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे डार्क एनर्जी की यहाँ पे ब्लेसिंग दूंगी जिससे तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। इसकी बेकार बातें सुन के कीमिया तो बोलता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या बात कर रहे हो। तो ये नॉर्मल बात करते हुए कहती है कि प्लीज मुझे मेरी बॉडी तक ले जाओ, बिना बॉडी के रहना सचमुच काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। ये फिर इसके सर को उठाता है और उसे पूछता है क्या वो डेथ थ्रेट वाले लेटर तुमने मुझे भेजे थे क्या। ये इसे बोलती है कि मैं एक दुल्हन हूँ, हंटर ऑफ डेथ, पर मैं तुम्हें यहाँ पे लेटर क्यों ही भेजूंगी, मेरे पास ऐसा कोई सा भी रीजन नहीं है कि मैं तुम्हें वो चीज भेजूं। पर तभी आवाज निकालने लग जाती है और उसे बताती है कि कोई मेरी बॉडी को यहाँ पे वायलेट कर रहा है और ये रैगनर होती है। इसने अपने स्पाइडर वेब से इसकी पूरी बॉडी को बांध दिया होता है और इस वजह से इसे काफी अजीब फील हो रहा होता है और ये आवाज निकाल रही होती है। ये समझ आता है ये रैगनर का काम है। इसकी आवाज सुन के कुछ गार्ड भी यहाँ पे आ जाते हैं पर ये किसी तरह इसका मुंह बंद कर देता है और उसे कहता है कि प्लीज कोई आवाज मत निकालना वरना वो हमें पकड़ लेगा। कुछ देर के बाद ये शांत हो जाती है क्योंकि रैगनर को यहाँ पे सू ने पकड़ लिया होता है ताकि वो कोई बदमाशी ना कर सके, पर फिर भी यहाँ पे इसकी आवाज नहीं रुकती। ये फिर समझ जाता है ये जरूर से सू का काम होगा क्योंकि इतनी देर लटकने की वजह से इसका शरीर मॉइस्चर निकाल रहा होगा, इसी वजह से सू उसके पीछे पड़ गई है। इसकी आवाज सुनते ही यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि इसे कहते हैं कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो। पर इससे पहले ये इससे पकड़ता है, पापी इसके सीधे सर पे जाके टकराती है जिस वजह से ये पुलिस ऑफिसर यहाँ पे बेहोश हो जाता है। पापी फिर से माफी मांगती है क्योंकि काफी अंधेरा होता है और वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी। ये फिर इसके सर को इसकी बॉडी तक ले जाती है और ये अपनी बॉडी में अपने सर को इम्प्लांट कर देती है और वो रैगनर को देख के समझ जाती कि ये वही थी जिसने इसकी बॉडी के साथ वो हरकत की थी। उतने में मैरो यहाँ पे चाय लेके आ जाती है और उसे बोलती है कि क्या तुम चाय पीना चाहोगी क्या। ये इसे कहती है कि हाँ, मुझे अर्थ की बेवरेज सचमुच काफी ज्यादा पसंद है और मैं काफी ज्यादा क्यूरियस रहती हूँ इन्हें खाने के लिए। तभी ये लोग इसे पूछते हैं क्या तुम यहाँ पे खाना पीना ऐसी हालत में खा सकती हो क्या। ये इसे बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और अपने सर को निकाल के ये अपने शरीर में डायरेक्टली उन चीजों को डाल देती है जो देख के ये लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं। सीरिया फिर इन सभी को बताती है कि दुल्हांस हेडलेस हॉर्समैन होते हैं जो जब अपीयर होते हैं जब यहाँ पे किसी का मरने का टाइम हुआ होता है। वो एक तरह के यहाँ पे डेथ गॉड होते हैं जो कि सोल को अंडरवर्ल्ड तक गाइड करते हैं। इसकी बात सुन के सभी लोग यहाँ पे चौंक जाते हैं और मैरो कहती है कि ये तो एक फेरी टेल की तरह है। तभी कीमिया तो इससे पूछता है कि अगर तुम यहाँ पे आई हो और तुम एक डेथ गॉड हो इसका मतलब हम में से कोई यहाँ पे मरने वाला है। ये इसे बोलते है कि हाँ, और वो और कोई नहीं, वो तुम हो। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कीमिया को जो कि हैरान होता है और उसे बोलता है ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पर वो उसे बताती है कि तुम्हारी लाइफ काफी बार खतरे में आ चुकी है, तुमने ये नोटिस किया होगा, तुम्हारा फेथ लिखा जा चुका है और इसे तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। तो अच्छा यही रहेगा कि तुम चुपचाप मुझे अपने सोल को यहाँ पे हार्वेस्ट करने दो ताकि मैं अंडरवर्ल्ड जा सकूं। पर रैगनर अपने वेब का यूज करके उसे बांध देती है जो देखने के बाद वो इसे बोलती है कि तुम चाहे मुझे यहाँ पे कैसे भी बांध लो और उसके नसीब में जो लिखा है वो उसे यहाँ पे मिल के रहेगा। पर ये इसका मुंह भी बंद कर देती है और सभी को बोलती है कि मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी, तुम हनी को यहाँ से ले जाओ। तभी यहाँ पे सीरिया पापी को बोलती है कि मास्टर को किसी सेफ प्लेस पे ले जाओ जब तक हम यहाँ पे सारी चीजों को हैंडल करते हैं। और ये कीमी हाथों को अपने पंजों से पकड़ के यहाँ से ले जाने लग जाती है। पर कीमी हाथों भारी होता है और इसी वजह से ये बार बार इसे घसीट रही होती है जिस वजह से कीमी हाथों की जान जाते जाते बचती है। तभी ये लोग एक बिल बोर्ड से टकरा जाते हैं जिस वजह से ये दोनों दूर जाके गिरते हैं। पर इससे पहले कीमी हाथों जमीन पे गिरता यहाँ पे सू आ जाती है जिसके ऊपर ये गिर जाता है और ये इसकी जान बचा लेती है। इसे यहाँ पे मिया लाई होती है और इसने किसी तरह इसे प्रोटेक्ट कर लिया होता है। तभी पापी को होश आ जाता है जो कि इन्हें कहती कि मुझे माफ करना, मैंने गलती से आपको गिरा दिया, मुझे रात को दिखता नहीं है। उतने में यहाँ पे मैरो भी आ जाती है जो कि इन्हें कहती है कि मास्टर आप ठीक तो हो ना। ये सभी इसके बारे में चिंता कर रहे होते हैं। तभी इन तीनों को लगता है कि कीमिया तो शायद से अपनी जिंदगी के आखिरी पल बिता रहे हैं। तो ये जानने के बाद सीरिया बोलती है कि मास्टर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। इसने अपने पीछे शेडल लगा लिया होता है जहाँ पे अब कीमिया तो आराम से बैठ सकता है। ये इसे यहाँ पे बैठाती है और इसे कहती है कि चलिए मास्टर, मैं आपको किसी सेफ जगह ले जाती हूँ। पर तभी एक गाड़ी इनके सामने आ जाती है तो सीरी यहाँ पे उस गाड़ी को कुचल जाती है जिस वजह से वो गाड़ी यहाँ पे ब्लास्ट हो जाती है। उनके अंदर के लोगों को क्या हुआ वो हम नहीं जानते। सीरिया फिर यहाँ पे ख्याली पुलाव पकाने लग जाती है कि वो अपने मास्टर के साथ यहाँ पे एडवेंचरिंग पे निकलेगी और वो यहाँ पे हर जगह घूमेगी, वो अपनी लाइफ अपने मास्टर के साथ जिएगी। पर कुछ देर के बाद इससे होश आता है और वो कहती है कि आखिरकार मैं क्या करी थी, मैं तो अपने आप को यहाँ पे खो गई थी। तभी यहाँ पे ये देखती है कि अपने मास्टर को घसीटते हुए ले जा रही थी जिस वजह से उसकी जान दोबारा से खतरे में थी। ये देख के अपने आप पे ब्रेक लगा देती है पर कीमिया तो घसीट
घसीट तो वह सामने गिर जाता है। तभी वो इसके सामने आ जाती है, उसे कहती है कि आखिरकार तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो, तुम उसकी फेस से यहाँ पे उसे नहीं बचा सकती। ये इसे कहती है कि मास्टर आप पीछे रहिए, इसे मैं हैंडल करूंगी। उतने में यहाँ पे मैरो आ जाती है जो कि कीमे हाथों को पकड़ के पानी में कूद जाती है ताकि वो उसकी जान बचा सके, पर वो भूल जाती है कि कीमे हाथों कोई मरमेड नहीं है जो कि पानी के नीचे सांस ले सके। इसी वजह से उसी ऊपर आना पड़ता है। कीमे हाथों सोचता है कि मैं लगभग मारा गया था, आखिरकार तुम कर क्या रही थी। तभी मीरो से बोलते है कि इससे पहले आप इस दुनिया से चले जाओ, आप अपने यहाँ पे बॉन्ड मुझे दे सकते हो ताकि आपकी लेगेसी बने रहे। ये इसे बोलता है कि तुम्हारे लेगेसी मतलब एक ऑब्जेक्ट है ना कि एक चाइल्ड। ये इसे कहती है कि मैं चाइल्ड की ही बात कर रही हूँ। तो ये बोलता है कि अपने हिसाब से सारी चीज डिसाइड मत करो। ये इसे बोलती है कि ये सब छोड़िए, अब यहाँ पे मेरे एग को जल्दी फर्टिलाइज कर दीजिए ताकि हम बच्चे कर सके। इसकी बात सुन के कीमे हाथों सोचता है कि इसने मुझे कहा ये मेरी जान बचाना चाहती है, पर इसे देख के तो लगता है ये मेरी जान लेना चाहती है। मैरो फिर इसे पानी के अंदर ले जाती है ताकि ये सांप सीढ़ी का गेम खेल सके। उतने में यहाँ पे इसकी सांस रुक जाती है और कीमे हाथों सांस नहीं ले पाता। ये चीज देखी ये हैरान हो जाती है। उतने में यहाँ पे मिया आ जाती है जो कि इसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मरमेड तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी डार्लिंग की सांस रोकने की। पर मिया जब उसे ऊपर लेके आती है तो खुद ही उसका गला घोटने लग जाती है और उसे अपनी गलती का रियलाइज होता है। ये फिर सोचते हैं कि इसे जल्दी से यहाँ पे चीजें कर लेनी चाहिए इससे पहले कि उसका डार्लिंग इस दुनिया से चले जाए। पर इससे पहले ये कुछ भी करती यहाँ पे रैगनर आ जाती है जो कि अपने वेब से इसे बांध देती है और इसे बताती है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रही हो, इसका अब कोई फायदा नहीं है। हम चाहे जो कुछ भी कर ले, हनी अपनी किस्मत में लिखी हुई मौत को नहीं डाल सकता। तो अच्छा यही रहेगा कि तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। हमें चुपचाप दुल्हन को उसका काम करने देना चाहिए क्योंकि हनी को इससे यहाँ पे कम दर्द होगा और वो आसानी से ऊपर जा पाएगा। पर मिया ने बोलती है कि अगर तुम्हें उसे मारना है तो तुम्हें मुझे भी मारना पड़ेगा। मैं अपने डार्लिंग को कहीं भी अकेले नहीं जाने दूंगी, मुझे भी यहाँ पे तुम ऊपर पहुंचा दो ताकि मैं अपने हनी के साथ खुश रह सकूं। मैं इस चीज को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकती और तुम्हें भी इस चीज का एहसास होना चाहिए। अगर मैं अपनी डार्लिंग के साथ यहाँ नहीं रह सकती तो कम से कम हम दोनों हेवन में खुश रहेंगे। प्लीज मुझे उसके साथ ऊपर पहुंचा दो। उतने में कीमे हाथों को होश आता है और वो इन्हें बोलता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, मैं अब यहाँ पे थक चुका हूँ, मुझे अपने घर जाना है और अगर मैं घर पहुंच गया तो मैं यहाँ पे शादी कर लूंगा। इसकी बात सुन के मिया से कहती है कि डार्लिंग तुम यहाँ पे डेथ फ्लैग में हो, आखिरकार तुम ये कैसे कर सकते हो। पर वो इसे कहता है कि मैं डर डर के और नहीं जी सकता, मुझे अब घर जाना है। फिर जब ये रोड पे जा रहा होता है तो एक बड़ा सा ट्रक इसके सामने आ जाता है। सभी को लगता है कि अब कीमे हाथों नहीं बचेगा, पर ये एक छोटा सा ट्रक होता है जो कि यहाँ पे बड़ा दिख रहा होता है दूर से। ये इससे टकरा जाता है जिससे इसे कुछ नहीं होता। इस चीज के बाद कीमे हाथों इन्हें बोलता है कि मैंने कहा था ना कि मेरी किस्मत में डेथ नहीं लिखी है, ये बस हमें बेवकूफ बना रही थी इतने समय तक। ये सब फिर घर वापस आने के बाद सिमित को बुलाते हैं और सिमित इन्हें बताती है कि ये कोई डेथ गॉड नहीं है। ये इसे बोलता है कि मुझे लगा ही था, ये बस नाटक कर रही थी, पर हाँ इसका सर बाहर निकलना वो भी सचमुच काफी अजीब था। स्मिथ फिर से बोलती है कि लाला चना आखिरकार तुम यहाँ पे कब तक भागती रहोगी, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अपने सेंटर से नहीं भाग सकती। ये इसे कहती है कि उस चीज के लिए मुझे माफ कर दो। स्मिथ इसे बोलती है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम्हारी वजह से मैं काफी परेशान हुई हूँ। तो लाला इसे बोलती है कि मुझे पता है और मैं यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ और इस चीज के लिए मैं माफी चाहती हूँ। तभी मैं ऐसे पूछती है कि कहीं तुम मेरी डार्लिंग की नई राइवल तो नहीं हो। पर ये दोबारा से यहाँ पे नाटक करने लग जाती है और अजीब बातें करने लग जाती है जिस वजह से स्मिथ को गुस्सा आ जाता है और उससे बोलती है कि तुम यहाँ पे किस लिए आई हो, चुपचाप वो बताओ वरना तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। ये इसे बोलती है कि दरअसल मैंने कुछ समय पहले यहाँ पे कीमी हाथों को देखा था और इसे देख के मुझे काफी अजीब लगा क्योंकि वो इतनी बार मौत के करीब आ चुका है पर वो एक भी बार मरा नहीं और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अजीब था। मैंने सोचा कि मैं उसे मार के उसके सोल को यहाँ पे हार्वेस्ट कर लूंगी। ये इसे बोलती है कि हार्वेस्ट, ये सब तुम क्या बात कर रही हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो। हर बार जब हम तुम्हें एक नई फैमिली से मिलाते हैं तुम वहां से मिसिंग हो जाती हो। आखिरकार ये तुम्हारे साथ चल क्या रहा है, तुम्हारी वजह से मुझे कितने सारे परिवारों से बात करनी पड़ी और माफी मांगनी पड़ी। ये फिर डर के मारे कीमे हाथों के पीछे चले जाती है और उसे बोलती है कि ऑर्गेनाइजेशन एजेंट मुझे खतरनाक समझते हैं, प्लीज मुझे बचा लो, अगर मैं यहाँ पे रहूंगी तो तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इससे पहले कीमे हाथों कुछ भी बोल पाता स्मिथ यहाँ पे अपने आप से डिसाइड कर लेते तो कीमे हाथों बोलता है कि अपने आप से यहाँ पे डिसाइड मत करो कि कौन मेरे घर पे रहने वाला है। वही मिया और बाकी लड़कियां बोलती है कि अगर वो डार्लिंग में इंटरेस्टेड नहीं है तो इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ये से बोलती है कि डार्लिंग को मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हूँ कि तुम रियलाइज हो गया कि वो यहाँ पे सिर्फ नाटक कर रही थी। ज्यादातर लोग उसके नकाब से यहाँ पे झांसा खा जाते हैं और उसकी बातों पे भरोसा कर लेते हैं। ये से बताता है कि मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मेरी लाइफ हमेशा खतरे में रहती है इन लड़कियों के बीच जो रहता हूँ और ऊपर से यहाँ पे वो टीनेज में है तो ये चीज होना पक्का है। ये चीज मैंने भी की अपनी एज में। हमें फिर इसका एक बैकग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ किमी हाथों एक गुंडे के रूप में होता है और वो काफी खतरनाक लग रहा होता है। कहानी फिर कुछ समय आगे जाती है जहाँ पे किमी हाथों अपने बजट के चक्कर होता है जो कि खाने का होता है और वो स्काई रॉकेट हो चुका होता है और लाला के आने के बाद वो और भी बढ़ चुका होता है। ये समझ चुका होता है कि इस महीने इस खर्चे को इसे अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा वरना ये अगले महीने यहाँ पे खाना नहीं खा पाएंगे। फिर ये फ्रिज के यहाँ पे जाता है जहाँ पे इसे एक भी खाना नहीं मिलता क्योंकि बिया ने सब बर्बाद कर दिया होता है और लाला ने उसकी फूड खा लिया होता है जिस वजह से वो ट्रॉमा में होती है। ये चीज देखने के बाद ये कहता है कि हाँ सुपरमार्केट
में जरूर से सेल लगी होगी, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। पर जब ये यहाँ पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सुपरमार्केट आज के लिए क्लोज है, जिस वजह से इसे कहीं और से खाना लेना पड़ेगा। ये लोग फिर एक स्ट्रीट शॉप्स के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे खुले में सारी चीजें बिकती है। यहाँ पे काफी आसानी से इसे सामान मिल सकता है। यहाँ पे काफी सारे लोग भी होते हैं, जिस वजह से कि हाथों को अच्छा लगता है। पर जैसे ही कुछ शॉपकीपर्स यहाँ पे इन सभी को देखते हैं तो वो यहाँ पे फिश और नॉन वेज जितनी भी चीजें होती है उन सबको हटाने की कोशिश करते ताकि इन्हें बुरा ना लगे। पर यहाँ पे कीमे हाथों इन्हें समझाता है कि इन सबको यहाँ पे नॉन वेज या फिर से कोई से भी दिक्कत नहीं है। इसकी बात सुन के ये खुश हो जाता है। तभी यहाँ पे मैरो उसके पास चली जाती है और उसे बताती है कि फिश कितनी ज्यादा अच्छी है। वो उसकी तारीफ करती है और मैरो की बातों से ये इसका फैन बन जाता है। इसे लगता है कि एक ओशन गॉडेस के सामने है। इसी वजह से खुश होकर वो यहाँ पे इसे एक बड़ी सी फिश दे देता है। यहाँ पे कीमे हाथों इस चीज के लिए मना करता है, पर वो यहाँ पे आखिर में इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। ये फिर देखता है कि सू और पापी यहाँ की कॉलोनी के बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं और उन्हें काफी अच्छा लग रहा होता है। कीमे हाथों फिर सारी फिशेस को लेके इसके साथ आगे बढ़ जाता है। दरअसल उस फिशरमैन ने इसे काफी सारी फिश दे दी होती है। तभी इन्हें सीरिया की आवाज आती है, जो कि सब्जी की दुकान की ओनर से बात करी होती है। वो सब्जी की ओनर से यहाँ पे काफी सारे वेजिटेबल चखा रही होती है, पर सीरिया इस चीज के लिए मना करती है। वो ओनर फिर से समझाती है कि ये वेजिटेबल इसने जिंदगी में कभी नहीं खाएंगे, इसे एक बार इसे टेस्ट करके देखना चाहिए, और ये इस चीज के लिए मान जाती है। फिर जब सीरिया इस वेजिटेबल को खाती है तो उसे यहाँ पे चारों चांद दिख जाते हैं, क्योंकि ये वेजिटेबल सचमुच काफी ज्यादा डिलीशियस होता है। ओनर फिर से ये भी बताती है कि कितने प्यार से इन लोगों ने इस वेजिटेबल को ग्रो किया है, तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। ओनर फिर से और वेजिटेबल देने लग जाती है, पर कीमे हाथों ने समझाता है कि इनका बजट टाइट है, तो ये सारी वेजिटेबल्स को नहीं ले सकते। इसकी बात सुन के ये से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पे जितने भी लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स होते हैं वो सारी वो कीमे हाथों को पकड़ा देती है। फिर आसपास के शॉप वाले भी इन्हें और भी काफी सारी चीजें दे देते हैं, क्योंकि पापी और सू उनके बच्चों के साथ खेल रहे थे और इनके पास ऐसे करते हुए काफी सारी चीजें आ जाती है, जो देख के कीमे हाथों कहता है कि इस महीने का शायद गुजारा हो जाए इससे। ये फिर सीरिया को ये सारा सामान उसके पीठ में ले जाने के लिए कहता है। वो इस चीज के लिए मान जाती है और पापी, मैरो और सीरिया यहाँ से चले जाते हैं। पर सू नहीं जाती और इसे पूछती कि मास्टर क्या हुआ, आप घर नहीं जाओगे क्या? ये से बताता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा, यहाँ पे काफी सारी लड़कियां हैं तो मुझे और ज्यादा सामान लेना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पे इस महीने का गुजारा आराम से कर सके। तो इसे बोलती है कि मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आराम से पानी पी के अपना गुजारा कर सकती हूँ। पर ये से समझाता है कि एक फैमिली हमेशा एक टेबल पे बैठ के खाना खाती है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम सब एक फैमिली है और हम सब एक दूसरे के साथ ही खाएंगे। इसकी बात सुन के सू इसे बोलती है कि मास्टर मेरे साथ आइए, मेरे पास एक काम कीजिए जो कि आपके काम आ सकती है। ये फिर इसे यहाँ पे की के पास ले आती है और इसे सारी चीजें एक्सप्लेन कर देती है। ये सारी चीज समझने के बाद इसे बोलती है कि तो तुम्हें खाने के लायक प्लांट्स चाहिए, पर तुम्हें क्या लगता है ये कोई गार्डन है जिसे तुम यहाँ पे जब भी आके हट करके सारी चीजें ले जाओगे? पर तभी सू इसके बलून्स को पकड़ लेती है और उसे यहाँ पे रस निकालने लग जाती है। ये चीज देख के कीमे हाथों किसी तरह उसे रोकता है और उसे बोलते कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? वो इसे बताती है कि मुझे लगा मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं उसकी परमिशन ले सकूं। पर की इसे बोलती है कि मैंने यहाँ पे कभी भी इस चीज के लिए मना नहीं किया था कि तुम यहाँ पे चीजों को इकट्ठा नहीं कर सकते हो, और पापी ने मुझे ये सिखाया है कि मुझे दोस्तों की रिक्वेस्ट को माननी चाहिए। तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ कि तुम यहाँ पे छोटा मोटा हार्वेस्ट करके तो ले जा ही सकते हो ताकि तुम यहाँ पे गुजारा कर सको इस महीने। ये फिर इन्हें एक जगह ले जाते हैं और इन्हें बताती है कि यहाँ पे काफी सारे प्लांट्स है, पर मुझे नहीं पता कि कौन से खाने लायक है या नहीं है, इनमें से कुछ जहरीली भी हो सकते हैं। इसकी बात सुन के कीमे हाथों थोड़ा घबरा जाता है, पर इसे पता चलता है कि यहाँ पे सू पता लगा सकती है कि कौन से प्लांट्स यहाँ पे ईटेबल है और कौन से नहीं। ये लोग ऐसा करते हुए काफी सारे प्लांट को इकट्ठा कर लेते हैं, पर की इस चीज के लिए मना नहीं करती। वो इसे कहती कि पापी को बोलना कि वो मुझे यहाँ पे विजिट करे, मुझे उसकी याद आ रही थी। फिर ये लोग घर वापस जाने लग जाते हैं और सू काफी खुश होती है। वह यहाँ पे कीमे हाथों सोचता है कि इस महीने तो इनका गुजारा हो ही जाएगा। तभी वो लड़की दोबारा से इसे देख के इसके ऊपर हमला करती है और कहती है कि मियाँ सिर्फ मेरी ही बीवी बनेगी। पर इसको हमला करते हुए देख सू यहाँ पे पॉइजन का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से यहाँ पे पैरालाइज हो जाती है। और उसके बाद सू उसे पकड़ लेती है और काफी देर तक टॉर्चर करती है, जिस वजह से उसकी हालत पतली हो जाती है। ये देखे कीमे हाथों के उसके ऊपर तरस आता है। ये फिर रात को घर जाके सभी लड़कियों के लिए काफी डिलीशियस खाना बनाता है और ये काफी खुश लग रहा होता है। वही खाने को देख के बाकी लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती है। कीमे हाथों फिर बोलता है कि मेरे हिसाब से जितना हमने स्टॉक भर रखा है उतना हमारे एक महीने तो यहाँ पे गुजारा हो ही जाएगा, और इस चीज के लिए ये यहाँ पे सू का शुक्रिया करता है। तभी यहाँ पे स्मिथ और उसका पूरा ग्रुप आ जाता है, जो कि इसे बोलता है कि डार्लिंग कुन तुमने आखिरकार खाने में क्या बनाया है? इन्हें ऐसा देख कि ये सोचता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, अब तो मेरा खाना बचेगा ही नहीं। और ऐसा ही होता है। स्मिथ सीधे इसके पास जाके कहती है कि डार्लिंग कुन अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं ऑर्डर कर सकती हूँ क्या? ये इसे कहता है कि हाँ हाँ तुम ऑर्डर कर सकती हो, तुम्हें क्या चाहिए अभी बताओ। और ये इन सभी का पेट भर देता है खाना बना के, जिसके बाद सभी लड़कियां इसका शुक्रिया करती है। पर इनके खाना खाने की वजह से इसका पूरा स्टॉक यहाँ पे खत्म हो जाता है और यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता। पर इसकी मन की बात सू बोल देती है। वो कहती है कि तुम जैसे फ्री लोडर्स की वजह से हमारे महीने भर का फूड सप्लाई जो है वो खत्म हो चुकी है। ये सू का मुंह बंद करता है और उसे समझाता है कि उसने कोई पॉइजन खा लिया था, इसलिए वो ये सब बोल रही है। पर ये समझाता है कि अगर फूड की कॉस्ट आ रही है तो तुम यहाँ पे इसे
इसे एक्सपेंसिव में क्यों नहीं डाल देते? तुम्हें यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फूड सप्लाई मिलेगी सभी लड़कियों के लिए, तुम आखिरकार खुद ही इस खर्चे को क्यों उठा रहे हो? इसकी बात सुन के ये बोलता है कि इसका मतलब अब तक मैंने जितनी भी मेहनत की वो सब वेस्ट चले गई। आखिरकार तुमने इस बारे में मुझे शुरू में क्यों नहीं बताया? मुझे खामखा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ी। और यहाँ से जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। तो ये मॉन्स्टर म्यूजियम के सारे एपिसोड थे। ये आपको कैसे लगे कैसे नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और ये बताना मत भूलना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके। अगर अच्छा हो या फिर बुरा, आप सारी चीजें कर सकते हो। तो हाँ, आप बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके। और हाँ, अब मैं अगले एनीमे में काम करने जा रहा हूँ, जो कि 3 से 4 दिन के अंदर मैं कंप्लीट करके डाल दूंगा। उसके लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो बस मेरी स्पीच यही तक थी, मैं और ज्यादा आपको पकाऊंगा नहीं, जाते हुए सिर्फ इतना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और आपके फैमिली भी। थैंक्स वॉच गाइस।